तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं जो चैप्टर नंबर 5 है। इंड एस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। सीए फाइनल के जो पेपर 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है, उसके अंदर आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जितना इलस्ट्रेशन है एंड टेस्ट योर नॉलेज के अंदर में जितना भी सम्स है, उस सभी को सीरियल वाइज असेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो। वैसे हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो आप अच्छे से इसको एक बार करके सारे क्वेश्चन को समझ लेना, उसके बाद आप उसका रिटन प्रैक्टिस कर लेना। रिटन प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंड एस 115 के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको पता ही होगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर रहता है तो उस केस में मतलब जो जो सामान या सर्विस, गुड्स या सर्विस देने वाला होता है, उसको कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसको इस मतलब इंड एस के अंदर जो है हम लोग मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 से बताना शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के लिए आपको आना है 11 नंबर पेज में, 11 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा। ये देखो, जो 11 नंबर पेज है इसमें जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ये कह रहा है कि न्यू वे लिमिटेड जो है उसने डिसाइड किया कि वो एक कस्टमर के साथ जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। न्यू वे लिमिटेड बोल रहा है, न्यू वे लिमिटेड डिसाइडेड टू इंटर into a new market that is currently experiencing economic difficulty and expect that in market expect that in future the economy will improve. Okay, वो अभी जो है ना उस मार्केट में इंटर कर रहा है, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा मार्केट डिफिकल्ट है, लेकिन फ्यूचर में वो ठीक हो जाएगा। न्यू वे लिमिटेड इंटर इनटू एन अरेंजमेंट with a customer in the new region of networking product for promised consideration of 12,50,000। न्यूवे लिमिटेड जो है वो एक कस्टमर के साथ 12,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन न्यूवे लिमिटेड को ये लग रहा है कि ये कस्टमर 12,50,000 नहीं भी दे सकता है, मतलब देने में जो है ना वो कैपेबल नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर में आपको ये बोल रहा है कि तुम मेरे को बताओ कि न्यू वे लिमिटेड को कैसे जो है वो ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो आप आंसर में तीन चीज बोलोगे। सबसे पहला ये बोलोगे कि अगर किसी कस्टमर का पैसा देने का थोड़ा कैपेबिलिटी कम है, ठीक है, तो तीन चीज एक्सेस किया जाता है, तीन चीज के बारे में सोचा जाता है। सबसे पहला यहाँ पर PAI देखा जाता है। पी मतलब प्रोबेबल, यानी जो कलेक्शन है वो प्रोबेबल है कि नहीं, मुझसे पैसा मिलना जो है वो प्रोबेबल है कि नहीं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है PA मतलब होता है एबिलिटी, कस्टमर का क्या एबिलिटी है उस पैसा को देने का है कि नहीं है। एंड तीसरा आई का मतलब इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन टू पे भी है कि नहीं, ठीक है। अब ये जो PAI है इसको सॉल्व करके ऐसा हो सकता है कि जितना उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 12.5 लाख का, वो उससे कम देने में कैपेबल हो, वो ये भी हो सकता है। ओके, तो आपको देखना है कि अगर कोई कस्टमर कम पैसा देने के लिए कैपेबल है तो वो जो है ना कलेक्शन प्रोबेबल है कि नहीं, उसके बाद उसका एबिलिटी है कि नहीं, और फिर इंटेंशन है कि नहीं उस पैसे को देने का। PAI ये आपको चेक करना है। ओके, एंड इसको एक्सेस करने के बाद ये पता चल सकता है कि वो सामने वाला जो है जितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे वो कम भी देने के लिए कैपेबल हो सकता है। ओके, तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है उसके लिए आपको आना है इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। ओके, तो चलिए जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 है उसके लिए 5.13 पेज में आना है आपको। इस पेज में ये कह रहा है कि जो है वो आपका जिम्नाजियम इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिम्नाजियम का मतलब होता है जो आपका लोगों को एक्सरसाइज करवाता है, यानी अपने यहाँ जिम प्रोवाइड करता है, जिम का काम प्रोवाइड करता है। ओके, मतलब आप वहां पर जाकर के एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, जिम सेंटर को जिम्नाजियम बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लो कि आप उस मतलब जिम सेंटर में गए और वो आपको बोला कि तुमको 12 मंथ तक जो है ना वो 4500 पर मंथ करके पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद तुम यहाँ पे जिम कर सकते हो। लेकिन कोई भी मेंबर जो है वो 3 मंथ के बाद वहां से टर्मिनेशन ले सकता है, 3 महीना वहां पर अपना जिम करके वो वहां से निकल सकता है, ठीक है। तो आपको बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्म कितना है वो बताओ। तो आपको ये बोलना है कि जितना मंथ जो है वो फिक्स्ड है कि उतना दिन रहना ही पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी पे करना पड़ेगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा जितना दिन। देखो 3 महीना वहां पर कोई भी अगर जिम के लिए जाता है, एडमिशन लेता है, तो उसको 3 महीना मिनिमम वहां पर रहना पड़ेगा, वहां पर जिम करना पड़ेगा, नहीं तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। और 3 महीने के बाद वो कभी भी वहां से निकल सकता है, क्योंकि 12 मंथ का यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 12 मंथ तक वो वहां पर करेगा, लेकिन 12 मंथ में वो 3 महीना ही वहां पर जिम करने के बाद निकल सकता है। ओके, तो जितना फिक्स टर्म है 3 महीना, ठीक है, 3 मंथ, यही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म है, क्योंकि उसके बाद तो वो कभी भी निकल सकता है, उसके बाद तो कोई पेनल्टी ही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म में ओनली 3 मंथ आएगा। ओके, फिर जो आप उसके बाद जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है उसके लिए आप आ जाइए। देखिए यहाँ जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है उसमें क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में ये कह रहा है कि रुकिए मैं आपको एक बार इसको थोड़ा स्क्रीन को नीचे करके समझाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3
जो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको दिख रहा है, ये भी इलस्ट्रेशन नंबर 2 के जैसा ही है। यहाँ पर ये कह रहा है कि पी जो है, पी और क्यू में इस बात को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट होता है, पी और क्यू में इस बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि पी क्यू को 100 जो है वो सीसीटीवी बना करके देगा, 100 सीसीटीवी बना करके देगा। लेकिन क्यू जो है वो सिर्फ 10 सीसीटीवी बनाने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। उसको वहां तक ही पेनल्टी, मतलब अगर 10 सीसीटीवी से कम बनवाता है तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। लेकिन अगर 10 सीसीटीवी बना लेने के बाद वो कभी भी कैंसिल कर सकता है, वो 100 मतलब 100 मतलब 100 सीसीटीवी नहीं बनवाएगा तो उसको कुछ भी पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट कितना है वो तो मुझे बताओ। तो आप बोलोगे ना कि जितना यूनिट फिक्स्ड है कि उतना उसको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी भरना पड़ जाएगा क्यू को, वो है 10 यूनिट। तो यहाँ पर आंसर जो है ना वो 10 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 10 यूनिट फिक्स है कि मिनिमम 10 यूनिट उस क्यू को बनवाना ही पड़ेगा। अगर वो 100 सीसीटीवी का बात किया है तो मिनिमम 10 उसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी भरना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है इलस्ट्रेशन नंबर 3 का वो आपका हो गया 10 सीसीटीवी यूनिट्स, 10 सीसीटीवी यूनिट्स। चलिए, अब जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 है उसमें ये कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो मतलब मैन्युफैक्चरर ऑफ एरोप्लेन्स है, फॉर द टू एयरफोर्स नेगोशिएशन, ओके, एयरफोर्स नेगोशिएशन और कॉन्ट्रैक्ट टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर न्यू फाइटर प्लेन फॉर द कश्मीर एयरबेस। ठीक है, बोल रहा है कि एक एक एरोप्लेन बनाने वाला कंपनी ने क्या किया कि एयरफोर्स लोगों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको नया नया प्लेन बना करके देंगे। ओके, और उसी सेम टाइम में उस मैन्युफैक्चरर ने जो एग्जिस्टिंग प्लेन ऑलरेडी था एयरफोर्स वाले के पास, उसके लिए स्पेयर पार्ट्स, यानी उसके लिए छोटा छोटा पार्ट्स जो है ना, सेपरेट पार्ट्स उन्होंने सप्लाई करने का भी कॉन्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पहला कि वो मैन्युफैक्चर करके देगा एरोप्लेन जो है ना वो आपको न्यू वाला, और दूसरा जो उनके पास ऑलरेडी ये था एरोप्लेन था, मतलब जो जो आपका एयरफोर्स वाले हैं जो उनके पास एग्जिस्टिंग एरोप्लेन था पहले से खरीदा हुआ, उसके लिए वो कुछ पार्ट्स जो है ना वो सप्लाई करेगा वो कंपनी। ठीक है, तो यहाँ दो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक मैन्युफैक्चर करने का और एक सप्लाई करने का। मैन्युफैक्चर करने का मतलब हुआ कि वो उसके लिए नया नया खुद ही एरोप्लेन बना रहा है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ये हो गया कि वो ऑलरेडी जो पहले से खरीदा हुआ है उसकी कोई पार्ट खराब होगा तो उस पार्ट्स को ये नया नया उस मतलब जो एयरफोर्स वाले हैं उनको देगा ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग प्लेन में वो लगा सके। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंबाइंड है, मैन्युफैक्चर करना एंड अलग से उसका एग्जिस्टिंग प्लेन के लिए पार्ट्स भी देना। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, एंड यहाँ पर जो सप्लाई का जो मतलब स्पेयर पार्ट या कोई भी न्यू पार्ट का सप्लाई का काम है वो एक अनदर कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर टू कॉन्ट्रैक्ट है। आपको यहाँ पे कहना है कि ये कंबाइंड नहीं है, नॉट कंबाइंड। ओके, और यहाँ पर ये जो है ना इसका अकाउंटिंग जो है वो सेपरेटली होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अलग है एंड आपका यहाँ पर जो है ना वो आपका सप्लाई अलग है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई अलग है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये कह रहा है कि जो एक कंपनी है एस, वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है बी के साथ। ओके, कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ इंटर करता है, किस बात के लिए इंटर करता है, तो बोल रहा है कि मैंने जो कंपनी एस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है टू लाइसेंस इट्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो देगा, उसका लाइसेंस देगा कस्टमर बी को। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 3 days लेटर, 3 दिन बाद क्या होता है कि इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, एक एक अलग कॉन्ट्रैक्ट वो करता है जिसमें मतलब एस ये कहता है कि वो कंसल्टिंग सर्विस भी देगा, कंसल्टिंग सर्विस भी देगा उस कस्टमर को। ठीक है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर को कैसे फंक्शन करना है, कैसे चलाना है, टू फंक्शन इन बीज आईटी एनवायरनमेंट, उसके आईटी एनवायरनमेंट में उसको कैसे चलाना है। सबसे पहला तो उसने जो है ना वो इस बात का लाइसेंस दिया कि आप मेरा सॉफ्टवेयर यूज करिए, और दूसरा वो बोला कि वो कंसल्टिंग सर्विस भी देगा कि कैसे उसको आईटी डिपार्टमेंट में यूज करना है, ये भी वही बताएगा। उसके बाद बोला कि बी इज अनेबल टू यूज द सॉफ्टवेयर अंटिल द कस्टमाइजेशन सर्विस आर कंप्लीटेड। बी तब तक उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पाएगा जब तक उसके हिसाब से सोच करके ही सिर्फ सॉफ्टवेयर को नहीं बनाया गया, मतलब सिर्फ उसके हिसाब से यूनिक करके सॉफ्टवेयर को बनाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि भैया आपका जो ये यहाँ पर ये है कॉन्ट्रैक्ट है वो कंबाइंड है, यानी दोनों को मिला करके, यानी जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर चलाने का लाइसेंस दे रहा है वो एंड जो कंसल्टिंग सर्विस दे रहा है वो, ये दोनों मिला करके एक ही कॉन्ट्रैक्ट है या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको ये कहना है कि देखो बी जो है उसको उसको कस्टमाइजेशन सर्विस चाहिए। भैया वो बिना बिना उसके हिसाब से अगर सॉफ्टवेयर को पूरा सिर्फ यूनिक उसी के हिसाब से रेडी नहीं किया तो बी उसको यूज ही नहीं करे, मतलब बी उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। तो अगर कस्टमाइजेशन सर्विस चाहिए ही भैया सिर्फ उसी के हिसाब से बना करके दोगे तो उसी में कंसल्टेशन भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंगल परफॉर्मेंस बनाना है। ठीक है, सिंगल परफॉर्मेंस है यानी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कहना है। और आपको हिंदी में ये क्या मतलब आपको एक्सप्लेन ये करना है कि बी को जो है वो कस्टमाइजेशन सर्विस चाहिए था, दैट इज वो दूसरा वाला सर्विस जो है वो कंसल्टिंग सर्विस भी, अगर देखो मेरा बात सुनो, अगर उसको दूसरा वाला कंसल्टिंग सर्विस भी नहीं दिया जाए, ठीक है, तब तक वो सर्विस ले ही नहीं पाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस उसको दे दिया, ठीक है, उसके बाद उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को बना दिया एंड कंसल्टिंग सर्विस उसको दिया ही नहीं जाए, तो उसका पहला वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना
वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो उसको फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जो जो जस्ट पिछला वाला मतलब आपका इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें क्या था? इसमें था कि वो आपको नया वाला जो है ना वो एरोप्लेन बना के देगा। तो अगर मान लो आपको कोई नया वाला एरोप्लेन बना के देता है तो आप चला ही सकते हो। एंड दूसरा, आपके पास एग्जिस्टिंग एरोप्लेन के लिए वो आपको स्पेयर पार्ट देगा। तो वो आप एग्जिस्टिंग एरोप्लेन में खराब होने के बाद उसका अलग इस्तेमाल करोगे। लेकिन यहाँ पर अलग नहीं है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में एक ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में ये कह रहा है कि आपको जो है ना वो लाइसेंस का सर्विस दिया, एंड वो कस्टमाइजेशन सर्विस है। मतलब अगर आपको कंसल्टिंग, अगर आपको उस लाइसेंस को चलाना कैसे है, उस सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे है, ये सिखाएगा ही नहीं। तो आपका पहला वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सॉफ्टवेयर का लाइसेंस देना, वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमाइज है, सिर्फ आपको ही ध्यान में रख के उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। तो आपको कंसल्टिंग सर्विस, यानी आपको एक्सप्लेन तो करेगा ही कि कैसे आपको उस सॉफ्टवेयर को चलाना है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ तो पहला कॉन्ट्रैक्ट वो यूज ही नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में आपको कहना है कि ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। यहाँ पर जो है वो दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन नंबर 4 में नया प्लेन मिल रहा है तो वो नया को अलग से चला ही सकता है, एंड दूसरे वाले प्लेन के लिए उसको एग्जिस्टिंग पार्ट्स चाहिए। तो वो वाला अलग है, क्योंकि उसका पहले वाले से कोई कनेक्शन ही नहीं है, नया प्लेन से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब जो अगला पेज है उसमें आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 के लिए पेज नंबर नेक्स्ट में आ जाइए, 5.15 में आ जाइए। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 6 में ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर एम जो है वो इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल अ साइबर सिक्योरिटी सिस्टम टू गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी पी। ओके, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो है ना वो सिस्टम बना करके देगा, गवर्नमेंट का एंटिटी है पी को। ठीक है, 1 वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद क्या हुआ, इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एम इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द सेम सिस्टम टू गवर्नमेंट एंटिटी क्यू। अब एक हफ्ते के बाद क्या हुआ कि जो एम जो है वो गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन क्यू को भी सेल करने लगा। पहले वो पी को सेल करता था, अभी वो क्यू को भी सेल करेगा। बोथ एंटिटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल्ड किया गया, मतलब किया हुआ है। ड्यूरिंग द नेगोशिएशन एम अग्री टू सेल द सिस्टम एट अ डीप डिस्काउंट इफ पी एंड क्यू परचेजेस द सिक्योरिटी सिस्टम। जब एम का ये कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन हो रहा था तो एम यही बोला कि अगर पी भी मेरा ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट मान ले, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम मेरे से ले ले, और क्यू भी ले ले, तो हम काफी डिस्काउंट देंगे। और सामने वाला जो ऑनर है वो तो एक ही है, गवर्नमेंट ही है। तो गवर्नमेंट ही अपने दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी सिस्टम एम से ले लिया, और क्योंकि वो उससे ज्यादा खरीद रहा है, दैट इज वाई वो उससे ज्यादा डिस्काउंट भी ले लेगा। तो क्या इसको सेपरेट अकाउंटिंग इसका होना चाहिए, या ये एक कंबाइंड है? तो आपको ये कहना है कि भाई साहब देखिए, यहाँ पर जो उसका ऑनर है ना वो एक ही है। आपको यहाँ पर कहना है कि एम कंक्लूड्स दैट टू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंबाइंड बिकॉज अमॉन्ग अदर पी एंड क्यू, पी इज अ रिलेटेड पार्टी टू क्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही मानना है, क्योंकि क्योंकि सामने वाला जो ऑनर है ना, ठीक है, सामने वाला जो ऑनर है वो एक ही आदमी है, पहला बात। दूसरा बात कि यहाँ पर दोनों को मिला करके एक करके वो डिस्काउंट देने का बात कर रहा है, एंड सामने वाला भी दोनों को एक साथ जोड़ के ही डिस्काउंट यूटिलाइज करने का कोशिश करेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट यूज करने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंटर्ड इनटू अ नियरली द सेम टाइम एंड कॉन्ट्रैक्ट वेयर नेगोशिएटेड एट अ सिंगल कॉमर्शियल पैकेज। ठीक है, सबसे बड़ा बात है ना कि जब वो दो खरीद रहा है, गवर्नमेंट का आदमी दो एक साथ खरीद रहा है, तो वो एक साथ ही खरीदेगा क्योंकि उसको ज्यादा डिस्काउंट मिले। तो जब वो दोनों का जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है वो एक साथ ही परचेज करेगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट यूटिलाइज करने के लिए, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी सिंगल ही हो गया, आपको ये मानना है। जबकि इलस्ट्रेशन नंबर 4 में वो अलग अलग था, नया बना करके जब देगा तब देगा, अभी वो उसका जो न्यू पार्ट्स है, किसी का स्पेयर पार्ट है, वो अलग से दे रहा था। ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं ले रहा था, और उस क्वेश्चन में डिस्काउंट का भी बात नहीं बोला था। मगर यहाँ पर कोई भी आदमी डिस्काउंट यूटिलाइज करने का सोचेगा तो वो दोनों जगह के लिए एक साथ ही ले लेगा। तो जैसे ही वो एक साथ के लिए लेगा तो आपको बोलना है कि भैया ये जो है ना वो सिंगल है, यहाँ पर 1 कॉन्ट्रैक्ट है, उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाला जो इलस्ट्रेशन है 7, उसके लिए आपको 17 नंबर पेज में चले जाना है। सीधा आप चले जाइए 17 नंबर पेज में। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप मेरे से जो है ना वो व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हो। आपके पास जो मटेरियल होना चाहिए वो May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला होना चाहिए। अगर उसके पहले का है तो उसमें भी आपको सारा जो है ना वो एज इट इज ही मिल जाएगा, क्योंकि जो उसके पहले का मटेरियल था उसमें भी ये सब सारा क्वेश्चन एज इट इज ही था। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पेज नंबर 5.17 पेज में आ जाइए। पेज नंबर 5.17 पेज में आ जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि एंटिटी जो है वो 120 प्रोडक्ट एक कस्टमर को बेचेगा। एक एंटिटी है जो प्रॉमिस करता है कि वो 120 प्रोडक्ट बेचेगा एक कस्टमर को फॉर 1,20,000 में। ठीक है, और 1,000 रुपये वो पर प्रोडक्ट का लेगा। तो 1,000 रुपये इंटू 120, तो 1,20,000 रुपया में वो उस प्रोडक्ट को बेचेगा उस कस्टमर को। द प्रोडक्ट आर ट्रांसफर्ड टू कस्टमर ओवर 6 मंथ पीरियड, और वो उस कस्टमर को 6 महीने तक इस सामान को 6 महीने के अंदर अंदर उस सामान को प्रोवाइड कर देगा। ओके, इंटिटी ट्रांसफर कंट्रोल ईच प्रोडक्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब देखो, 120 सामान में पहले जो है ना वो अगर 10 पीस सामान दे दिया तो 10 पीस का वो कंट्रोल भी दे देगा, फिर वो 15 पीस और दिया तो 15 पीस का फिर कंट्रोल दे देगा। यानी
कंट्रोल जो है ना वो समय के साथ साथ वो ट्रांसफर करते चला जाएगा। आगे कह रहा है कि आफ्टर द एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड कंट्रोल ऑफ 60 प्रोडक्ट टू द कस्टमर, द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स, a total of 150 identical products to another to customer at a price of 950 per unit per product, which is standalone selling price for such additional product at the time of placing this additional order। ये कह रहा है कि जैसे ही उसने 120 प्रोडक्ट में 60 प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, मेरा बात सुनो। सबसे पहले मान लो कि मेरा आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम आपको 120 यूनिट सामान बेचेंगे और हर एक यूनिट का 1000 रुपया लेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने आपको 60 यूनिट 120 यूनिट में से 60 यूनिट आपको जैसे ही ट्रांसफर किया, उसके बाद मेरा आपका एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें मैंने आपको बोला कि हम आपको 30 यूनिट और बेचेंगे, यानी आपको और 30 यूनिट चाहिए, और हम उस केस में दाम घटा करके 950 पर कर दिए। ओके, तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि क्योंकि देखो, क्योंकि जो 30 यूनिट्स है जो बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो इनिशियली जो है ना, वो इनिशियली जो 120 मतलब प्रोडक्ट का बात हुआ था उसमें ये इंक्लूडेड नहीं था। ओके, आगे आपको बोला है कि इट इज अज्यूम दैट एडिशनल प्रोडक्ट वेयर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ प्राइस दैट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। जो 950 है ना, वो एक स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। ये नहीं कि हम आपको दाम कम किए, ठीक है, बाद में उसका प्राइस ही 950 हो गया था। तो आपको बोल रहा है कि अकाउंटिंग फॉर मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग क्या होना चाहिए। तो सब आपको जो है ना एक्सप्लेन क्या करना है वो मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले एक्सप्लेन ये कर रहा है कि भैया पहले वाला जो 120 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1000 रुपए का, जो पहले वाला 120 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1000 रुपए का, 1000 रुपए पर देंगे, जिसमें 60 यूनिट अभी दे चुके हैं। एंड नेक्स्ट जो है ना वो 30 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट अलग से हुआ, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 950 पर यूनिट पर दे रहे हैं, 950 पर यूनिट पर दे रहे हैं। यानी जो 30 यूनिट एक्स्ट्रा बाद में देने का बात हुआ ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी अलग है एंड उसका प्राइस भी अलग है। ऐसा कभी बात ही नहीं हुआ था इनिशियली कि आपको दोनों एक साथ ही लेना पड़ेगा। अभी ले लीजिए 120 यूनिट एंड 6 महीने या 2 महीने के बाद आपको 30 यूनिट और लेना पड़ेगा, तब आपको ये प्राइस लगेगा। ऐसा इनिशियली कोई बात ही नहीं हुआ था। तो अगर ऐसा इनिशियली कोई बात ही नहीं हुआ था, कोई डिस्काउंट का पैकेज का बात नहीं हुआ था ना, सामने वाला दोनों एक साथ लेने में इंटरेस्टेड था, वो 2-3 महीने बाद जाके पता चला कि उसको फिर से 30 यूनिट चाहिए क्योंकि उसको टोटल 150 यूनिट चाहिए एंड प्राइस उसका अलग से चार्ज हो गया। तो यहाँ पर जो 30 यूनिट्स है ना, एडिशनल यूनिट के लिए आपको जो एडिशनल यूनिट है 30 यूनिट, उसको न्यू कॉन्ट्रैक्ट समझना है, ना कि वो पहले वाले में ही आप उसको मर्ज करोगे। ये पहले वाले में कंबाइन नहीं होगा, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। बस आपको यही एक्सप्लेन करना है कि 30 यूनिट्स इंटू 950 ईच करके जो 28,500 रुपया उसको देना पड़ेगा, ये एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। आपको यही एक्सप्लेन करना है और कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आ जाओ। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या कह रहा है वो देखो, बोल रहा है कि इन अप्रैल 2001 KLC Limited enter into a contract with Mr. K to provide a machine for 2.5 million। ठीक है, KLC लिमिटेड अपने जो है ना कस्टमर के साथ, मिस्टर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको मशीन 2.5 मिलियन में दे देगा। 1 ईयर का मेंटेनेंस सर्विस देगा, जिसमें वो 55,000 रुपया 55,000 वो पर मंथ का मेंटेनेंस चार्ज काटेगा। अक्टूबर में, ये अप्रैल में बात हुआ, 1 अक्टूबर 2001 में क्या हुआ कि KLC लिमिटेड एंड मिस्टर के अग्री टू मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द सर्विस चार्जेस, यानी जो मेंटेनेंस चार्जेस है उसको 55,000 से घटा के 45,000 कर दिया गया। आपको बोल रहा है कि ये जो चेंजेस हुआ ना, इसका कॉन्ट्रैक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले तुमने बात किया कि भाई तुम पर मंथ का सर्विस देगा 55,000 रुपए, अब बाद में जो है ना वो 45,000 पे वो गिरा के आ जा रहा है, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मिस्टर के जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ, क्योंकि अप्रैल में बात हुआ, अप्रैल में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 1 अक्टूबर को ये मॉडिफाई हो रहा है, तो 6 महीना बीत चुका है। तो नेक्स्ट 6 मंथ में सर्विस जो है वो थोड़ा रिड्यूस कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सर्विस रिड्यूस कर दे। वो पहले बोल रहा है कि हम आपसे ज्यादा सर्विस लेते थे, क्योंकि जब 6 महीने कोई उसी मशीन को यूज कर लेता है तो उसको काफी एक्सपीरियंस खुद ही हो जाता है उस मशीन में, तो उसको मेंटेनेंस या सर्विस ये बहुत कम करवाना पड़ता है, क्योंकि वो मैक्सिमम खुद ही कर लेता है, क्योंकि वो 6 महीना देखा हुआ रहता है उस काम को करते हुए। तो पहला बात की हो सकता है कि वो सर्विस जो है वो रिड्यूस कर दिया हो सामने वाले से, पहला पॉइंट ये है। तो अमाउंट ऑफ सर्विस अगर रिड्यूस कर दिया है तो प्राइस भी उसका 55 से 45 हो जाएगा। ओके, तो केएलसी लिमिटेड इसमें ये मानेगा कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अब टर्मिनेट हो गया है एंड अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 45,000 के लिए, जिस न्यू कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन 45,000 पर मंथ फॉर द रिमेनिंग 6 मंथ 2,70,000 होगा। तो आपको ये मान के चलना है कि जो जो यहाँ पर 30,000 के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो चलो आपको ये कहना है कि देखो यहाँ पे जो पिछला पेज में है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो पहले 45,000 का कंसिडरेशन पर हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बात हुआ था।
उसके बाद पूरा 12 मंथ के लिए रेवेन्यू आप उसी टाइम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते थे। यानी जो सामने वाला था जो सर्विस देगा ना, वो पूरा 12 मंथ के लिए रेवेन्यू एक साथ रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता था। वो पर मंथ सर्विस देते जाता एंड वो रिकॉग्नाइज करते जाता, फिर वो सर्विस देते जाता, रिकॉग्नाइज करते जाता। तो 6 महीना उसने सर्विस दिया तो 55,000 करके वो सर्विस के बदले जो है ना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते गया होगा। लेकिन बाकी का मतलब मान के चलो जो नेक्स्ट 6 मंथ है ना, ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ है, उसके लिए सर्विस रिकॉग्नाइज उसको 2,70,000 करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम आपको इन शॉर्ट में इन लोगों का आंसर पढ़ते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि नेक्स्ट 6 मंथ ऑफ सर्विस जो है वो डिस्टिंक्ट है सर्विस प्रोवाइडेड इन फर्स्ट 6 मंथ, यानी पहला 6 महीना में जो सर्विस दिया वो उसके नेक्स्ट 6 मंथ का अलग होगा, इसीलिए प्राइस घटा दिया। केएलसी लिमिटेड विल अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज इफ द टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। वो ये मान के चलेगा कि ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने जिसको सर्किल किया ना, आपको एग्जाम में ये लिखना है कि ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, ये माना जाएगा, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, ये माना जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि वो सर्विस रिड्यूस किया हो, वो कुछ काम जो है ना लेना कम कर दिया हो, जिसकी वजह से 55,000 से 45,000 हो गया। नहीं तो ऐसे कोई थोड़ी ना 10,000 रुपया कम कर देगा 6 महीना काम करने के बाद। तो सिंपल सा बात है भैया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, पहला 6 महीना के लिए 55,000 ईच करके रिकॉर्ड होगा एंड बाकी के 6 महीने के लिए आपका 45,000 पे रिकॉर्ड होगा। चलिए अब जो अगला पेज है उसमें आप आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 9 के लिए आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन नंबर 9 में ये कह रहा है कि ग्रोथ लिमिटेड इंटर इनटू एन अरेंजमेंट विद कस्टमर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग डील। ग्रोथ लिमिटेड जो है वो अपने कस्टमर के साथ इंटर करता है एक कॉन्ट्रैक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग डील में। ओके, बेस्ड ऑन इट्स बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस, ग्रोथ लिमिटेड के एक्सपीरियंस के हिसाब से ग्रोथ लिमिटेड डिटरमाइन दैट कस्टमाइजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर विल take approximately 200 hours in total to complete the project and changes rupees 150 per hour। ठीक है, चार्जेस रुपीज 150 मतलब पर आवर। देखो, ग्रोथ लिमिटेड ने अपने कस्टमर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग का डील किया कि हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करके देंगे। फिर ग्रोथ लिमिटेड ये सोच रहा है कि अगर सिर्फ इसी आदमी को ध्यान में रख के इसके लिए स्पेशली कस्टमाइज सामान बनाया जाए, यानी सिर्फ इसके लिए यूनिक सामान बनाया जाए जिसका इस्तेमाल सिर्फ ये कर सकता है, तो 200 घंटा जो है ना वो लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में एंड वो 150 पर आवर का चार्ज करेगा, ऐसा इनका कहना है। ओके, उसके बाद ये कह रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग 100 आवर्स ऑफ टाइम, जैसे ही इन्होंने 100 आवर काम कर लिया, ग्रोथ लिमिटेड एंड कस्टमर अग्री टू चेंज as aspect of the project and increase the estimate of labor hour by 50 hours at a rate of 100 per hour। जैसे इन्होंने 100 आवर्स काम कर लिया, उसके बाद ये डिसाइड किया कि अरे भाई ये तो जो है बाकी का भी 100 घंटा और बचा हुआ है, लेकिन बाकी के 100 घंटे में काम होगा नहीं, 50 आवर और काम करना पड़ेगा एंड वो 50 आवर के पर आवर के हिसाब से 100 रुपीज करके और देना पड़ेगा सामने वाले को, कस्टमर को। आपको बोल रहा है डिटरमाइन हाउ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन विल अकाउंट फॉर एज पर द इंडिया 115 के हिसाब से इसका अकाउंटिंग जो है वो कैसे होगा, वो आप मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट के मॉडिफिकेशन का। आपको ये कहना है यहाँ पर, ये देखो भैया, 200 आवर का जब बात हुआ था इनिशियली तो 150 उसका रेट था एंड 200 इंटू 150 30 मतलब 30,000 तुम लोगे। बाद में तुमने 50 आवर्स और का कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें तुम 100 रुपीज करके रेट लोगे, तो तुम 5,000 और लोगे, तो मोटा मोटी 35,000 तुम पैसा लोगे। तो जो तुम 35,000 पैसा लोगे वो 250 आवर के लिए लोगे, 250 आवर के लिए लोगे। तो हम अगर एक एवरेज रेट निकालें तो 35,000 डिवाइड बाय 250, 140 करके तुम्हारा एक एवरेज रेट आ रहा है हर एक आवर पे। ओके, तो अगर अगर हम उसी 150 अगर हम उसी 140 पे रिमेनिंग जो आवर्स है 100 आवर्स है, क्योंकि देखो रिमेनिंग कितना आवर्स है, 200 आवर्स का बात हुआ था जिसमें 100 आवर्स वो काम कर चुका है। तो जो इनिशियली 200 आवर्स का बात हुआ था, जो इनिशियली 200 आवर का बात हुआ था, उस 200 के आवर में 100 आवर अभी बचा हुआ है, अगर उसका भी 140 के हिसाब से वैल्यूएशन करें तो 14,000 आ रहा है, क्योंकि अब तो एवरेज रेट 140 आ गया है एंड अभी लिफ्ट जो आवर्स हैं वो 100 आवर्स हैं पहले वाले इनिशियल 200 आवर का, 50 आवर्स वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो जो एवरेज रेट है अगर वो लेगा 100 आवर्स के लिए, मतलब रिमेनिंग 100 आवर्स के लिए 140 रेट के हिसाब से, तो 14,000 रुपया आ रहा है एंड जो वो ऑलरेडी 100 घंटा काम कर चुका है 150 करके उसका रेट आ रहा है 15,000। ओके, तो यहाँ पर 14,000 और 15,000 आपका आंसर है 29,000, जबकि वो इनिशियली 30,000 रिकॉर्ड कर चुका है इस 200 आवर के लिए। तो उनको रेवेन्यू जो है ना वो 1,000 से रिवर्स करना पड़ेगा रेवेन्यू 1,000 से। समझ में आया आपको? कहने का मतलब है कि उनके हिसाब से जो अब आएगा ना वो आएगा टोटल आपका, वो अब उनका आएगा 29,000, 14,000 प्लस 15,000 29,000। लेकिन इनिशियली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट ये सोच के रखा होगा कि 200 आवर्स एंड 150 आवर रुपीज पर आवर, तो जो 30,000 उन्होंने सोच के रखा होगा उसमें उनको कितना से एडजस्ट करना पड़ेगा, वो है 1,000 रुपीज से उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप आंसर समझ गए होंगे, यही था इसका आंसर। अब जो इसका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा कितना नंबर पेज में, आप सीधा पलटते हुए चले जाइए, जो अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 10, उसमें आ जाइए, आप पेज नंबर 25 में आ जाइए।
पेज नंबर 25 में आ जाइए, 25। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 25 में आ जाइए। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 25 में आ जाइए। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कि अ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कंपनी इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर टू बिल्ड अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। ठीक है, एक कस्टमर सर्विस जो है, कस्टमर सर्विस कंपनी जो है वो इंटर करता है एक कॉन्ट्रैक्ट एक कस्टमर के साथ, ठीक है, कि वो उसको ये बना के देगा, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट बना करके देगा। ओके, आगे कह रहा है कि कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, design services, site preparation, physical construction of plant, and procurement of pump and equipment for measuring and testing flow volume and water quality। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट। वो इतने सारे काम के लिए वो खुद जिम्मेदार है, जो सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। डिटरमाइन वेदर द कंपनी हैज सिंगल परफॉर्मेंस, क्या ये सिंगल परफॉर्मेंस है या मल्टीपल परफॉर्मेंस है। आपको कहना है कि भाई कोई भी आदमी जो सर्विस लेगा ना, यहाँ पर आंसर में देखना, कोई भी आदमी जो सर्विस लेगा ना वो इसका सेपरेट सर्विस नहीं लेगा, वो उसको एक साथ करके ही लेगा। तो ये सिंगल परफॉर्मेंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, इसके बाद आप आ जाइए, कितना नंबर पेज में आपको आना है, नेक्स्ट पेज में ही आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 11 के लिए। तो आप नेक्स्ट पेज में आइए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में ये कह रहा है कि एक एंटिटी है, एंटिटी प्रोवाइड्स ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ब्रॉडबैंड का मतलब वो वाईफाई प्रोवाइड करने वाला सर्विसेज ये देता है अपने कस्टमर को, अलोंग विथ वॉइस कॉल सर्विसेज, यानी वाईफाई कॉलिंग का सर्विसेज भी देता है। कस्टमर बाइज मॉडेम फ्रॉम द एंटिटी, तो जो इससे वाईफाई लेता है और जो इससे वॉइस कॉल का सर्विसेज लेता है वो मॉडेम भी, मॉडेम का मतलब होता है मॉडेम का मतलब होता है जो एक कंप्यूटेशनल डिवाइस रहता है विच इज यूज टू कन्वर्ट डेटा इनटू अ सिग्नल। मतलब आप जब वाईफाई का किसी से सर्विस लोगे, बोलोगे मेरे यहाँ वाईफाई लगा दो, तो वो घर में आके एक छोटा सा मशीन लगा के जाएगा जिससे वो नेटवर्क पकड़ते रहता है, उसी को मॉडेम कहा जाता है। तो आप जिससे ये लोगे वाईफाई सर्विसेज, मॉडेम भी वही आके लगा के जाएगा। तो कस्टमर जो है वो मॉडेम भी उसी एंटिटी से ले लेता है जिस एंटिटी से वो वाईफाई एंड वाईफाई कॉलिंग का सर्विस ले रहा होता है। ठीक है, however customer can also get connection from the entity and modem from another vendor। ऐसा हो सकता है कि कस्टमर ये बोले कि भाई तुम वाईफाई दे दो और वॉइस कॉलिंग का सर्विस दे दो, मॉडेम हम किसी और से खरीदेंगे। तो वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मॉडेम का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता है उसी कंपनी के साथ, उस कंपनी का आपके घर के आसपास तक वायर आया हुआ रहता है वाईफाई का, लेकिन घर में जो ये लगाया हुआ था, मॉडेम लगाया हुआ रहता है, वो किसी और कंपनी का हो ही सकता है क्योंकि वो जस्ट एक मशीन है, उसका उस कंपनी के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। आगे बोल रहा है कि इंस्टॉलेशन एक्टिविटी रिक्वायर्स लिमिटेड एफर्ट एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट। अगर वो कोई आदमी आकर के वो इंस्टॉल करके जाता है उस मॉडेम को, तो उसमें नहीं के बराबर भी कुछ खर्चा होगा, मतलब ना के बराबर ही कुछ खर्चा होगा इंस्टॉल करने के पीछे। इट हैज वेरियस प्लान्स वेयर इट प्रोवाइड्स आइदर ब्रॉडबैंड सर्विसेज और वॉइस कॉल सर्विसेज और बोथ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो सामने देखो यहाँ पर बहुत सारा प्लान है, चाहे तो वो आदमी सिर्फ वाईफाई कॉलिंग का सर्विस ले, या वो सिर्फ वाईफाई ले ले, या नहीं तो वो दोनों ही ले ले, ऐसा भी हो सकता है। और मॉडेम वो भी चाहे तो वो किसी और से खरीद सकता है। आपको बोल रहा है कि यहाँ पर मेरे को बताओ कि भाई कितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आपको इतना बार अलग अलग बोल दिया है कि ब्रॉडबैंड किसी और से ले सकते हो, वॉइस कॉलिंग भी किसी और से ले सकते हो, मॉडेम भी अलग अलग से ले सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ किसी से वाईफाई ही ले लो, वॉइस कॉलिंग किसी और का ले लो, या जिससे वाईफाई ले रहे हो उससे वॉइस कॉलिंग नहीं लो आप, ऐसा भी हो सकता है। मॉडेम भी आप किसी और कंपनी का ले सकते हो। भैया जब इतनी बार ये खुद ही बोल दिया कि तीनों अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो जब आपको ये बोलेगा कि यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितना है, तो आप बोल दोगे 3 तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और उसी को एक्सप्लेन कर दोगे नीचे में। एक्सप्लेन जो किया हुआ है ये बहुत सिंपल है। ठीक है, एक्सप्लेन जो किया हुआ है ये आप खुद से भी कर सकते हो। एंड सबसे लास्ट में आप यहाँ पर ये कह दोगे कि यहाँ पर 3 ठो सेपरेट परफॉर्मेंस है। या तो आप वाईफाई ले लीजिए, ठीक है, आप वाईफाई लेंगे तो जरूरी नहीं है वॉइस कॉल भी लें, वॉइस कॉल आप नहीं भी ले सकते हैं, या अलग से आप ले भी सकते हैं, एंड मॉडेम आप किसी और का भी ले सकते हैं। तो यहाँ तीनों ही सेपरेट है, जरूरी नहीं है कि कोई अगर एक लेगा तो उसको बाकी का दो भी लेना ही पड़ेगा। अगर बाकी का दो भी लेना ही पड़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सिंगल परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि फॉर एग्जाम्पल हम आपको कोई एक ऐसे ही एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो कि आप गए एंड आप किसी दुकानदार को बोले कि भैया तुम जो है ना मेरे को ये दो, क्या बोलते हैं, तुम मेरे को कोल्ड ड्रिंक का बोतल दो पीने के लिए, और कोल्ड ड्रिंक के बोतल के साथ जो है ना आप जो उसका पाइप है, ठीक है, पाइप, वो जो स्ट्रॉ होता है जो आप उसमें डाल करके पीते हो, ठीक है, अगर वो भी आप उसी का लेते हो, ठीक है, क्योंकि आप उसके बगैर पी नहीं पाओगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पर सिंगल परफॉर्मेंस बोला जाएगा। लेकिन अगर वो पाइप आप किसी और से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसी का लो, या नहीं तो आप उस स्ट्रॉ के अलावा, मतलब अगर वो नहीं भी रहेगा स्ट्रॉ तो भी आप पी सकते हो, तो यहाँ पर
अगर आप किसी और का स्टॉल लेते हो किसी और कंपनी का, तो यहाँ पर सेपरेट परफॉर्मेंस माना जाएगा। मैंने एक ऐसे ही जनरल एग्जांपल देने का कोशिश किया। कहने का मतलब है कि अगर दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक लेंगे तो दूसरा लेना ही पड़ेगा, अगर ऐसा है तो भैया वो सिंगल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो तीनों बार बार बोल रहा है कि ये सेपरेट है, अलग किसी और का भी ले सकते हो या कोई एक सर्विस भी ले सकते हो, तो भैया यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट है, आपको ये कहना है। ओके, अब आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 12 में। यहाँ पर कह रहा है कि एन एंटिटी इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ पावर प्लांट फॉर कस्टमर। एक एंटिटी एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो अपने कस्टमर को पावर प्लांट बना करके देगा। एंटिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड लाइक इंजीनियरिंग, साइट क्लियरेंस, फाउंडेशन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, पाइपिंग एंड वायर इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट एंड फिनिशिंग। देखो, एक आदमी जो है ना, वो अगर पावर प्लांट बना करके देने का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके साथ इतना सारा काम वो और करके देगा, तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तुम मेरे को बता, कितने नंबर पर मतलब कितना यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्या एक ही है या बहुत सारा है? तो आप खुद ही समझो, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कोई भी कस्टमर अगर पावर प्लांट बना के देने के लिए बोलेगा, तो जितना अलग से सर्विस यहाँ पर बोला है ना, क्या क्या सर्विस बोला है, वो उन्होंने बोला इंजीनियरिंग का काम, तो भैया वो तो करना ही पड़ेगा। ये जितना भी काम इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, अगर कोई पावर प्लांट बनाने के लिए आएगा तो ये सब तो उसको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर पावर प्लांट बन पाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि हम उसको बोलेंगे तुम पावर प्लांट बना दो लेकिन इंजीनियरिंग का काम किसी और से ले लेते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो पावर प्लांट बनाएगा वो खुद ही अपना इतना सारा सर्विसेज वो उसके साथ खुद ही देगा। ओके, तो यहाँ पर जो है ना वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, आपको ये आंसर में एक्सप्लेन करना है। ऊपर जो एक्सप्लेन किया हुआ रहता है ना, वो क्वेश्चन का ही लाइन को आपको तोड़ मचोड़ करके यूज किया हुआ रहता है, एंड ये कहा हुआ रहता है कि भैया यहाँ पर वो किसी सेपरेट सर्विसेज किसी किसी से नहीं ले सकता है, क्योंकि जो बना के देगा वही सारा काम करके देगा। तो यहाँ पर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, आपको ये कहना है। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज नंबर 5.28 में आ जाइए, 5.28 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या कह रहा है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कुड द सीरीज रिक्वायरमेंट अप्लाई टू होटल मैनेजमेंट सर्विसेज वेयर डे टू डे एक्टिविटी वेरी। बोल रहा है कि क्या जो सीरीज का रिक्वायरमेंट है वो होटल मैनेजमेंट पर भी अप्लाई करता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर डे टू डे सर्विसेज वेरी करते रहता है। इन्वॉल्व एम्प्लॉय मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट एंड अकाउंटिंग सब डे बाय डे वेरी करता है। पिछले दिन 100 कस्टमर आए थे तो 100 कस्टमर के हिसाब से इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड किया था। आज 200 कस्टमर आ गया तो इनका सर्विस बढ़ जाएगा। ओके, या सर्विस इफिशियंसी या लोगों से हेल्प लेना या ज्यादा काम करना, ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो क्या जो ये सीरीज ऑफ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सीरीज ऑफ रिक्वायरमेंट ये अप्लाई करता है होटल मैनेजमेंट पर भी। तो आपको ये कहना है कि होटल में, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। आपको ये कहना है कि होटल में ईच डे कुछ मतलब कुछ और बेटर सर्विसेज देने का इन लोगों का प्लान रहता है ईच डे, ठीक है। होटल वालों का रेगुलर जो है ना वो कुछ ना कुछ और बेटर ही करें, ये इनका प्लान रहता है, पहला बात। दूसरा बात कि ये होटल वाले का मतलब ये होटल चलाने का एक उनका अपना पॉलिसी होता है कि डेली बेसिस पर हम लोग जो है ना कुछ और बेटर करेंगे, ये उनका अपना खुद का पॉलिसी होता है। ओके, तो उसके बाद आपको ये कहना है कि मान के चलो कि अगर अगर हम पिछले डे का कंपैरिजन आज के साथ करें तो आज ये लोग कुछ और बेटर करना चाहते हैं, लाइक रिजर्वेशन सर्विसेज, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस सर्विस एक्सेट्रा। इसे वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही समझेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, क्योंकि आप ऐसे समझ लो ना कि मतलब यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंगल ही है, ठीक है। बस ये इसको थोड़ा बेटर करने का कोशिश करते हैं, जो कि इनका काम है बेटर करना। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कल जो है ना होटल में 50 लोग आए थे चाय पीने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने हाथ में ही चाय का कप ले जा करके हाथ से चाय चाय के कप को पकड़ के सभी आदमी के हाथ में थमा दिया, ठीक है। लेकिन आज 200 लोग आए पीने के लिए, तो ये क्या किया ना कि हाथ में ले जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। इन्होंने एक बहुत बड़े प्लेट में सारे 10-10-15 कप को एक साथ रख के तुरंत पहुंचा दिया, ठीक है। हाथ में लेके गया, प्लेट में रख के सर्व किया, ज्यादा से ज्यादा कप को रख के। तो यहाँ पर तो ये अपनी सर्विस को बेटर करने की कोशिश करते हैं। ये अलग परफॉर्मेंस नहीं है, सिंगल परफॉर्मेंस ही है, ठीक है, कोई सेपरेट परफॉर्मेंस नहीं है। ओके, यहाँ पर आप इसको सेपरेट परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे कि भाई होटल का तो काम ही होता है रेगुलर कुछ ना कुछ बेटर करने का। तो जो वो अपना काम कर रहा है वो उसका सेपरेट परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर सिंगल परफॉर्मेंस है। ये आपको लास्ट में आपको यही एक्सप्लेन करना है कि भाई ये सिंगल परफॉर्मेंस है, एंड यहाँ पर बहुत सारा मल्टीपल जो है मल्टीपल परफॉर्मेंस नहीं। ओके, चलो अगला वाला जो इलस्ट्रेशन है इसके लिए आपको नेक्स्ट पेज में आना है। अगला नेक्स्ट, तो चलिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 बताते हैं। इसमें ये कह रहा है कि एक एंटिटी है, एंटिटी ए, स्पेशलिटी कंस्ट्रक्शन फर्म इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एंटिटी बी। एंटिटी ए जो है वो एंटिटी बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है और वो ये कहता है कि वो डिजाइन करके देगा एंड कंस्ट्रक्ट करके देगा एंड
एक मल्टी लेवल शॉपिंग सेंटर को वो बना करके देगा, जिसमें वो कस्टमर के लिए जो है ना वो पार्किंग फैसिलिटी भी बना करके देगा। एंटिटी बी जो है ये वाला जो है ना वो सॉलिसिटेड बिड्स फ्रॉम मल्टीपल फर्म ऑन द बेसिस ऑन बोथ फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब ऐसे समझ लो ना कि सॉलिसिटेड बिड्स का मतलब होता है कि जो एंटिटी बी है उसने एक रिटर्न इन्वेस्ट मतलब इनविटेशन दिया था बहुत सारे फर्म को, ठीक है, और उनको ये बताया था कि भैया मेरे को स्पेसिफिकेशन मतलब मेरे को स्पेसिफिक मेरा जो शॉपिंग मॉल होगा उसको उसको इसी हिसाब से डिजाइन करना ये इन्होंने बहुत लोगों को दिया था। ओके, उसमें इनका एंटिटी ए के साथ बात फाइनल हुआ। द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग सेंटर जो है एंड शॉपिंग सेंटर का डिजाइन करना एंड कंस्ट्रक्शन करना और उसके साथ पार्किंग फैसिलिटी जो देना इन्वॉल्व करता है, जिसमें उनको मल्टीपल गुड्स का जरूरत है। आर्किटेक्चर कंसल्टेशन लेना पड़ेगा जो वो बना करके देगा, यानी जो एंटिटी ए है, ठीक है, वो बना करके जो देगा उसके लिए उनको इतने सारे लोगों से हेल्प लेना पड़ेगा, इंजीनियरिंग का हेल्प लेना पड़ेगा, उसके बाद उनको मटेरियल लेना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए, और बहुत सारे गुड्स उनको वहां पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको मतलब वो वाला सामान जो है वो बना करके देना है, ठीक है, एंड वो जल्दी से जल्दी बना करके देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि such as the architecture consulting the and engineering services as well as standalone construction services based on third party design। ओके, वो जो ये काम करवा के दे रहा है ना, ये मतलब जो एंटिटी ए ये काम कर रहा है उसमें काफी सारा काम वो किसी और से भी करवा रहा है, करवा करके वो सामने वाले एंटिटी बी को वो करवा के दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो इसने तो यहाँ पर दो काम करवा लिया, शॉपिंग सेंटर भी बनवा लिया और पार्किंग पार्किंग फैसिलिटी भी बना लिया, तो यहाँ पर कितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सामने वाला कितना काम करके दे रहा है, ये माना जाएगा। तो आप मेरे को मान के ये चलो, मतलब हम आपको ये चीज बताते हैं कि मेरा अगर आपके साथ ये बात हो जाए कि तुम मेरा शॉपिंग सेंटर बना के दो और पार्किंग फैसिलिटी बना करके दो, ठीक है, तो कोई शॉपिंग करने तो तभी आएगा ना जब वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी रहेगा, वहाँ गाड़ी लगाने का सिस्टम रहेगा, ये तो ऑब्वियस सा बात है। तो ये सिंगल परफॉर्मेंस माना जाएगा, भले ही आपके पास सारा सोर्सेस अवेलेबल नहीं है और आप किसी और से भी मदद लेकर के वो वाला काम करते हो, तो ये आपका मैटर है, हम क्यों उसको मल्टीपल माने। हम थोड़ी ना मानेंगे कि अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल आपका नाम मुकेश है, तो मेरा मुकेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुम मेरा शॉपिंग मॉल बना करके दो एंड तुम जो है वो वहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी भी बनाना। अब मुकेश जो है वो उस काम को करने के लिए हाँ बोल दिया और वो रमेश से भी हेल्प लेता है, तो मेरा तो मुकेश के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट है ना, रमेश से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो 50 आदमी से काम करवाए उससे मेरे को क्या लेना देना है। तो आपको यहाँ पर ये कहना है कि ये जो काम है पार्किंग फैसिलिटी एंड शॉपिंग मॉल बना करके देना, ये एक बंडल वाला वर्क है, मतलब बंडल वर्क मतलब दोनों को एक साथ ही कोई करके देगा, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये वन परफॉर्मेंस माना जाएगा, ये सिंगल परफॉर्मेंस माना जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर 15 है वो आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 15 में ये क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहा है कि थोड़ा सा ऊपर चले गए, एक बार नीचे आते हैं। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक एंटिटी है, एंटिटी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू ट्रांसफर द सॉफ्टवेयर लाइसेंस परफॉर्मेंस एंड इंस्टॉलेशन सर्विसेज एंड प्रोवाइड द अनस्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट्स ऑनलाइन फॉर 2 ईयर। एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाला कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बेचने के साथ साथ 2 साल का उसका सपोर्ट सर्विस भी देता है कि भैया कोई गड़बड़ी होगा मेरे को बुला लेना। एंड एंटिटी सेल्स द लाइसेंस इंस्टॉलेशन सर्विसेज सेपरेटली, ठीक है, और वो चाहे तो वो लाइसेंस का जो इंस्टॉलेशन सर्विसेज है वो सेपरेटली भी बेच सकता है और जो उसका सपोर्ट सर्विस है वो सेपरेटली दे सकता है, ठीक है। तो वो जो सर यहाँ पर ये कह रहा है कि इंस्टॉलेशन सर्विसेज इंक्लूड चेंजिंग द वेब स्क्रीन ऑफ ईच टाइप ऑफ यूजर, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब वो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है तो वो अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्क्रीन या उस सॉफ्टवेयर को बना देता है जिस हिसाब से उसको चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी साइट पर जाओगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ और दिखेगा, सी इंस्टीट्यूट के साइट पर जाओगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और दिखेगा, साइट का स्ट्रक्चर, तो वो उस यूजर के हिसाब से बना देता है। इंस्टॉलेशन सर्विसेज इज रूटिंगली परफॉर्म्ड बाय अदर एंटिटी एंड डज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इंस्टॉल आप किसी से सॉफ्टवेयर खरीदते हो मगर इंस्टॉलेशन आप किसी और से करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, उसमें सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस वो नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर रिमेन फंक्शनल विदाउट अपडेट एंड टेक्निकल सपोर्ट्स। बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर फिर भी काम करेगा अगर आप सेम आदमी से जिससे सॉफ्टवेयर आपने नहीं लिया है, जिससे आपने सॉफ्टवेयर लिया है उसी से आप जो है ना वो अपडेट एंड जो टेक्निकल सपोर्ट है ये सर्विसेज उससे अलग से नहीं लोगे और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लोगे, फिर भी आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करेगा। तो आपको यहाँ पर ये कह रहा है कि हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितना है, काम कितना है वो बताओ। तो देखो आपको यहाँ पर ये कहना है कि ये जो है यहाँ पर टोटल जो है ना वो चार चार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया। क्या क्या हो गया वो देखो। आपको क्वेश्चन में बोला था कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस वो लेगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन वो किसी और से भी करवा सकते हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंस फिर भी काम करेगा अगर वो इंस्टॉलेशन उसी से नहीं लेके किसी और से करवाया। तो यहाँ पर दो ठो काम तो हो ही गया। तीसरा, टेक्निकल सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर का अपडेट, ये दोनों जो है ना ये टेक्निकल सपोर्ट एक अलग चीज होता है एंड सॉफ्टवेयर अपडेट एक अलग चीज होता है, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट का मतलब कुछ गड़बड़ी हुआ तो आप जो है ना किसको बुला करके वो किसी को भी बुला करके वो काम करवा सकते हो, एंड टेक्निकल सपोर्ट का मतलब हुआ यहाँ पर
एंड यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब हुआ कि कुछ अपडेट आएगा तो वो आपका जो है ना आकर के इंस्टॉल कर देगा। अब वो वैसे काम करने लगेगा जैसे न्यू अपडेट आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और चारों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी का एक दूसरे से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। सॉफ्टवेयर किसी और से लिया, इंस्टॉलेशन किसी और से करवा ही सकते हो, अपडेट किसी और से करवा सकते हो और टेक्निकल सपोर्ट किसी और से करा सकते हो। क्वेश्चन में बोला था कि टेक्निकल सपोर्ट एंड अपडेट जो है वो आप किसी और से भी करवा सकते हैं, उसी से लेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यही कहना था इस क्वेश्चन में, उतना बड़ा कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। ओके, अब आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 16 में। इलस्ट्रेशन 16 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि द प्रोमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर द सेम एज इन द अबव इलस्ट्रेशन। पूरा जो ऊपर वाला इलस्ट्रेशन पढ़े हो ना, उसके जैसा ही यहाँ पर सेम टू सेम है, एक्सेप्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड दैट द पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर इज टू बी सब्सटेंशियली कस्टमाइज्ड टू ऐड significant new functionality to enable the software and interface with the other customization software application by the user। अब मेरा बात सुनो, ये कह रहा है ना कि जो पिछला वाला इलस्ट्रेशन पढ़े हो ना, वो कॉपी पेस्ट यहाँ भी है, ठीक है, कॉपी पेस्ट यहाँ भी है। बस तुम प्लीज एक काम कर लो कि जो तुम सॉफ्टवेयर का जो सर्विस लोगे ना, सॉफ्टवेयर का जो सर्विस लोगे ना भाई साहब, सॉफ्टवेयर का जो सर्विस लोगे उसके साथ साथ जो है ना तुम्हारा इंस्टॉलेशन वो उसका एक पार्ट है। इंस्टॉलेशन वही आके करेगा, क्यों? क्योंकि वो उसका कस्टमाइज्ड वर्क है। कस्टमाइज्ड वर्क का मतलब होता है कि मान के चलो ना कि उस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ सिर्फ उसी कस्टमर को ध्यान में रख करके बनाया गया है, एंड जो बनाया है सॉफ्टवेयर वही आके इंस्टॉल करेगा, तभी वो सॉफ्टवेयर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कस्टमाइज्ड वर्ड यूज करके उसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के साथ जोड़ दिया, एक कर दिया। ओके, तो आप बोलोगे ना यहाँ पर 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से अब 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया। क्या क्या हो गया? आप बोलोगे कि सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉलेशन है, एक बार इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, यहाँ देखो। आप बोलोगे ना कि सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस आप किसी और से ले रहे हो, ठीक है, जिससे भी ले रहे हो, वही आके उसका इंस्टॉलेशन करेगा। ये दोनों मिला करके एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुआ। दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपडेट है, और तीसरा है टेक्निकल सपोर्ट। अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट किसी और से ले ही सकते हो। इस क्वेश्चन में बस ये बोल दिया कि आप इंस्टॉलेशन जो है वो उसका एज अ पार्ट है, क्योंकि वो कस्टमाइज्ड वे में बनाया गया है। ठीक है, तो आप यही कहोगे कि भाई साहब ये तो बड़ा ही तुमने एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कम कर दिया, क्योंकि आप जिससे ये काम करवा रहे हो उसी से आपको इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 4 से 3 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 17 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखो, देखो हम आपको ये बताते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 यहाँ पर क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन 17 में कह रहा है कि टेलको जो है ना वो टी लिमिटेड इंटर इनटू अ 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटरनेट सर्विसेज विद कस्टमर सी के साथ इन्होंने सर्विस ये क्या कॉन्ट्रैक्ट किया। सी ऑल्सो बाइज अ मॉडेम एंड राउटर फ्रॉम टी लिमिटेड। ठीक है, और वो बोला ना, सी बोला कि मॉडेम एंड राउटर भी आप ही से खरीद लें। ओके, मॉडेम एंड राउटर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, मॉडेम का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज मॉडेम मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बताया हुआ। तो देखो, सी लिमिटेड जो है ना, मतलब टी लिमिटेड जो है ना, उसने सी लिमिटेड को बोला कि हम तुमको 2 साल के लिए इंटरनेट का सर्विस देंगे, और सी बोला ना कि हम राउटर एंड मॉडेम भी तुम्ही से खरीद लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोला कि टी लिमिटेड अगर चाहे मेरे भाइयों एवं बहनों, तो मॉडेम और राउटर वो किसी और से भी खरीद सकता है। ठीक है, ओके, सेकेंडरी मार्केट से भी खरीद सकता है, तो भी उसका नेटवर्क जो है वो आराम से काम करेगा, जिससे वो लिया हुआ है ना वो इंटरनेट आराम से काम करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिससे इंटरनेट नेट ले रहा है उसी से मॉडेम और राउटर भी लेगा। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो आप बोलोगे भाई साहब यहाँ तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 हो गया, क्या क्या हुआ वो मुझे बताओ। आपको यहाँ पर ये बताना है कि देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हो गया। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो मॉडेम राउटर जो है वो डिस्टिंक्ट है। ओके, तो यहाँ पर जो है 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया, मॉडेम राउटर और इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर 3 जो है ना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया, क्योंकि आप जिससे मॉडेम एंड राउटर ले रहे हैं उसी से इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं, या तो मॉडेम राउटर आप मार्केट में किसी और से भी ले सकते हैं। देयर इज अ सेकेंडरी मार्केट इन विच मॉडेम एंड राउटर कैन बी ब्राउट एंड सोल्ड अमॉन्ग ग्रेटर स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, मॉडेम एंड राउटर वहाँ पर ग्रेटर स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से बेचा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन ये करोगे कि यहाँ पर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया, अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि टी लिमिटेड ऐसा कभी नहीं कहा है, टी लिमिटेड जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ऐसा कभी नहीं कहा है कि मॉडेम एंड राउटर भी हम ही से लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कस्टमाइज वे में सिर्फ तुम्हारे को ध्यान में रख के बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। ठीक है, तो जो है यहाँ पर 3 अलग अलग आप मान सकते हो, एंड सेकेंडरी मार्केट में उसको उसका स्क्रैप वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, तो भैया आप वो दूसरे मतलब मार्केट से जहां उसको स्क्रैप वैल्यू ज्यादा मिल रहा है वहां से वो मॉडेम और राउटर जो है वो ले ही सकता है। दैट इज वाई यहाँ पर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर जो 18 है उसमें आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि वी लिमिटेड जो है वो ग्रांट किया सी लिमिटेड को 3 ईयर के लिए लाइसेंस दिया वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वी लिमिटेड प्रॉमिस किया सी लिमिटेड को कि वो एंटीवायरस जो प्रॉमिस किया कि विथ वेन एंड इफ अवेलेबल अपडेट टू दैट सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द लाइसेंस पीरियड। ओके, अगर कोई लाइसेंस पीरियड के अंदर में कोई अपडेट आता है ना तो वो आकर के अपडेट कर देगा। अपडेट आर क्रिटिकल टू
कंटिन्यू टू यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखो बोल रहा है कि बिना अपडेट का वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चल ही नहीं पाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गए? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो, इसलिए क्योंकि जिससे हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ले रहे हैं ना, अगर वो कोई ऐसा सर्विसेज दे रहा है, जिस सर्विसेज मतलब कोई और ऐसा सर्विसेज भी वो दे रहा है जिस सर्विसेज के नहीं लेने पर उससे वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रमेश से जो है वो फॉर एग्जाम्पल कोई एक सामान खरीदा और वो कोई दूसरा सामान भी देने का प्रॉमिस किया और दूसरा सामान वो नहीं देगा, तो उसका पहला सामान जो उससे खरीदे तो वो काम ही नहीं करेगा। तो ये दोनों को मिलाकर के एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्योंकि वो क्रिटिकल टू कंटिन्यू है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पे अगर अपडेट नहीं मारेंगे, ठीक है, तो अपडेट जो है यहाँ पर अपडेट फैसिलिटी उसको सेपरेट परफॉर्मेंस नहीं मानेंगे। ओके, अब इलस्ट्रेशन नंबर 19 में आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 19 यहाँ पर क्या कह रहा है? बोल रहा है कि मीडिया कंपनी पी लिमिटेड ऑफर्ड मैगजीन एंड सब्सक्रिप्शंस टू कस्टमर। ओके, मैगजीन जो देखो पी लिमिटेड जो है ना वो ऑफर करता है magazine subscription to customer. When customers subscribe, they receive a printed copy of magazine each month and access the magazine online. देखो मान एक मीडिया कंपनी है, जिस कंपनी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप जो है ना वो प्रिंटेड कॉपी भी पाओगे उस कंपनी से न्यूज़पेपर का, एंड आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितना है? आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ पे 2 बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म अलग होता है। मेरा बात सुनोगे, ठीक है? जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो हम आपको कहते हैं ऑनलाइन जो कॉपी आपको मिल रहा है। आपको यहाँ पर एक्सप्लेन जो सी इंस्टीट्यूट किया हुआ है ना वो मैं बता रहा हूँ। उनका ये कहना है कि भैया जो ऑनलाइन किए हुए हो, ऑनलाइन जो ये है प्रिंटेड कॉपी या ऑनलाइन कंटेंट, ये दोनों अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं। तो यहाँ पर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्योंकि जो प्रिंटेड लेगा वो ऑनलाइन नहीं लेगा और जो ऑनलाइन लेगा वो प्रिंटेड नहीं लेगा। समझ गए? तो यहाँ पर आपको मानना है भाई साहब ये दोनों सेपरेट है, क्योंकि अगर कोई न्यूज़पेपर मान लो आपने टेलीग्राफ का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो आप उसका ऑनलाइन पढ़ लोगे, तो आप प्रिंटेड लेके क्या करोगे? क्योंकि आप 2 बार एक ही न्यूज़ को तो पढ़ना पसंद नहीं करोगे। एंड अगर आप ऑनलाइन ले लोगे तो आप प्रिंटेड क्यों लोगे? क्योंकि आप 2 बार एक ही न्यूज़ को पढ़ना पसंद नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो है ना वो आपको ये मान के चलना है कि भाई यहाँ पर जो है ना वो सेपरेट है और दो ऑब्लिगेशन है। ओके, 2 ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पर आपको बोला गया होगा 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यहाँ पे मैंने उसको सर्किल कर दिया 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज में, जो 20 नंबर इलस्ट्रेशन है वहां पर आ जाइए। 20 नंबर में क्या कह रहा है? देखो 20 नंबर में कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कंपनी के लिमिटेड इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ रीसेलर डी। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी के लिमिटेड इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ रीसेलर डी। ओके, which which then sell सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू इंड यूजर। सॉफ्टवेयर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया रीसेलर डी के साथ, एंड विच देन सेल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू इंड यूजर। की लिमिटेड हैज अ कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस of providing free telephone support to end user without involving the reseller। मान लो के लिमिटेड ने रीसेलर डी से बात किया कि भाई तुम मेरा सामान बिकवा दो, तो रीसेलर ने बोला ठीक है। ठीक है, अब रीसेलर उसके सामान को बिकवा तो दिया, लेकिन उस सामान में कोई डिफेक्ट होने पर वो जो कस्टमर केयर में कॉल करेगा तो उससे डी को कॉल नहीं लगेगा, उससे उससे के को कॉल लगेगा, क्योंकि के उस सामान का एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है। ओके, तो इससे डी को पता भी नहीं चलेगा कि किसी का सामान खराब हुआ है और उसने जो है वो डायरेक्ट कंपनी में कॉल कर दिया। ओके, तो डी को पता भी नहीं चलेगा। बोथ रीसेलर एंड कस्टमर एक्सपेक्ट के लिमिटेड टू कंटिन्यू टू प्रोवाइड दिस सपोर्ट। अब जो रीसेलर है वो भी ये चाहता है एंड कस्टमर भी चाहता है कि के लिमिटेड ही इस सपोर्ट को फुलफिल करे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी दुकान से जो है ना वो सैमसंग का एसी खरीदा, अब वो एसी काम नहीं किया तो वो दुकानदार कुछ नहीं करेगा, आप सैमसंग के कस्टमर केयर पे कॉल करोगे, सैमसंग का आदमी आकर के ठीक करेगा। तो आपको यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पहला तो भैया तुम जो है उससे तुम वो सर्विस लिया, सॉफ्टवेयर का सर्विस लिया, एंड उसके बाद जो है उस सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी होने पर फ्री टेलीफोन सर्विसेज देते हो। तो जो फ्री टेलीफोन सर्विसेज है एंड जो ये है सॉफ्टवेयर सेल वाला है, ठीक है, ये एक है या अलग अलग है? तो आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सेल करना एंड फ्री टेलीफोन सपोर्ट देना। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ये लग रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड फ्री टेलीफोन सपोर्ट दोनों सेपरेट ऑब्लिगेशन है। ओके, क्योंकि मेरा बात सुनो मेरा बात सुनो, यहाँ पर टेलीफोन सपोर्ट जो है वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस माना जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जब वो उस सामान को बेच दिया, फॉर एग्जांपल उसने अपने सॉफ्टवेयर को रीसेलर डी को बेच दिया, अब डी किसी और कस्टमर को बेच रहा है, तो यहाँ पर एक परफॉर्मेंस तो उसने कर दिया कि वो सामान मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, और दूसरा जो उसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, जो उसको सपोर्ट मिल रहा है वो रीसेलर डी से नहीं मिल रहा है, वो मैन्युफैक्चरर से मिल रहा है। यानी मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर 2 काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो जो टेलीफोन सर्विसेज है वो उसके साथ इन कस्टमाइज्ड है, ठीक है, दोनों एक ही है। जब सेल हुआ था तब दोनों ही देगा, इस तरह का बात नहीं हुआ था। उसने रीसेलर डी को बेच दिया था, ठीक है, एंड डी कस्टमर को बेचा। कस्टमर जब भी कंपनी को कॉल करेगा तो कंपनी को 2 काम करना पड़ेगा, पहला उसने डी के थ्रू सॉफ्टवेयर बिकवाया और दूसरा वो फ्री टेलीफोन सर्विसेज दे रहा है। तो यहाँ पर जो है ना
टेलीफोन सर्विसेज को आपको सेपरेट परफॉर्मेंस मानना पड़ेगा। एंड फाइनली आपको लास्ट में ये बोलना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है, एक नहीं है। ओके, तो चलो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आ जाइए। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन लिमिटेड हैज हिस्टोरिकल प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज, एग्जांपल ऑयल चेंजेस, tire rotation for 2 year to the end customer of dealer who buy its vehicle। मान लो अनलिमिटेड से जो कार खरीदता है ना, ठीक है, उसको वो 2 साल के लिए उसका ऑयल चेंज करना और टायर रोटेशन करने का काम फ्री में देता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 2 years फ्री मेंटेनेंस इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में वो फ्री ये सर्विसेज देगा 2 साल तक फ्री तेल चेंज करने का एंड टायर बदलने का, ये इसने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया था, ठीक है, मेरे बात पे ध्यान देना, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया था तो उसको सेपरेट माना जाएगा। मेरा बात सुनो, अभी जस्ट जो इसके पहले किए हो क्वेश्चन, उसमें वो टेलीफोन सर्विसेज दे रहा है, वो उसके साथ इंटीग्रेटेड है, उस सामान को बेचने के साथ वो कस्टमाइज है, इस तरह का वर्ड मेंशन नहीं किया था, इसलिए टेलीफोन सर्विसेज फैसिलिटी को सेपरेट परफॉर्मेंस माने। तो यहाँ भी जो वो ऑयल चेंज कर रहा है और टायर रोटेट कर रहा है, इसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। बट इट इज टाइपिकली स्टेटेड इन एन एडवर्टीजमेंट फॉर द व्हीकल, ठीक है। देखो जब वो व्हीकल के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा था तो वो ये मेंशन किया था कि 2 साल का सर्विस, तेल चेंज करने का एंड टायर रोटेट करने का फ्री फ्री, ये वो एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं था। जब कोई कार खरीदता है तो एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, उसमें मेंशन नहीं था। तो आपको यहाँ पर बोला कि हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो आपको यहाँ पर ये कहना है कि क्योंकि फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज जो है वो देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली देखो वो फ्री मेंटेनेंस सर्विस देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एक्सप्लिसिटली, यहाँ पर कहीं पे वर्ड यूज किया था, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप में, क्लियर क्लियर रूप में जो है ना वो मेंशन नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो ये कार बेचना एंड मेंटेनेंस सर्विस देना दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। ओके, तो कार बेचना और मेंटेनेंस सर्विसेज देना दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अब आप आ जाइए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए आप आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, 22 इलस्ट्रेशन में आ जाइए। उसके लिए आपको पेज नंबर 36 में आना पड़ेगा। यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि entity sells Zim membership for 7,500 per year to 100 customer with an option to renew at a discount in second and third year at 6,000 per year। ओके, इंटिटी जो है ना वो 100 कस्टमर को जिम का मेंबरशिप बेचा, 7,500 रुपया पर ईयर का लिया एंड वो बोला कि अगर तुम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी रहना चाहते हो तो 6,000 पर ईयर ही लगेगा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में। इंटिटी एस्टिमेट एंड एनुअल अट्रीशन रेट ऑफ 50% ईच ईयर। अब इंटिटी को ऐसा लगता है कि 1 साल में जो लोग छोड़ के चले जाएंगे, अट्रीशन का मतलब होता है रिड्यूज हो जाना, लोग जो छोड़ के चले जाएंगे वो 50% है। यानी अगर 100 लोग आए तो सेकंड ईयर में सिर्फ उसका 50% बचेंगे एंड थर्ड ईयर में 50 का 50% यानी 25 लोग ही बचेंगे। ओके, ऐसा इन लोगों को लग रहा है। तो आपको बोला है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन फर्स्ट ईयर में कितना रिकॉग्नाइज करेगा, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अगेंस्ट द ऑप्शन गिवन टू द कस्टमर फॉर रीन्यू द मेंबरशिप एट अ डिस्काउंट। ओके, तो 7500 फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। एंड उसके लिए जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको एलोकेटेड प्राइस निकालना पड़ेगा जो कि पूरे 3 साल का है। तो सबसे पहले आपको ये बोलना पड़ेगा कि ईयर 1 में 100 लोग थे, ईयर 2 में 50 लोग थे, 100 का 50%, और ईयर 3 में 50 का 50% 25 लोग थे। यानी टोटल जो है ना यहाँ पर एस्टिमेटेड मेंबर तीनों साल को मिला करके 175 हुए। अब जो है ना तीनों साल का टोटल कंसिडरेशन कितना आएगा, पहला साल का 7,500 करके, दूसरे साल का 6,000 और तीसरे साल का 6,000, इसको जोड़ करके 12 लाख आ जाएगा। तो 12 लाख टोटल आएगा 175 मेंबर की वजह से। तो यहाँ जो एलोकेटेड प्राइस है वो डिवाइड करके आपको फर्स्ट ईयर से ये सोच के चलना पड़ेगा कि 6857 जो है ना वो फर्स्ट ईयर से एलोकेटेड प्राइस है। ओके, 6857, लेकिन आपने फर्स्ट ईयर में तो 7,500 पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया होगा, तो इस 7,500 में 6857 को आप रेवेन्यू एक्चुअल वाला मान लो, मगर इसका जो डिफरेंस है 7,500 के साथ, अगर कोई कस्टमर सेकंड ईयर भी रह गया तो उसको आप जो है ना वो 7,500 पे रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। आपको उसको 6857 यानी आप उसको जब सेकंड ईयर 6,000 पे रख लोगे तो ऑब्वियसली आपका प्राइस घट जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर देखो, तो जो 643 है ना, इतना से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी स्टैंड करेगा कि इतना हो सकता है फ्यूचर में पैसा रिटर्न करना पड़ जाए। समझ में आया? मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। जब किसी कस्टमर से आप 7,500 रुपया पे आप उससे बात कर लेते हो और आप वही रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है, 7,500 रुपये से, ओके, लेकिन वो सेकंड ईयर में वो 6,000 हो जाएगा, थर्ड ईयर में भी 6,000 हो जाएगा, तो आपको ये मान के चलना है कि जो एलोकेटेड प्राइस है वो कितना है। एलोकेटेड प्राइस 6857 है, तो आपने तो इतना पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया 7,500 पे फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में 7,500 में आप 6857 एलोकेटेड प्राइस को एक्चुअल रेवेन्यू मान लो, एंड जो ये डिफरेंस है 647
उसको आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मानो। वो इसलिए क्योंकि वो सेकंड ईयर में भी अगर रह गया और थर्ड ईयर में भी रह गया तो उसको 647 का बेनिफिट मिल जाएगा, उतना उसको रिटर्न मिल जाएगा या उतना उसको कम देना पड़ेगा। तो आज के डेट में आप जो ज्यादा पैसा ले रहे हो 7,500, तो आपका 647 जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, ये आपको रिकॉर्ड करके चलना है। ओके, अब आप आ जाइए अगला वाला जो इलस्ट्रेशन है 23 नंबर, उसमें आ जाइए। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम आपको एक एक पैरा वाइज पढ़ के बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 23 नंबर में ये कह रहा है, सबसे पहला वाला जो पैरा है ना, उसमें ये कह रहा है कि उसमें ये कह रहा है आपका, एक सेकंड को मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका ये कह रहा है कि ₹1000 का प्रोडक्ट लेने पर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अगर उसी कस्टमर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर उसी कस्टमर को 40% तक का डिस्काउंट अप टू ₹1000 मिलेगा। ठीक है, ये है पहला 2 लाइन का मतलब। अगर आप किसी कस्टमर से 1000 का किसी मतलब उस एंटिटी से ₹1000 का सामान लोगे, ₹1000 का सामान लोगे, ठीक है, तो वो लोग जो है ना, वो लोग नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, ठीक है ना, 40% का डिस्काउंट देगा अगर वो फ्यूचर में फिर से परचेज करेगा तो। ठीक है, मतलब मान के चलो ना कि अगर ₹1000 तक का सामान कोई मान बोल रहे कि एक एंटिटी है जो कॉन्ट्रैक्ट किया है एक कस्टमर के साथ, ठीक है, प्रोडक्ट ए को सेल करने को लेकर के। एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी गिव्स कस्टमर अ 40% डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी फ्यूचर परचेज अप टू 1000 इन नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, मतलब एक एंटिटी जो है वो इंटर किया है एक कॉन्ट्रैक्ट में, अपने प्रोडक्ट ए को ₹1000 में बेचना चाह रहा है, और वो ये कह रहा है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मान रहा है कि अगर तुम नेक्स्ट 30 डेज के अंदर में ₹1000 तक का कोई भी सामान खरीदोगे तो तुमको 40% का डिस्काउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे का लाइन ये कह रहा है जो ₹1000 का सामान नहीं भी लिया है, मान लो आपने उस कंपनी से ₹1000 का सामान खरीदा, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अगर और ₹1000 तक का सामान खरीदोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जो उस कंपनी से ₹1000 तक का सामान आज के डेट में नहीं खरीदा है, ठीक है, उसको भी कंपनी नेक्स्ट 30 डेज के अंदर में सामान लेने पर 10% का डिस्काउंट देता है। उसको भी कंपनी, मतलब नेक्स्ट 30 डेज को साइड करो, उसको भी कंपनी 10% का डिस्काउंट देता है। ओके, ये सोच के रखो। तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पर जो है वो 10% का डिस्काउंट जो है, वो डिस्काउंट कैन नॉट बी यूज्ड इन एडिशन टू 40% डिस्काउंट वाउचर। ठीक है, 10% का डिस्काउंट का वाउचर उसको ऐसे समझ के चलो ना कि जिसको 40% का डिस्काउंट मिल गया, उसको 10% भी अलग से उसको 10% भी अलग से नहीं मिलेगा। या तो वो 40% डिस्काउंट लेगा क्योंकि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसने एक बार ₹1000 का सामान खरीद लिया है, तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर उसको 40% का डिस्काउंट मिलेगा ₹1000 तक का सामान खरीदने का। और या नहीं तो वो ₹1000 तक का एक बार भी सामान नहीं खरीदा है, उसको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिलेगा, या तो 10% मिलेगा या तो 40% मिलेगा। ओके, आगे एंटिटी बिलीव्स दैट, एंटिटी को ये लगता है कि 80% कस्टमर जो है वो ₹500 तक एक्स्ट्रा एडिशनल परचेज कर सकते हैं। एंटिटी को ये लग रहा है कि 80% कस्टमर ₹500 तक एक्स्ट्रा सामान खरीद सकता है। ओके, आपको बोल रहा है कि तुम मुझे डिटरमाइन करके बताओ कि यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितने हैं, फिर तुम मेरे को बताओ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितना है, और फिर तुम मेरे को बताओ एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एंड एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस तुम मेरे को बताओ। अब आप सॉल्यूशन में आ जाइए, हम आपको सॉल्यूशन में पर हर एक पैरा को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं। ये जो पहला वाला पैरा है उसका ये मतलब है, उसमें ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 10% डिस्काउंट तो एंटिटी सभी को दे रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको सिर्फ एक्स्ट्रा 30% ही दे रहा है। समझ में आया? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर एक बार ₹1000 तक का सामान ले लिया, उसको 40% नेक्स्ट 30 डेज के अंदर देगा, तो उसको एक्स्ट्रा तो 30% ही दे रहा है, क्योंकि 10% तो ये लोग सभी को दे रहा है। ये है पहला पैरा का मतलब। ओके, उसके बाद उसके बाद जो 30% वो एक्स्ट्रा दे रहा है, उस 30% को सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। जो 30% वो एक्स्ट्रा दे रहा है ना, उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? अब नीचे आते हैं। अब नीचे का जो पैरा है उसका मतलब इन्होंने क्या कहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का उन्होंने ये मतलब कहा कि एंटिटी को लगता है कि 80% लोग डिस्काउंट अवेल करेंगे, तो 30% जो एडिशनल डिस्काउंट रेट है ₹500 तक का, ठीक है, ₹500 पर जो है ना वो 30% जो एडिशनल डिस्काउंट रेट है और 80% लोग इसको अवेल करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट करेगा वो बोलेगा यहाँ पे। ₹500 इनको लग रहा है एडिशनल परचेज होगा, ₹500 का 80% चांसेस है कि लोग खरीदेगा, तो ₹500 का 80% एंड उनको वो एडिशनल डिस्काउंट रेट 30% देंगे, तो इस सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 120 आएगा, यानी उनको डिस्काउंट के रूप में ₹120 ही देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो आप ये बोलोगे कि 1000 का सामान लेगा, ठीक है, एंड 120 का उसको डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। यानी आज के डेट में देखो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या-क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि ₹1000 का सामान दीजिए एंड ₹500 पर जो आपको 80% चांस लग रहा है कि लोग आएँगे और एक्स्ट्रा वो 30% ही डिस्काउंट अवेल कर पा रहे हैं, तो आप ₹120 का उसको डिस्काउंट वाउचर भी दे रहे हैं। यानी आप यहाँ पर ₹1120 का सामान, एक तरह से ₹1120 का आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो रहा है, जिसमें
जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, वो आपका होना चाहिए 1120 रुपया टोटल में, ठीक है, जिसमें 1000 रुपये उस सामान का दाम रहना चाहिए और 120 रुपये का वाउचर रहना चाहिए कि वो फ्यूचर में रिडीम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस को कैसे सेपरेट करके दिखाओगे, ये इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। मतलब इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो ये दोनों जो है ना, उन्होंने मतलब 1120 को इस तरह से दिखाया हुआ है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, ठीक है, उन्होंने 1000 रुपया बताया एंड उसी को एलोकेट करके नीचे जो है वो उन्होंने दिखाया हुआ है। तो उन्होंने क्या दिखाया हुआ, चलिए आपको नीचे बताते हैं। एलोकेट करके उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो प्रोडक्ट ए है 1000 रुपए का, जिसमें डिस्काउंट जोड़ करके 1120 स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हो रहा है, वो टोटल तो ओनली 1000 का पोर्सन है। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये 1000 है, वो टोटल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 1120 के लिए है। तो अगर सिर्फ 1000 के लिए सोचा जाए तो उनका एलोकेटेड प्राइस 890 आएगा। और जो ये 120 है, ये तो टोटल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 1120 के लिए है। तो अगर सिर्फ 1000 रुपए को ध्यान में रख के डिस्काउंट का वाउचर जाना जाए, तो सिर्फ 1000 रुपए को डिस्काउंट में रख करके डिस्काउंट का वाउचर 110 ही रुपया आ रहा है। जो ये एक्स्ट्रा 10 रुपया है, यानी 110 और 120 के डिफरेंस जो है, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेल की वजह से है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 1000 को अगर ध्यान में रख के सोचा जाए, तो डिस्काउंट का जो वाउचर है वो आपका सिर्फ और सिर्फ है 110 रुपया। समझ में आया? यहाँ पर आपको एलोकेट करके दिखाना पड़ेगा। एंड सबसे नीचे में आपको ये कहना पड़ेगा, सबसे नीचे में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया हुआ वो मैं बताता हूँ, ओके। उन्होंने नीचे में ये बोला हुआ है कि देखो भैया, सबसे पहले तो उन्होंने जो ऊपर में यहाँ पर 890 और 110 रुपया निकाल के दिखाया, 890 और 110 रुपया निकाल के दिखाया, उसमें उन्होंने बोला कि दोनों को ओनली 1000 रुपये के एंगल से सोचें, आउट ऑफ 1120, तो कितना एलोकेटेड प्राइस होगा वो उन्होंने निकाल के दिखाया। और नीचे का सबसे नीचे वाला जो पैरा है 3 लाइन का, उसमें उन्होंने क्या बताया, उसमें उनका ये कहना था कि एंटिटी जो है वो जब 1000 रुपये का सामान बेचेगा तब रेवेन्यू उनका 890 का रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। जब उस सामान का कंट्रोल ट्रांसफर करेगा, तब जब 1000 रुपये का सामान ये लोग बेचेंगे ना, तो रेवेन्यू ये लोग 890 का रिकॉग्नाइज करेंगे एंड 110 का वो डिस्काउंट वाउचर में एलोकेट करेंगे। उस वाउचर के लिए रेवेन्यू तो सभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब कस्टमर उस डिस्काउंट वाउचर को रिडीम कर लेगा, ठीक है, या नहीं करेगा, या वाउचर एक्सपायर कर जाएगा। मेरा बात सुनो, आज के डेट में भी 1000 रुपया लेंगे उस सामान का, जिस सामान में 890 को तो ये आज ही के डेट में रेवेन्यू मान लेगा, एंड जो 1000 रुपये में 110 रुपया बच गया, इस 110 रुपये को ये तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक वो सामने वाला कस्टमर या तो डिस्काउंट वाउचर अवेल नहीं कर लेता है, और या नहीं तो डिस्काउंट का वाउचर एक्सपायर नहीं हो जाता है, ठीक है। तब तक जब वो एक्सपायर कर जाएगा डिस्काउंट का वाउचर तब, और या नहीं तो डिस्काउंट का वाउचर वो अवेल कर लेगा तब, इस दो के ऑकर होने पर ही वो डिफरेंस 110 रुपया को एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड कर सकता है। नहीं तो 1000 में 890 ही ये रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ रहेगा। और 30 डेज का इसका एक्सपायरी डेट है, तो 30 डेज बीत जाने के बाद, या तो 30 डेज बीत जाएगा तब ये 110 रुपया डिफरेंस जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि वो 1000 रुपया लिया था, 890 ही रेवेन्यू अभी तक माना था। और या नहीं तो वो कस्टमर सामने वाला आएगा, डिस्काउंट यूज कर लेगा, तब ये 110 रुपया को एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो 24 नंबर इलस्ट्रेशन है उसके लिए आपको नेक्स्ट पेज में आना है। 24 नंबर इलस्ट्रेशन के लिए आप आ जाइए नेक्स्ट पेज में। देखिए, यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 24 दिख रहा है। इसमें ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अ केबल कंपनी प्रोवाइड्स टेलीविजन सर्विसेज फॉर अ फिक्स्ड रेट, फॉर अ फिक्स्ड रेट, जो है इनका फिक्स रेट है, ठीक है, ऑफ ₹800 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, ठीक है। केबल सर्विसेज इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम बिकॉज कस्टमर कंज्यूमर्स कंज्यूम एंड रिसीव बेनिफिट फ्रॉम द सर्विसेज एज इट provide or customer generally benefit each day that they have access to the cable services. How many performance obligation बोल रहा है कि देखो यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि देखिए भैया कि केबल सर्विसेज है जो एक फिक्स रेट फिक्स कर दिया है 800 रुपया पर मंथ पर 3 साल के लिए, और केबल सर्विसेज जो है वो सर्विसेज ओवर टाइम परफॉर्म किया जाएगा। कहने का मतलब है कि समय के साथ साथ उसका सर्विसेज दिया जाएगा। कस्टमर जो है ना, बिकॉज कस्टमर कंज्यूम एंड रिसीव्स बेनिफिट फ्रॉम सर्विसेज एज इट प्रोवाइडेड, ठीक है। कस्टमर उसका तभी बेनिफिट उठाता है जब उसको वो प्रोवाइड किया जाता है, और कस्टमर जनरली वो बेनिफिट या तो डेली बेसिस पर लेता है, ठीक है, बेनिफिट ईच डे दैट दे हैव एक्सेस टू द केबल सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उनको। डेली बेनिफिट का जो सर्विसेज दिया जा रहा है डेली, या तो आप डेली रिचार्ज करिए और डेली उसका बेनिफिट उठाइए, या तो ये वो एक बेनिफिट है, और या नहीं तो पर मंथ का 800 रुपया भरवा लीजिए और पर मंथ तक आप उसका बेनिफिट उठाइए। यहाँ पर कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है आपको बोलना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक, ये वैसे तो है ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एंड आपको एक्सप्लेन क्या करना है ये मैं बताता हूँ। आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है। आपको ये बोलना है कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड 3 ईयर of cable services because each of the distinct increment of services is satisfied over time, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर कुछ वो इंक्रीमेंट कर रहा है या वो कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहा है तो वो सेटिस्फाइड ओवर टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना सेपरेट यानी सिंगल सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि उसका एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ओके, चलिए अब आप आ जाइए नेक्स्ट जो पेज है। 25 नंबर इलस्ट्रेशन आपको नेक्स्ट पेज में नीचे दिखेगा। इस 25 नंबर इलस्ट्रेशन में इन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। इनका ये कहना है, इनका ये कहना है कि मैन्युफैक्चरर एम
मैन्युफैक्चरर एम जो है इंटर इनटू अ 60 डेज कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू शिप 1000 ड्रेसेस टू रिटेलर ए एज स्टोर। ठीक है, एम ने ए को बोला कि 60 दिन में तुमको हम 1000 ड्रेसेस भेजेंगे। रिटेलर ए इज ऑब्लिगेटेड टू पे मैन्युफैक्चरर एम ₹20 पर ड्रेसेस व्हेन ड्रेस इज सोल्ड टू इंड कस्टमर। जब वो इंड कस्टमर को ड्रेस बेच देगा तो वो ₹20 पर ड्रेस का वो देगा एम को। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से आपको। आप मतलब आगे का ये वाला लाइन ये कह रहा है, during the consignment period, manufacturer M has contractual right to require retailer A either return the dresses or transfer them to another retailer। ठीक है, जब देखो मेरा बात सुनो, जब ये कंसाइनमेंट का पीरियड ये कहता है मैन्युफैक्चरर एम को, ठीक है, मैन्युफैक्चरर एम ये कह रहा है उसके पास ये राइट है और वो रिटेलर ए को बोला कि या तो तुम खुद ही बेच देना और या नहीं तो किसी और अनदर अनदर रिटेलर को तुम इससे ट्रांसफर कर देना, किसी और अनदर रिटेलर को ट्रांसफर कर देना। आगे बोल रहा है मैन्युफैक्चरर एम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री स्टेट व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। या तो मेरा बात सुनो, ये हजार हजार ठो पीस दिया ड्रेसेस का, बोला या तो तुम खुद बेच लेना, यानी तो बेचोगे तो तुम मेरे को ₹20 करके देना, और यानी तो तुम किसी और रिटेलर को ट्रांसफर कर देना, या तो तुम मेरे को ही रिटर्न कर देना, ऐसा भी तुम कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, ये कब माना जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर में यही बोलना है कि कंट्रोल तो तभी ट्रांसफर होगा जब सामान इंड कस्टमर को सेल होगा, जब सामान जो है वो इंड कस्टमर को सेल होगा। ठीक है, तो अगला पेज में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है आंसर को। ठीक है, और उन्होंने ये बोला हुआ है यहाँ से यहाँ तक का लाइन में उन्होंने ये बोला हुआ है कि एम के द्वारा सामान ट्रांसफर के जस्ट बाद ही कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा, इन 3 रीजन की वजह से। क्योंकि रिटेलर ए जो है वो डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू पे फॉर ड्रेसेस अंटिल दे हैव बीन सोल्ड टू द इंड कस्टमर। जिसको इन्होंने सामान दिया है वो इनको तब तक पैसा नहीं देगा जब तक सामान बिक नहीं जाता। तो एम जो है वो जब रिटेलर ए को सामान दिया है तो वो उसी टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकता है और उसी टाइम कंट्रोल ट्रांसफर मान ही नहीं सकता है, क्योंकि नहीं बिकने पर वो सामान रिटर्न भी हो सकता है। दूसरा रीजन है दूसरा रीजन है कि जो ट्रांसफर टू अनदर रिटेलर एट एनी टाइम बिफोर रिटेलर ए सेल देम टू द इन कस्टमर। अगर वो खुद नहीं बेच पाया तो वो किसी और कस्टमर को किसी और रिटेलर को वो सामान ट्रांसफर कर देगा। और तीसरा ये कह रहा है कि वो या तो एम को ही रिटर्न कर देगा सामान कि तुम्हारा सामान नहीं बिका। इस तीनों रीजन की वजह से एम जो है ना वो रिटेलर को सामान देते ही कंट्रोल ट्रांसफर नहीं मान सकता है। वो तभी कंट्रोल ट्रांसफर मानेगा जब वो सोल्ड टू इंड कस्टमर हो जाएगा। इंड कस्टमर यानी जो फाइनल कस्टमर है जो उस सामान को लेकर के इस्तेमाल कर लेगा, उसको जब तक बेचा नहीं जाता है तब तक कंट्रोल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 42 में। पेज नंबर 42 देखो, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है ये मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ। क्वेश्चन को उतना डीप में जाकर नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक एंटिटी है, एक एयरलाइंस कंपनी से बहुत सारा टिकट। देखो, एक एंटिटी ने क्या किया कि एक एयरलाइंस कंपनी से बहुत सारा टिकट खरीद लिया मार्केट से कम रेट पर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ना, मैं जो आपको हिंदी बता रहा हूँ ना वही है इस क्वेश्चन का हिंदी। मान लो कि एक कंपनी है जिसने क्या किया, एक एंटिटी है जिसने क्या किया कि एक एयरलाइंस कंपनी से बहुत सारा टिकट खरीद लिया थोड़ा मार्केट से कम रेट पर। ठीक है, अब उस टिकट को वो अपने कस्टमर को कम दाम, मतलब अपने कस्टमर को वो मार्केट रेट पर बेच दे रहा है। फॉर एग्जांपल एक टिकट उसने उसने खुद लिया एयरलाइंस कंपनी से 6000 में, लेकिन उसका मार्केट प्राइस 8000 है। तो वो अपने कस्टमर को, वो जो एंटिटी है, वो जो एंटिटी के काम करने वाले जितने स्टाफ मेंबर कस्टमर होंगे, उसको उन्होंने क्या किया कि वो मार्केट रेट पर बेचा, यानी 8000 पर ही बेचा। ठीक है, अगर टिकट पूरा नहीं बिका तो वो जो एंटिटी है ना जिसने एयरलाइंस कंपनी से इतना सारा टिकट खरीद लिया है कम रेट पर, उसका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर वो टिकट नहीं बिका ना तो वो उसका इन्वेंट्री हो जाएगा, यानी इन्वेंट्री का लॉस जो है ना वो उसको खुद सहना पड़ेगा। ठीक है, एयरलाइंस कंपनी को पैसा मतलब देना ही पड़ेगा, जितना टिकट वो खरीद लिए रहेंगे मार्केट से कम रेट पर उतना पैसा उनको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं बिका तो वो उनका लॉस हो जाएगा। आगे आपको यही कह रहा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपको ये कह रहा है कि एंटिटी ने टिकट बेचने के बाद सभी कस्टमर को ये बता दिया कि जो वहां सर्विस मिलेगा ना, प्लेन के अंदर बैठ जाने के बाद वाला जो सर्विस मिलेगा वो सारा सर्विसेज हम नहीं देंगे तुमको, वो एयरलाइन सर्विसेज देगा। एयरलाइंस कंपनी जो है ना वो सर्विसेज देगा। फॉर एग्जाम्पल जो है ना कोई कंप्लेन करना हो या उस एयरलाइंस को बोलना, अगर कोई कंप्लेन करना हो तो ठीक है, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो एयरलाइंस उठाएगा, हम नहीं उठाएंगे। मेरा काम है तुमको टिकट दे देना, तुमको राइट टू फ्लाई दे देना, मतलब राइट टू फ्लाई यानी उड़ने का राइट दे देना, यानी टिकट दे दिए तुमको, अब तुम आसमान में उड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये राइट टू फ्लाई के अलावा जो सर्विसेज है, कंप्लेन रेज करना, कोई और सर्विसेज जो है ना देना, ये एयरलाइंस कंपनी खुद देगा तुम। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है नीचे में सोल्यूशन में आपको बोल रहा है कि जो एंटिटी है जिसने अपने कस्टमर को ये सब सारा टिकट बेचा, वो एक प्रिंसिपल है या वो एक एजेंट है। आपको ये बोल रहा है बताने के लिए, वो एक प्रिंसिपल है या वो एक एजेंट है। तो आपको आंसर में ये कहना है, देखो हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यही वो कह रहा है कि वो एंटिटी ने कस्टमर को राइट टू फ्लाई दिया, प्रोवाइड किया। ठीक है, विथ सेम फ्लाइट
और अनदर फ्लाइट, ठीक है, इन केस ऑफ, देखो वो राइट टू फ्लाई दिया और वो ये बोला कि या तो तुमको सेम फ्लाइट में जाओगे या नहीं तो तुम अनदर फ्लाइट में जाओगे, अगर जो स्पेसिफाइड फ्लाइट है वो कैंसिल हो गया तो तुमको दूसरा फ्लाइट में वो लोग लेके जाएगा। लेकिन उसने उसको राइट टू फ्लाई दिया, ठीक है, यानी टिकट बेच करके वो बोला कि तुमको हम उड़ने का जो राइट है, आसमान में उड़ने का जो राइट है, वो हम तुमको दे दे रहे हैं, राइट टू फ्लाई दे दे रहे हैं या तो तुम सेम फ्लाइट में जाओगे या तो किसी और फ्लाइट में जाओगे, ठीक है। तो द एंटिटी कंसीडर द फॉलोइंग इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट एज अ प्रिंसिपल, देखो तो वो एंटिटी खुद जो है ना वो प्रिंसिपल है या एजेंट है, उसके लिए वो ये सब पॉइंट को एसेस करेगा। पहला, ठीक है, मतलब पहला क्या पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट ये कह रहा है कि सबसे पहले तो वो एंटिटी राइट टू फ्लाई सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, राइट टू फ्लाई के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वो एंटिटी, जब वो इस बात के लिए जिम्मेदारी मतलब जिम्मेदार ही नहीं है कि वो खुद फ्लाइट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मतलब वो खुद फ्लाइट प्रोवाइड नहीं करेगा, वो राइट टू फ्लाई जो है ना ये प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि वो खुद फ्लाइट देगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा वाला पॉइंट ये कह रहा है कि उस एंटिटी का इन्वेंट्री लॉस हो सकता है, जो एंटिटी है ना अगर वो ज्यादा टिकट खरीद लिया और उसका बिका ही नहीं तो लॉस तो उसी का होगा ना, तो इन्वेंट्री लॉस उसका ही खुद का होगा, इतना ज्यादा टिकट खरीद लिया तो, ठीक है, अगर कोई उसका नहीं खरीदा तो उसका खुद का लॉस होगा, ओके। तो ये मान के चलो ना कि ये मान के चलो कि अगर उसका एटलीस्ट कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ, जितना टिकट वो खरीदा उसमें जितना कॉस्ट लगा एटलीस्ट उतना रिकवर नहीं हुआ कस्टमर से, तो उसका इन्वेंट्री का लॉस हो जाएगा। और तीसरा ये कह रहा है कि उस एंटिटी के पास सेलिंग प्राइस फिक्स करने का राइट है, ये जो एंटिटी है ना जिसने इतना सारा टिकट खरीदा है ना, सेलिंग प्राइस उसी ने फिक्स किया है, ठीक है, क्योंकि वो जितने में खरीदा उससे ज्यादा दाम पे बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस वो खुद फिक्स कर रहा है। तो ये तीन राइट है, पहला राइट टू फ्लाई देने का है अधिकार उसके पास, दूसरा इन्वेंट्री लॉस वो खुद सह रहा है और तीसरा सेलिंग प्राइस वो खुद डिसाइड कर रहा है। जिसके पास ये तीन अधिकार है उसमें ये कहा जाएगा, नीचे में एक्सप्लेन उन्होंने ये किया है कि एंटिटी प्रॉमिस टू प्रोवाइड टिकट टू कस्टमर दे रहा है, ठीक है, यानी राइट टू फ्लाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एंटिटी को प्रिंसिपल माना जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल माना जाएगा, एंटिटी को प्रिंसिपल माना जाएगा। और नीचे में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि उस टिकट का कंट्रोल कंट्रोल भी तो एंटिटी के पास ही था जब वो कस्टमर को बेचा, उसके जस्ट पहले कंट्रोल जो है वो इस एंटिटी के पास था, ठीक है, हेंस एंटिटी को एज अ प्रिंसिपल माना जाएगा ना कि एजेंट, और वो जितना पैसा कस्टमर से ले रहा है उतना एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उस टिकट का कंट्रोल भी उसी एंटिटी के पास था जब वो कस्टमर को बेचा, ओके। ऐसा नहीं था इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसे कि कंसाइनमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें कंट्रोल ही नहीं है रिटेलर के पास, वो जब बेच देगा तब वो पैसा देगा इसको कंसाइनर को, ऐसा नहीं था। इस केस में क्या है कि वो खुद खरीद ही ले रहा है पूरा पैसा और जिम्मेदारी खुद ले ले रहा है, अगर उसका लॉस हो जाएगा नहीं बिकेगा तो उसका लॉस हो जाएगा, तो इस केस में वो प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है प्रिंसिपल के जैसे, ना कि वो एजेंट है, ओके। तो इलस्ट्रेशन नंबर 26 भी खत्म हुआ। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 27 जो उसके नीचे है वो आपको बताते हैं। चलिए आपको आगे बताते हैं। जो इलस्ट्रेशन नंबर 27 है इसमें ये कह रहा है कि डी लिमिटेड जो है वो एक कंपनी है और जो अपने कस्टमर को सर्विसेज देता है और वो कस्टमर से काम ले लेता है, काम लेने के बाद यानी वो एडवर्टाइजमेंट का काम लेने के बाद वो काम एफ लिमिटेड से करवा लेता है और करवा करके कस्टमर को दे देता है। डी लिमिटेड इस सब काम के लिए जिम्मेदार खुद है। डी लिमिटेड जो है वो डायरेक्टली कस्टमर से खुद बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है, एडवर्टीजमेंट कस्टमर के नीड के हिसाब से हो रहा है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है। वो प्लेस टू प्लेस जो है ना मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए जो है वो डी लिमिटेड डायरेक्ट करते रहता है कि कैसे करना है एंड किस हिसाब से करना है, वो खुद डायरेक्ट करते रहता है। डी लिमिटेड जो है वो डज नॉट बियर इन्वेंट्री रिस्क बिकॉज देयर इज नो मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड डी लिमिटेड डज नॉट हैव डिस्क्रिएशन इन सेटिंग द प्राइस बिकॉज फीस आर चार्ज बेस्ड ऑन एफ लिमिटेड शेड्यूल्ड रेट, ठीक है, तो डी लिमिटेड जो है वो खुद रेट फिक्स नहीं करता है, ठीक है, और डी लिमिटेड के पास ये कोई डिस्क्रिएशन का मतलब पावर नहीं होता है डी लिमिटेड के पास, ठीक है, कि वो रेट फिक्स करे, क्योंकि रेट जो एफ लिमिटेड से पता चलता है वो बता देता है कस्टमर को। तो डी लिमिटेड यहाँ प्रिंसिपल है या एजेंट है, ये आपको यहाँ पर मतलब ये लोग पूछ रहा है, तो आपको नीचे के एक्सप्लेनेशन में ये कहना है, आपको नीचे के एक्सप्लेनेशन में ये कहना है कि जो डी लिमिटेड जो है वो मतलब सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि डी लिमिटेड ऊपर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने कस्टमर को एडवर्टीजमेंट सर्विस देने का, भले ही जगह जगह जा करके, भले ही जगह जगह जा करके, ठीक है, एफ लिमिटेड काम करता है, मतलब काम करने का काम करता है एफ लिमिटेड, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा डी लिमिटेड लेता है, यानी डी लिमिटेड भी उसको डायरेक्ट करता है कि उसको कैसे काम करना है, कस्टमर से पूछता है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। आगे बोल रहा है कि इवन दो यानी हालांकि डी लिमिटेड कोई इन्वेंट्री रिस्क बियर नहीं करता है, यानी यहाँ पे मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट उसने फिक्स करके नहीं रखा हुआ है, तो वो इन्वेंट्री रिस्क बियर नहीं करता है, ठीक है, फिर भी डी लिमिटेड के पास फिर उसके बाद बोला कि डी लिमिटेड के पास सेलिंग प्राइस फिक्स करने का भी पावर नहीं है, ठीक है, ये दो काम डी लिमिटेड के पास नहीं है, ना इन्वेंट्री रिस्क ना सेलिंग प्राइस फिक्स करने का। लेकिन डी लिमिटेड जब अपने कस्टमर को सर्विस देता है तो उसके जस्ट पहले उस एडवर्टीजमेंट सर्विस का कंट्रोल डी लिमिटेड के पास रहता है। आप ऐसे समझो, जब वो कस्टमर को सर्विस दिया तो वो तो एफ लिमिटेड से करवा लिया और फिर वो कस्टमर को दिया, तो कस्टमर से बात करने का काम एंड कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम डी लिमिटेड का है, एंड वो एफ लिमिटेड से करवा के खुद अपने पास लाता है, उसके बाद कस्टमर को देता है। तो कस्टमर को देने के जस्ट पहले जो कंट्रोल है वो डी लिमिटेड के पास रहता है, इसीलिए डी लिमिटेड जो है वो यहाँ पर प्रिंसिपल है, ना कि वो एक एजेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर में आ जाइए।
28 नंबर में आ जाइए, जो कि आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर में मिलेगा, 28 नंबर इलस्ट्रेशन। इसमें क्या कह रहा है ये एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको हिंदी बताएंगे एंड सोल्यूशन का हिंदी बताएंगे, आप अच्छे से सुनते रहना, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक कस्टमर ने एक टेलीकॉम एंटिटी को बोला कि मुझे न्यू डेटा कनेक्शन लेना है, और वो ले लिया अपने और वो उसने उसे एक्टिवेट करके देने के लिए, लाइक मान के चलो कि वन टाइम पेमेंट के लिए वो उसके घर पे जाकर के, घर पे आकर के वाईफाई, मतलब ऐसे समझ लो ना कि यहाँ पर ये कह रहा है कि कस्टमर जो है, अ कस्टमर बाय अ न्यू डेटा कनेक्शन फ्रॉम टेलीकॉम एंटिटी, ठीक है। टेलीकॉम एंटिटी से वो न्यू डेटा कलेक्शन ले लिया। इट पेज वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन फीस एट अ टाइम ऑफ परचेज ऑफ न्यू कनेक्शन। जब आप मान लो आपने वाईफाई का कनेक्शन लिया, तो आप वाईफाई के कनेक्शन के टाइम में, फॉर एग्जाम्पल मैं एयरटेल का एग्जाम्पल देता हूँ, वो लोग जो है ना वो 6 महीने का रेट लेता है, वो लोग 6 महीने का रेट लेता है आपका, मान के चलो वो लोग 6 महीने का रेट लेता है। सबसे पहली बार जब आप लगाओगे तो रेट लेगा वो लोग 3001 रुपया, ठीक है। अब 3001 रुपया में वो लोग ये कहता है कि भाई आपका जो है ना 500 रुपया पहली बार जब आप लगा रहे हो, तो आपका मॉडेम वगैरह ये सब लगाने का, इंस्टॉलेशन करने का चार्ज है, और नेक्स्ट टाइम से जब आप रिचार्ज करोगे 6 महीने बाद, तो आपको 2500 रुपये का ही रिचार्ज करना पड़ेगा। ऐसा उन लोगों का कहना है। आगे आपको बोल रहा है कि द कस्टमर विल बी चेंज्ड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सर्विसेज ऑफ कनेक्शन ऑन अ मंथली बेसिस, ठीक है। आगे आपको ये कह रहा है कि अ, मतलब आप एक बार वन टाइम पेमेंट कर दिए और फिर आप 6 महीने का सर्विस ले लिया, ठीक है, न्यू कनेक्शन के लिए। लेकिन उसके बाद द कस्टमर विल बी चेंज्ड बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ डेटा सर्विसेज ऑफ द कनेक्शन ऑन मंथली बेसिस। अब कस्टमर का जो डेटा कनेक्शन है, डेटा यूसेज के हिसाब से उसका जो चार्जेस है वो पर मंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आने वाले समय में आर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट, यानी यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि क्या यहाँ जो टेलीकॉम कंपनी दो सर्विसेज दिया, एक सेटअप किया आकर के लगाने का, आके लगा करके गया, इंस्टॉल करके गया, और दूसरा जो वो डेटा दे रहा है सामने वाले को, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है। तो आप बोलोगे नहीं, ये डिफरेंट नहीं है, कस्टमर को डेटा चाहिए था, ना कि आपको ये बोलना है कि नहीं ये डिफरेंट नहीं है, ये सिंगल परफॉर्मेंस है। वो इसलिए क्योंकि कस्टमर को डेटा से मतलब था। अब वो डेटा देने के लिए सामने वाला आके इंस्टॉल करे, कुछ भी करे, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो उसका सेटअप के लिए कस्टमर ने एक बार पैसा भले ही दिया, लेकिन सेटअप से उसको मतलब नहीं था, उसको बस डेटा से मतलब था कि उसको डेटा चाहिए। अब वो डेटा को उस तक पहुंचाने के लिए जो कंपनी है उसको क्या क्या करना पड़ा, इससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है, यहाँ पर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते हो कि मतलब यहाँ पर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये नहीं कह सकते कि दोनों सेपरेट है। दोनों सेपरेट नहीं है, क्योंकि जो एक्टिवेशन का काम है ये तो कंपनी का खुद का काम ही था, वो तो वो करेगा ही। आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब आप जो है ना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के लिए आ जाइए, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के लिए आप आ जाइए भाइयों एवं बहनों, आप नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के लिए आ जाइए, सीधा सीधा आ जाइए आप पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 29 में आ जाइए, पेज नंबर 5.49 में आ जाइए, पेज नंबर 5.49 में आ जाइए, पेज नंबर 5.49, इलस्ट्रेशन नंबर 29, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 29, इलस्ट्रेशन नंबर 29 में यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये लोग कह रहा है, पेज नंबर 5.49, 49 के थोड़ा नीचे आ जाइए। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 29 में ये लोग कह रहा है कि इसके जस्ट पहले जो हम लोग किए हैं वो 28 नंबर इलस्ट्रेशन किए होंगे, ठीक है। उसका इसके साथ जो है ना वो इंडिपेंडेंट है। रुको, 28 नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ पर तो ये वाला 28 तो हम लोग कर लिए, ठीक है, कि ये डिस्टिंक्ट है, कोई बात नहीं है। 29 अभी कर रहे हैं, ठीक है। 29 में ये कह रहा है कि XYZ लिमिटेड इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, XYZ लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया विद अ कस्टमर टू बिल्ड सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। सोफिस्टिकेटेड मशीनरी का मतलब होता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का मशीनरी होता है, जो बहुत एडवांस टाइप का मशीनरी होता है, जो बहुत एडवांस टाइप का मशीनरी होता है। आगे बोल रहे हैं द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द एसेट्स इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, यानी एसेट्स जो वो ट्रांसफर करेगा, मशीन जो वो ट्रांसफर करेगा वो सेटिस्फाइड ओवर टाइम है, ठीक है। द द प्रोमिस्ड कंसिडरेशन इज 2.5 करोड़, यानी वो मशीन बनाने का बात हुआ है 2.5 करोड़ पे, ठीक है। बट अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। अमाउंट जो इसका रिड्यूस होगा, ठीक है, या इंक्रीज होगा, या तो इसका दाम बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है कि टाइमिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ एसेट्स के हिसाब से, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे वो लोग ये कह रहा है, आगे ये लोग ये कह रहा है कि स्पेसिफिकली ईच डे आफ्टर 31 मार्च 2021 दैट द एसेट्स इज इनकम्प्लीट द प्रॉमिस कंसिडरेशन इज रिड्यूस्ड बाय 1 लाख, ठीक है। अगर वो 31 मार्च 2001 से एक दिन भी ज्यादा लेगा, तो हर डेज के लिए, हर डे के लिए उसको 1 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा, और 1 लाख रुपए से उसका कंसिडरेशन रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक दिन पहले कर देता है, ठीक है, अगर वो एक दिन पहले कर देता है, तो हर एक दिन का उसको 1 लाख रुपए ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कह रहा है, ठीक है,
कि इन एडिशन अपॉन कंप्लीशन ऑफ एसेट्स द थर्ड पार्टी विल इंस्पेक्ट द एसेट्स एंड असेस अ रेटिंग बेस्ड ऑन द मतलब देखो इसमें क्या होगा ना कि जब वो काम करके दे देगा ना तो उसके बाद एक थर्ड पार्टी आएगा, उस काम को चेक करेगा और अगर उसको वो काम बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी अच्छा लगा, तो वो इंसेंटिव बोनस उसको 15 लाख का अलग से मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे वो मुझे बताओ। तो मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि 2.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 31 मार्च 2021 के बाद एक दिन भी लेट करने से 1 लाख रुपया से उसका ट्रांजेक्शन प्राइस रिड्यूस कर जाएगा, 2.5 करोड़ से 1 लाख रुपया घट जाएगा और उससे एक एक दिन जितना दिन पहले करेगा तो पर डे का 2.5 लाख मतलब 1 लाख उसको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एंड काम अगर वो अच्छे से करके दिया तो उसको इंसेंटिव बोनस अलग से 15 लाख का मिलेगा। आपको बोला ट्रांजेक्शन प्राइस क्या होगा वो तो मुझे बताओ। ठीक है, तो आप सोल्यूशन में आ जाइए। आपको यहाँ पर ये कहना है, आपको यहाँ पर सोल्यूशन में ये कहना है, ए नंबर पॉइंट में ये लोग ये कह रहा है कि 2 पॉइंट, देखो यहाँ पर ये लोग ये कह रहा है कि यहाँ दो वेरिएबल कंसिडरेशन है। ठीक है, दो वेरिएबल कंसिडरेशन है, या तो दो वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब हुआ, ठीक है, कि दो वेरिएबल कंसिडरेशन यहाँ पर है, एग्जिस्ट करता है। एंड हम आपको बताते हैं ए नंबर में ये लोग ये कह रहा है कि 2.5 करोड़ में या तो एक लाख उसको मिलेगा या तो 1 लाख रुपया घटेगा। इसके लिए एंटिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज करेगा एंड दूसरा 15 लाख बोनस जो है वो भी उसको मिलेगा। तो 2.5 करोड़ में उसको 1 लाख मिलेगा या जाएगा, ठीक है, उसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज करेगा ये लोग। ठीक है, यानी ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करने के लिए वो 1 लाख रुपया उसको मिलेगा पर डे का, या उसका 1 लाख रुपया उस घट जाएगा ट्रांजैक्शन प्राइस, इसके लिए वो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज करेगा। आपको एग्जाम में सिर्फ 1 लाख वाले पोर्शन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड मेंशन करना है एंड जो 15 लाख का उसको बोनस मिलेगा उसके लिए इन लोगों का ये कहना है कि 15 लाख का बोनस या तो मिल भी सकता है या तो नहीं भी मिल सकता है। तो इसका टू आउटकम्स है। टू आउटकम्स का मतलब है इसका दो प्रोबेबिलिटी है, या तो 15 लाख के मिलने का, अगर वो रेटिंग एजेंसी जो है ना ये कह दिया कि बहुत अच्छे से काम हुआ तो 15 लाख से तो मिल जाएगा, या तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो है ना ये लोग मोस्ट लाइकली अमाउंट लेगा, मोस्ट लाइकली अमाउंट लेगा। ये दो वर्ड है जिसके बेसिस पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा इस क्वेश्चन के, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आया रहेगा उसमें से। ठीक है, आपको ये कहना है कि जो 1 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, एंड जो 15 लाख है उसमें मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो मोस्ट लाइकली है ना अमाउंट है ना वो लेना है। ओके, तो यही है इसका आंसर। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आपको 30 नंबर क्वेश्चन में आना है, जो जो आपको उसी पेज में नीचे दिख रहा है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि एएसटी लिमिटेड जो है वो इंटर किया इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू बिल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, द एंटिटी डिटरमाइन दैट द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर ओवर टाइम। ठीक है, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करता है, मतलब बिल्ड करके देगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और ये लोग समय के साथ इसको पूरा करके देगा। कंस्ट्रक्शन इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 36 मंथ, यानी 36 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा एंड प्राइस जो है वो 25 करोड़ है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एंटिटी हैज अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ परफॉर्मेंस बोनस फॉर ईच कंप्लीशन, मतलब एंटिटी को जो है ना वो इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मतलब उसको इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा अगर वो इस काम को 30 महीने में करके दे दिया, जिसके होने का चांस 25% है, तो उसको 15% का बोनस मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 15%। ओके, अगर वो इस काम को 32 मंथ में करके दिया, जिसके होने का चांस 42% है, मतलब 40% है, तो उसको 10% का बोनस मिलेगा। एंड अगर वो इस काम को 34 मंथ में करके दिया, जिसके होने का चांस 15% है, तो उसको 5% का बोनस मिलेगा, जो ट्रांजेक्शन प्राइस है उसमें, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 5%। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एक रेटिंग एजेंसी है जो आकर के ये चेक करेगा, मतलब एक रेटिंग एजेंसी है ठीक है, मतलब समय के पहले अगर वो बना करके दे देता है तो एक रेटिंग एजेंसी आएगा और वो उसको चेक करेगा। ठीक है, अगर उसको उसका वो उसको गोल्ड स्टार देकर के चला गया, मतलब एक होता है रेट देने का एक वो होता है, मतलब मेथड होता है, अगर वो इसको गोल्ड स्टार रेटिंग देकर के चला गया, अगर वो उसको गोल्ड स्टार रेटिंग देकर के चला गया, ठीक है, दे दिया, तो 2 करोड़ का क्वालिटी बोनस भी मिलेगा इसको, 2 करोड़ का क्वालिटी बोनस भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे वो मुझे बताइए। ठीक है, अब आप आ जाइए सोल्यूशन में। देखिए, सोल्यूशन में आपको यही कहना है कि भाई देखो ये वाला जो है ना पार्ट बाय पार्ट हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले वाले पार्ट में उन्होंने बोला कि इन डिटरमाइनिंग द ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर 25 करोड़ का काम करने पर 25 करोड़ मिलना था, फिक्स्ड है, बट वेरिएबल कंसिडरेशन भी दो ठो है। वेरिएबल कंसिडरेशन क्या क्या है, एक है कंप्लीशन बोनस कितने दिन में करके दे देता है, और दूसरा है क्वालिटी बोनस। ठीक है, कि उसका क्वालिटी बोनस क्या है। ठीक है, मतलब अगर वो गोल्ड स्टार रेटिंग दे दिया तो 2 करोड़ अलग से मिलेगा, और ये कंप्लीशन बोनस 15% करके जो दिया हुआ था 36 मंथ से कम करने पर, कम दिन में कर देने पर, वो है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए आगे। नीचे में आपको कह रहा है, आगे नीचे का जो ये पैरा है उसमें ये आपको कह रहा है कि अर्ली कंप्लीशन बोनस को एस्टिमेट करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज होगा अर्ली कंप्लीशन को यूज करने के लिए। देखो अगर वो समय से, देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही बोला था, अगर वो समय से पहले कंप्लीट करके दे देगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज होगा। अगर समय से पहले वो करके दे देता है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज होगा। ओके, अर्ली कंप्लीशन के लिए। ठीक है, और जिसके लिए उन्होंने नेक्स्ट पेज में कैलकुलेशन दिखाया हुआ है कि अगर वो लोग 15% बोनस लेना चाहता है, ठीक है, 15% बोनस लेना चाहता है, तो 25 करोड़ का 15% हो जाएगा 3.75 लैक्स। ठीक है, 2.5 करोड़ का, ठीक है, 2.5 सॉरी 25 करोड़ का जो ये है बोनस है,
25 करोड़ का जो इसका कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है उसका 15% हो जाएगा 3.75 करोड़। फिर ये 25 करोड़ का 10% हो जाएगा 2.5 करोड़। 25% का 5% हो जाएगा 1.25 करोड़। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी है इतना, एंड उसको उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा ये इसका टोटल है। ठीक है, ये आपको ऐसे दिखा देना है कि भाई इतना कैलकुलेट करके आ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड को यूज करके। एंड जो अलग से ये मिलेगा उसको 2 करोड़ का, उसके लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बोला था कि उसमें मोस्ट लाइकली अमाउंट यूज होता है। मोस्ट लाइकली अमाउंट मैंने मेथड जो बताया था कि क्वालिटी टाइप का जो बोनस मिलता है वो मोस्ट लाइकली अमाउंट लिया जाता है, जिसमें ये माना जाता है या तो 2 करोड़ मिलेगा या तो नहीं भी मिलेगा। यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम है, तो मोस्ट लाइकली अमाउंट जो है वो ले लिया जाता है यहाँ पे सोल्यूशन के लिए। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या आंसर है क्या नहीं है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार आगे बढ़ते हैं, आपको हम बताते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है वो बताते हैं। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर जो है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 52 में, यानी अगले पेज में नीचे में मिलेगा आपको, एकदम एकदम नीचे से दिखेगा आपको अगले पेज में। ठीक है, 31 नंबर इलस्ट्रेशन में ये लोग ये कह रहा है कि वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव। वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव का क्या मतलब होता है, चलो हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर एचटी लिमिटेड जो है वो अपने कस्टमर को हम क्वेश्चन का हिंदी बताते चलते हैं आपको। ठीक है, एचटी लिमिटेड अपने कस्टमर को 1,000 रुपया पे सामान बेचती है, बट कोई कस्टमर किसी एक साल के अंदर, ठीक है, अगर 100 यूनिट से ज्यादा लेता है, ठीक है, मोर देन 100 यूनिट्स लेता है, तो एचटी लिमिटेड उसको रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से, यानी अभी तो 1,000 रुपए पे पर पीस बेच रहा है, वो रेट्रोस्पेक्टिव मेथड यूज करके वो 900 रुपीज पर पीस कर देगा। रेट्रोस्पेक्टिव मेथड यानी बैक जा करके उसको वो ठीक करेगा। ठीक है, और एडजस्ट करेगा, जितना ज्यादा पैसा ले लिया रहेगा उसका फर्दर परचेज पर वो एडजस्ट कर देगा, दाम कम कर देगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन का अगला लाइन है उसमें ये लोग ये कह रहा है, आगे का आगे का जो लाइन है उसमें ये लोग ये कह रहा है, ये वाला जो पैरा है इसका ये मतलब है कि क्वार्टर वन के एंड में जो 30 जून को एंड किया है, क्योंकि स्टार्टिंग जो डेट है इसका वो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को उसने सामान पहली बार बेचा था तो जब अभी तो एक साल के अंदर वो अगर 100 यूनिट से ज्यादा लेगा तब उसका दाम रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस होगा। ठीक है, तो अभी तो एक साल हुआ नहीं, अभी तो एक ही क्वार्टर एंड किया है, जो क्वार्टर एंड अप्रैल 1 से लेकर 30 जून तक है। तो 30 जून को जब पहला क्वार्टर एंड किया है तो वो 10 यूनिट सेल हुआ है। ठीक है, तो इन लोगों को लग नहीं रहा है कि वो कस्टमर एक साल में 100 यूनिट्स लेगा, 10 यूनिट्स ही सेल हुआ है। ठीक है, इन लोगों को लग नहीं रहा है कि 100 यूनिट्स रीच कर जाएगा। ठीक है, क्वार्टर वन। उसके बाद क्वार्टर टू, ये नीचे का पैरा जो है ना ये क्वार्टर टू का है। क्वार्टर टू में इन लोगों को ये लग रहा है, क्वार्टर टू में कि क्वार्टर टू में इन लोगों को ये लग रहा है कि 30 सितंबर को जो क्वार्टर एंड कर रहा है इसमें ये लग रहा है इन लोगों को कि एडिशनल 50 यूनिट वो और आकर के ले लिया। ठीक है, तो भाई साहब अब इन लोगों को लग रहा है कि 100 यूनिट रीच कर जाएगा, और इन लोगों को लग रहा है कि नहीं अब प्राइस रेट्रोस्पेक्टिवली 900 कर देना चाहिए, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बोला डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एच लिमिटेड। अब एच लिमिटेड इस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा ये तुम डिटरमाइन करके बताओ। ठीक है, 30 जून को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, 30 जून को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, और 30 सितंबर को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, ये आपको पूछ रहा है यहाँ पर ये लोग। ठीक है, अब सोल्यूशन में आते हैं जहाँ पे हम आपको बताते हैं। आप बोलोगे ना कि जब क्वार्टर 30 जून वाला चल रहा था ना तब तो वो रेट 100 रुपया करके ही लेगा भाई। ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि आगे जाकर के ज्यादा बिक जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर में तो वो 1,000 रुपया करके ही रेट लेगा 10 यूनिट पर। ठीक है, लेकिन जब सेकंड क्वार्टर में आएगा तो वो पिछला क्वार्टर में जो 100 रुपया ज्यादा ले लिया है ना उसको भी एडजस्ट करेगा, एंड सेकंड क्वार्टर में वो क्या करेगा कि वो जो 10 यूनिट पिछले क्वार्टर में बेचा था जिसपे वो 1,000 करके रेट ले लिया था लेकिन उसको 900 करके ही लेना चाहिए था, उसका 100 रुपये जो वो ज्यादा लिया था ना उसको वो यहाँ पर क्या करेगा कि वो कम कर देगा, उतना से रेवेन्यू को ये रिड्यूस कर देगा। वो सेकंड क्वार्टर में क्या करेगा, पहले 50 यूनिट को 900 पे रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि 50 यूनिट का 900 पे रिकॉग्नाइज करना है, एंड जो 10 यूनिट पिछले क्वार्टर का है उसका 10 रुपए के हिसाब से वो रेवेन्यू को रिड्यूस कर देगा, समझ में आ गया? मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे। ओके, तो क्या होगा ना कि यहाँ पर इसका जो प्राइस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आप जो प्राइस निकल, एक सेकंड रुको। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये बोलना है कि भाई देखो सामने वाले से वो 50 यूनिट का 900 करके 45,000 वो दाम बताएगा, लेकिन वो 1,000 रुपया जो पिछले पिछले वाले सेल में ज्यादा ले लिया था वो एडजस्ट करके 45,000 मतलब 44,000 ही सामने वाले से पैसा लेगा, यानी वो रेट्रोस्पेक्टिवली 100 रुपीज पिछले 10 यूनिट पर कम कर दिया। ठीक है, यही है इसका ये मतलब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सोल्यूशन समझ गए होंगे। अब जो 32 नंबर सोल्यूशन है ये हम आपको बताते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए आपको 32 नंबर इलस्ट्रेशन बताते हैं। 32 नंबर में ये कह रहा है कि एक एंटिटी है जिसने एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस कॉन्ट्रैक्ट का दाम जो है वो आपका 1 मिलियन है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख है। ठीक है, अब उसके बाद वो बोला कि उसमें अगर वो काम समय से करके देगा, ठीक है, या वो एज पर रिक्वायरमेंट करके देगा तो उसमें इंसेंटिव है कुछ, ठीक है, एंड अवार्ड भी है। ठीक है, तो इसका ये कहना है कि वो वाला जो प्रोडक्ट है अगर वो प्रोडक्ट 951 kg या उससे ज्यादा केजी का रहा, ठीक है, बना करके दिया, तो उसको अवार्ड जो है वो कुछ नहीं मिलेगा, 0% मिलेगा, और इंसेंटिव का फीस भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद अगर वो जो ये है प्रोडक्ट है वो 950
से कम, यानी 701 केजी से लेकर के 950 केजी के बीच में वो वाले प्रोडक्ट को इतना मतलब किलोग्राम का वो वाला सामान बना करके दे दिया, यानी जितना हल्का करने का कोशिश करेगा वेट को, वो उसको उतना ज्यादा जो है ना वो अवार्ड मिलेगा। तो 10% उसको अवार्ड मिलेगा, और मतलब 10 करोड़ का, सॉरी 10 लाख का 10% 1 लाख उसको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है नीचे में कि अगर उसका वेट जो है वो 700 या उससे भी कम निकल गया तो 25% का इंसेंटिव मिलेगा, एंड 10 लाख का 25% 2.5 लाख रुपया है। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन को हम इन शॉर्ट में समझाने का कोशिश करते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद आप जब थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे में ये कह रहा है, जो ये वाला पैरा है ना, इस पैरा का मतलब इन्होंने ये कहा है कि एंटिटी को उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये लग रहा है कि जो इंसेंटिव है ना वो एंटिटी को 10% का देना पड़ सकता है, ठीक है। 10% का इंसेंटिव देना पड़ सकता है, और 10% के इंसेंटिव के लिए जो ये है एंटिटी का एक्सपीरियंस है वो 95% का है, ठीक है। इसको लग रहा है कि 95% चांस है कि 10% लोग जो है ना, मतलब 10% इंसेंटिव देना पड़ सकता है, और 20% इंसेंटिव देना पड़ सकता है, इसका चांस 25% इनको लग रहा है। ओके, ये उसके बाद के पैरा का हिंदी है। एंड उसके बाद वाले पैरा का जो मीनिंग है वो ये है कि स्टार्टिंग में एंटिटी को ये लग रहा था कि 10% एंटिटी, मतलब 10% जो इंसेंटिव है, ये मतलब ही सामने वाला मतलब ये ही सिर्फ ये उठा सकता है, यानी अवेल कर सकता है, 10% इंसेंटिव ही अवेल कर सकता है, क्योंकि ये जो है ना, इसको ये लग रहा था कि इतने वेट का, मतलब इतने से इतने वेट के अंदर ही ये बना पाएगा, यानी 701 केजी से लेकर के 950 केजी के बीच में ही ये सामान को बना करके दे पाएगा। मतलब स्टार्टिंग में इसको 10% ही इंसेंटिव का परसेंटेज लग रहा था, और 95% इसका चांस इसको लग रहा था, ठीक है। जो ऊपर में बोला ना उसी को नीचे में एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जो उसके बाद वाला एंटिटी है, उसके बाद वाला जो पैरा है ना, उसमें ये कहा है कि 4th ईयर के एंड में एंटिटी को ये लगने लगा कि नहीं नहीं 25% इंसेंटिव एंटिटी उठा लेगा, ठीक है। इसको ये लगा, ठीक है। आपको यहाँ पर नीचे में बोल रहा है कि भाई देखो, यहाँ पर आपको नीचे में बोल रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन वेरिएबल कंसिडरेशन यहाँ पर बताया हुआ, और हर साल का कॉस्ट गिवन है, ठीक है। हर साल का कॉस्ट गिवन है, हर साल का कॉस्ट गिवन है, और इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन वेरिएबल कंसिडरेशन बताया हुआ। तो जब आप सोल्यूशन में आओगे तो सोल्यूशन में ये नोट को छोड़ो, आप जब सोल्यूशन में आओगे ना तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो फिक्स कंसिडरेशन है वो 10 लाख का है, ठीक है। और एंटिटी का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना, जो आपका कॉस्ट का टोटल आया पिछले पेज में, जब आप इसका टोटल करोगे मेरे भाइयों बहनों, जब आप इसका टोटल करोगे ना तो ये आपका टोटल में आ जाएगा 9,50,000 का, 9,50,000 इसका टोटल आ जाएगा। ओके, आपका ये टोटल कॉस्ट है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि देखो भैया फिक्स कंसिडरेशन इतना है और कॉस्ट मेरा 9,50,000 का था। तो जो मेरा जो जो इनको स्टार्टिंग में लग रहा था, कि इनको स्टार्टिंग में लग रहा था कि इनको मिलेगा आपका 10% का इंसेंटिव ईयर 1 2 3 4 में, ये लगा, ठीक है। ईयर 1 2 3 4 में इनको लगा कि इंसेंटिव का जो अमाउंट है वो 10%, यानी 1 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। लेकिन ईयर 4 में इनको पता चल गया कि 25% इंसेंटिव इनको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये 25% यानी 10 लाख का 25% 2,50,000, 2,50,000 ये लोग लिखेंगे। ओके, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनका ये कहना है कि जो जो इनका फिक्स्ड रेवेन्यू वाला रो है, इसका कंपैरिजन ये करेंगे ऊपर वाले के साथ कि 50,000, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि मतलब इनका ये कहना है कि 50,000 अगर 9,50,000 में से लग रहा है तो 10 लाख के लिए वो कितना लगेगा, ये फिक्स्ड फी, यानी फिक्स्ड फी का उन्होंने फिक्स्ड फी के साथ उन्होंने कंपेयर किया। ऐसे देखो, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो इन्होंने फिक्स रेवेन्यू को मतलब मानने का कोशिश किया, और उसके लिए इन्होंने बोला कि जो 10 लाख है, मतलब यहाँ पर उन्होंने एच को ऊपर में रखा हुआ, यहाँ पर देखो कॉस्ट, इसको इंस्टीट्यूट को थोड़ा ऊपर में रखना चाहिए था, इंस्टीट्यूट ने नीचे दिया, क्या करें, इंस्टीट्यूट समझता नहीं है, इसको थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था, ये वाला जो कॉस्ट वाला कॉलम है, इसमें इन्होंने क्वेश्चन से देख करके कॉस्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि जो 50,000 कॉस्ट है, ठीक है, 50,000 जो कॉस्ट है, ये आपका 10 लाख के पीछे लग रहा है। तो 9,50,000 के पीछे कितना लगता, यानी जो यहाँ पर इनका मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक बार और ये करते हैं, मॉडिफाई करके आपको बताते हैं। 50,000 जो इनका कॉस्ट लग गया है वो टोटल 9,50,000 के लिए लगा है, तो 50,000 डिवाइड बाय 9,50,000, तो 10 लाख के लिए फिक्स कंसिडरेशन के लिए इनका कितना कॉस्ट होना चाहिए था, उतना रेवेन्यू ये आज की डेट में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, यानी फिक्स्ड रेवेन्यू ये आज की डेट में इतना बोल देंगे। कहने का मतलब है कि 50,000 डिवाइड बाय 9,50,000 करेंगे, यानी कि 9,50,000 में इनका 50,000 खर्चा हो चुका है, तो इनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन यानी डिग्री ऑफ कॉस्ट इनकर्ड निकल जाएगा, उसको ये मल्टीप्लाई कर देंगे फिक्स्ड कंसिडरेशन के साथ, तो इनको पता चल जाएगा कि फिक्स्ड रेवेन्यू कितना आएगा। ये आप ऑलरेडी सीए इंटरमीडिएट में कॉन्ट्रैक्ट वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालोगे कि इन्होंने कंप्लीट कितना कर दिया। 9,50,000 टोटल कॉस्ट है, जिसमें से इनका जो खर्चा लग चुका है, वो है 50,000 खर्चा लग चुका है। तो इनका जो है ना वो 9,50,000 का 50,000 कितना परसेंट है वो अप्लाई कर दोगे 10 लाख पे, ठीक है। और ऐसे करके आप सभी पे कर दोगे। उसके बाद इनका वेरिएबल कंसिडरेशन है, वेरिएबल कंसिडरेशन में इनका ये कहना है कि देखो इसमें वेरिएबल रेवेन्यू से कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। ये आपका वेरिएबल रेवेन्यू से कंपेयर किया हुआ है। तो इनका ये कहना है कि
जो जो इनका 1 लाख रुपए इन्होंने कमाया, ठीक है, इसको इन्होंने ऊपर में रखा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया है एच के साथ, यानी ये और इसको डिवाइड किया बी के साथ, यानी ऐसे समझ लो कि ये जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपने निकाला ना, आप एक बार डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल ही लेना, ठीक है, वो इसलिए निकाल लेना ताकि आपको ये जानना है कि भाई 50,000 खर्चा हो गया है आउट ऑफ 9,50,000, तो 1 लाख पे उसको अप्लाई करके जो आएगा ना वो यहाँ पे रख देना, समझ गए, 1 लाख पे जो अप्लाई करके आएगा वो यहाँ पे रख देना। तो ये सिमिलरली आपको ये वाला कॉलम भी निकाल लेना है, यानी जो आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालोगे वो आप ये कॉस्ट इनकर्ड को ऊपर में रखोगे एंड टोटल कॉस्ट 9,50,000 को नीचे रखोगे, इंटू 100 करोगे तो आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन या डिग्री ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आ जाएगा। उसी को आप अप्लाई कर दोगे एक बार 10 लाख पर तो आपका ये फिक्स्ड रेवेन्यू वाला कॉलम आ जाएगा, एक बार अप्लाई कर दोगे 1 लाख पर इंसेंटिव पर तो आपका ये वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको नीचे आना है। अब आपको जो नीचे में उन्होंने मेंशन किया है ना कि 9 लाख, जो देखो अब उसके बाद उन्होंने क्यूमुलेटिव रेवेन्यू एडजस्टमेंट बोला है। क्यूमुलेटिव मतलब रेवेन्यू एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि इन्होंने नीचे कैलकुलेट करके बताया हुआ है। एक बार हम नीचे आपको लेके चलते हैं, इनको क्या लग रहा था वो मुझे बताओ। इनका जो अपडेटेड कंसिडरेशन है फोर्थ ईयर में है वो है 2,50,000, ठीक है, और 2,50,000 का होने का जो चांस है वो 95% है, ठीक है। अब इनका जो फोर्थ ईयर तक का जो कॉस्ट लग गया है वो 9,50,000 है, एंड टोटल कॉस्ट जो इनका लगेगा मतलब फोर्थ ईयर तक जो इनका कॉस्ट लग गया है वो 9 लाख है, एंड टोटल कंसिडरेशन जो मतलब टोटल कॉस्ट जो इनका लगेगा वो है 9,50,000, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो लगेगा 9,50,000 है, ओके। तो आप ये देखो कि ये रेवेन्यू जो है आज के डेट तक रिकॉग्नाइज कितना कर चुके हैं फोर्थ ईयर तक, ठीक है, फोर्थ ईयर तक ये कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किए। तो सबसे पहला ईयर का जो रेवेन्यू है देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और आपको बोलना है कि ये इन्होंने फर्स्ट वाला रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया 5263 को, प्लस कर लो कैलकुलेटर में 18,421 को, फिर प्लस कर लो 42,105 को, और फिर प्लस कर लो फोर्थ ईयर के 72,368 को। क्योंकि इन्होंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 10% के हिसाब से किया है, लेकिन फोर्थ ईयर में इनको पता चल गया कि 25% के हिसाब से होगा, तो इनको रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करना पड़ेगा। और रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करने के लिए ये बोलेंगे कि भाई साहब हम रेवेन्यू फोर्थ ईयर तक का टोटल इतना रिकॉग्नाइज किए हैं, ठीक है, लेकिन इनको एक्चुअली में कितना करना चाहिए था, उसके लिए आप ये बोलोगे कि ये जो इनका 2,50,000 है ना, 2,50,000 है, ठीक है, इसका 95% इनको जो इसका मतलब 95% आएगा वो इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, ठीक है। 2,50,000 का जो 95% आएगा वो इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, और 2,50,000 का 95% में से ये माइनस कर लेंगे जितना ये फोर्थ ईयर तक ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो जो बच जाएगा ना इतना रेट्रोस्पेक्टिवली उनको फिर से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इसीलिए सोल्यूशन में सिर्फ फोर्थ ईयर में इतना फिर से रिकॉग्नाइज करके उसको ठीक किया कि ये मान के चलो कि पहले से ही 25% हो रहा है, तो पहले से तो 1 लाख ही हो रहा था रेवेन्यू, ये माना जा रहा था कि 10% ही होगा, ठीक है, यानी उसी के बेसिस पर जो है वेरिएबल कंसिडरेशन निकाल लिया गया था। लेकिन यहाँ पर तो आपका 2,50,000 पता चल गया फोर्थ ईयर में, तो एक्स्ट्रा आपको इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब आप टोटल रेवेन्यू निकाल लो, टोटल रेवेन्यू में आप बोलोगे कि जितना फिक्स्ड रेवेन्यू था, ठीक है, जो 10 लाख रुपया पर मिलेगा वो ये वाला कॉलम हो गया, और उसके बाद जो उनको इंसेंटिव मिलेगा, यानी ऐसे देखो ना कि जो उनको फिक्स्ड रेवेन्यू मिलेगा, जो जो उनको 10 लाख रुपया के बेसिस पर नहीं मिलेगा, तो उनका काम करने की वजह से वो उनका ये है, वेरिएबल कंसिडरेशन उनका ये है, और जो एफ वाला कॉलम है जो सिर्फ फोर्थ फोर्थ ईयर में रिकॉग्नाइज होगा वो ये है। तीनों को जोड़ करके उनका टोटल रेवेन्यू का कॉलम आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू यहाँ पर लिख दिया। अब वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उनका ये कहना है कि भैया जो मेरा टोटल रेवेन्यू है, जो हम इतना कमाए हैं और जो हम इतना आज के डेट तक खर्चा कर दिए, उसको माइनस करके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कंपैरिजन जो है ये, यानी जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है ये कितना परसेंट है, इसका कंपैरिजन ये जी के साथ कर लेंगे, यानी यानी इनका प्रॉफिट जो है वो उनके रेवेन्यू का कितना परसेंट है। तो फर्स्ट ईयर में जो है ना इनका, फर्स्ट ईयर में जो इनका रेवेन्यू है वो है आपका 57,850, तो 7,895 57,850 का कितना परसेंट है यही उनको निकालना था, ओके। तो ये 14% है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इन्होंने कैसे निकाला, ओके। रुको अब उसके बाद आपको बताते हैं आगे। देखो अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको आना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको सीधा चले आना है पेज नंबर 1 सेकंड रुको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है, 33 नंबर पेज में आ जाना है, जहां पर आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। रुको बताते हैं। देखो यहाँ पर जो 33 नंबर पेज है, ठीक है, 33 नंबर पेज है, इसमें जो इलस्ट्रेशन नंबर 33 है वो बताते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट फीस सब्जेक्ट टू कांस्टेंट वाला ये क्वेश्चन है, इसका हिंदी हम आपको ये बताते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में ये कह रहा है कि एंटिटी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें वो अपने क्लाइंट को एसेट्स मैनेजमेंट का सर्विस देगा, ठीक है, एंड बदले में 2% का फीस लेगा। जितना एसेट्स का मैनेजमेंट वो कर रहा है, ठीक है, उसका 2% वो लेगा, ठीक है, ये इनका कहना है। एंड फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जो 20% का इंसेंटिव है वो भी इसको मिलेगा, वो परफॉर्मेंस के बेस पर मिलेगा, ओवर टाइम ऑफ द ईयर मिलेगा, मतलब ओवर 5 ईयर्स मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से। एंड जो फंड रिटर्न इन एक्सेस ऑफ ऑब्जर्वेबल मार्केट इंडेक्स भी इन्होंने दे करके रखा है। ये है क्वेश्चन का हिंदी। जब आप इसको आप पढ़ोगे तो जो मैंने आपको हिंदी बताया वही है, ठीक है।
अब इसका सोल्यूशन में आते हैं और इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, इन्होंने बोला कि एनालाइज रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू जो है वो 31 मार्च 2002 को कितना रिकॉग्नाइज करेंगे ये बताइए। तो इसके लिए आप आ जाइए सोल्यूशन में, सोल्यूशन में हम आपको समझाते हैं, सोल्यूशन में आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर इनका ये कहना है कि एंटिटी, देखो यहाँ पर सबसे पहले पैरा में इन्होंने बोला कि एंटिटी का यह एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने ये बोला, दूसरे पैराग्राफ जो है वो उसमें इन्होंने ये बोला कि एंटिटी का परफॉर्मेंस जो है, एंटिटी मतलब ऐसे देखो, एंटिटी का ये प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन है कि वो मार्केट पर, मतलब ऐसे समझ लो ना कि वो मार्केट जो है पर डिपेंड करता है एंड आउटसाइड इन्फ्लुएंस पर, ठीक है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस पर वो डिपेंड करता है, क्योंकि एसेट्स का वैल्यूएशन जो है वो मार्केट के बेसिस पर, मार्केट में क्या चल रहा है उससे कंपेयर करके ये उसका वैल्यूएशन कर पाएंगे। तो एंटिटी को मार्केट के सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा एक्सपीरियंस है और एंटिटी को ऐसा लगता है कि उसके मतलब ऐसे मान के चलो ना कि उसने अगर एक बार रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया तो फ्यूचर में उसको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है रेवेन्यू मतलब क्या बोलते हैं मार्केट का, ठीक है, ये इनका ये कहना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पैरा है उसका ये कहना है, नेक्स्ट वाले पैरा का मतलब ये है कि इनको ये लग रहा है कि ईच क्वार्टर एंड को एंटिटी खुद एस्टिमेट करता है एंड जो ट्रांजेक्शन प्राइस है, ठीक है, ट्रांजेक्शन प्राइस को वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट फीस को ही रेवेन्यू मानता है, ठीक है, ये खुद ही एनालाइज करता है और एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट फीस को ही ये रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, ओके। उसके बाद वाला जो पैरा है, मतलब उसके बाद जो उन्होंने ये नीचे से बोला है कि द एंटिटी से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर के उन्होंने जो नीचे बोला हुआ है ये मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि जबकि इंसेंटिव फीस को भी क्वार्टरली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि एंटिटी जो है, क्योंकि एंटिटी एक बार रिकॉग्नाइज करने के बाद रिवर्सल ऑफ इनकम नहीं चाहती है, इसीलिए, ओके। ये इनका ये वाला मतलब जो पैरा है इसका ये मतलब है। उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसका क्या मतलब है। इसमें इन्होंने ये बोला कि 31 मार्च 2002 को उस क्वार्टर एंड का जो मैनेजमेंट फीस है वो 2 करोड़ होना चाहिए। यानी 2 करोड़ कैसे निकाला इन्होंने, इन्होंने निकाला कि जो 100 है उसका 2% निकालेंगे तो 2 करोड़ आ जाएगा, यानी 100 का 2%, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंटिटी एलोकेट करता है, यानी सबसे नीचे वाला पैरा का मतलब इन्होंने ये बोला कि एवरी क्वार्टर के एंड में एंटिटी को मैनेजमेंट, मतलब एवरी क्वार्टर के एंड में, मतलब एवरी क्वार्टर के एंड में एंटिटी को जो है वो मतलब मैनेजमेंट फीस को रिकॉग्नाइज एज अ रेवेन्यू करेगा, क्योंकि मतलब एवरी क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो अलग अलग रिकॉर्ड होगा, इसीलिए एंटिटी जो है वो एवरी क्वार्टर का रेवेन्यू अलग अलग रिकॉग्नाइज करेगा। और सबसे लास्ट में इन्होंने बोला कि हेंस एवरी क्वार्टर का 2 करोड़ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, ये इन्होंने सबसे लास्ट में बोला कि एवरी क्वार्टर का 2 करोड़ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बताते हैं और उसके लिए आपको आना है नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट पेज में, यानी 59 नंबर पेज में आपको सीधा आ जाना है, ठीक है। चलिए 59 नंबर पेज में इन्होंने क्या बोला, इनका ये कहना है 59 नंबर पेज में 34 नंबर इलस्ट्रेशन आपको दिखेगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने यही बोला कि एंटिटी ने 1000 कस्टमर को एक एक प्रोडक्ट 50 रुपए पर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया एंड वो रिटर्न जो है वो 30 दिन के अंदर भी सामान को कर सकता है। ये इनका पहले पैरा का मतलब है, ठीक है। हम आपको कम से कम टाइम में बताने के लिए हम ईच एंड एवरी लाइन का हिंदी ही सीधा बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। कॉस्ट जो है उसके पीछे इनका 30 रुपीज का है एंड वो बेच रहे हैं 50 रुपया पर, ठीक है। उसके बाद का जो पैरा है क्वेश्चन का, इसमें इन्होंने ये कहा कि देखो एंटिटी को ये लग रहा है कि 970 जो है ना वो प्रोडक्ट इनका रिटर्न नहीं होगा एज पर पास्ट एक्सपीरियंस। 1000 प्रोडक्ट में, 1000 सामान में 970 पीस इनका रिटर्न नहीं होगा, इसके एक्सपीरियंस के हिसाब से लग रहा है। तो रिटर्न वाला जो 30 प्रोडक्ट है ना मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ठीक है, इसको ये मार्केट में किसी को भी बेच सकते हैं सेम प्राइस पर, इनका कुछ लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट भी कुछ लॉस नहीं होगा, ये सेम प्राइस पर मार्केट में बेच सकते हैं, इनका ये क्या है। आपको बोल रहे हैं कि मेरे को बताओ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कितना होगा, रिफंड लायबिलिटी कितना होगा और एसेट्स कितना रिकॉग्नाइज्ड होगा, ठीक है, फॉर द सेट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो आप आ जाइए, आप नीचे में चले आइए, आप बोलोगे ना, नीचे में उन्होंने ये बोला कि देखो भाई वेरिएबल कंसिडरेशन जो है हमारा, वेरिएबल कंसिडरेशन जो है वो 970 प्रोडक्ट मेरा 50 रुपए करके बिक जाएगा, हम वेरिएबल कंसिडरेशन इतना मान लेंगे, ठीक है, इतना हम मान लेंगे। उसके बाद का पैरा का उन्होंने क्या मतलब बोला ये मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद वाले पैरा का मतलब। फिर आप आ जाइए एक बार नेक्स्ट पेज में आ जाइए, नेक्स्ट पेज में आ जाइए, जहां पर इन्होंने ये बोला कि 30 यूनिट को हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे को लग रहा है वो रिटर्न हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये तीन, मतलब ये तीनों जो है वो करना होगा एक एंटिटी को, मतलब ओनली कॉस्ट पोर्शन को एसेट्स मानेंगे। देखो यहाँ पर देखो, उन्होंने बोला कि रेवेन्यू हम 48,500 मानेंगे 970 प्रोडक्ट बिक जाने का, 50 यूनिट जो नहीं बिका ना वो मेरा रिफंड लायबिलिटी है, क्योंकि अगर हम अभी 1000 रुपया 1000 प्रोडक्ट पे 50 रुपए करके पैसा ले लिए हैं तो मेरे को फ्यूचर में जो है ना वो 30 प्रोडक्ट का पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए हम रिफंड लायबिलिटी मानेंगे 50 मतलब 30 यूनिट का जो दाम है ना 50 रुपए करके 1500 रुपए रिफंड लायबिलिटी मानेंगे। एंड जो 30 यूनिट मेरे पास रिटर्न आ ही जाएगा फ्यूचर में, उस 30 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 30-30 रुपए करके पर यूनिट का कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम एसेट सिर्फ 900 का ही मानेंगे इन्वेंट्री के तौर पे, हम एसेट सिर्फ कॉस्ट पोर्शन को मानेंगे, ठीक है। ये इन्होंने लास्ट में कंक्लूड किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन समझ गए। फिर जो अगला पेज है उसमें आप आ जाइए, 61 नंबर पेज में आपको नीचे दिखेगा 35 नंबर इलस्ट्रेशन, वो हम आपको करवाते हैं।
35 नंबर इलस्ट्रेशन में इन्होंने क्या कहा, इनका ये कहना है कि एंटिटी जो है वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करके बेचने का काम करती है, ठीक है, ये इनका कहना है। 35 नंबर इलस्ट्रेशन में हम आपको सीधा हिंदी बताते हैं। एंटिटी जो है वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करके बेचने का काम करती है एंड बिकने के बाद 90 डेज का वारंटी देती है एंड उसके बाद किसी भी, देखो उसके बाद अगर उसके बाद भी किसी को ये चाहिए वारंटी चाहिए तो वो 3 ईयर का एक्स्ट्रा वारंटी भी ले सकता है। तो कंप्यूटर प्लस 3 ईयर का वारंटी लेने का जो है ना प्राइस 36,000 है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर का प्राइस सिर्फ 32,000 है और एक्सटेंडेड वारंटी अगर वो लेगा 3 साल और तो इसका प्राइस जो है वो 4,000 अलग से लगेगा, यानी टोटल 36,000 लगेगा। ये मैंने क्वेश्चन का हिंदी आपको 2-3 लाइन 4 लाइन में बता दिया, यही है इनका क्वेश्चन का हिंदी, ठीक है। तो एक बार अगले पेज में चलिए, मैं आपको आगे क्वेश्चन एंड आंसर इसका बताता हूँ, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट पेज में आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि भाई इनको ये लोग क्या कह रहा हो, अगला पेज में इनका ये कहना है कि जबकि उस कंप्यूटर का कॉस्ट कॉस्ट जो है कॉस्ट जिसका 32,000 वो ले रहे हैं उसका कॉस्ट सिर्फ 14,400 है, 14,400 ही है, और 90 डेज के अंदर वारंटी वाले सामान का रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो 2,000 लगेगा, ऐसा एंटिटी को उसके पास्ट एक्सपीरियंस से लग रहा है। अगर वो जो वारंटी देगा ना 90 डेज के लिए, कि 90 डेज कोई भी ले सकता है, एक्स्ट्रा 3 ईयर लेने का 4,000 अलग से लेगा, तो 90 डेज जो फ्री में दे रहा है वारंटी, उसमें जो सामान रिटर्न आ जाएगा उसके पीछे कॉस्ट इसका 2,000 लग सकता है और कंप्यूटर का कॉस्ट 14,400 है। आपको क्या बोल रहा है करने, आपको बोल रहा है भाई तुम भाई जर्नल एंट्री पास करो, बहुत ही सिंपल है। इनको 36,000 मिलेगा उस कंप्यूटर के बिकने पर, जिस कंप्यूटर में 32,000 जो है वो कंप्यूटर का दाम है जिसको ये रेवेन्यू मान लेंगे, और 4,000 जो है ना 4,000 ये इनका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इनको 3 साल वो सर्विस देना पड़ेगा और सर्विस देने के पीछे इनका कॉस्ट ही 4,000 का लग जाएगा। तो जिसका पैसा ये आज के डेट में ले रहे हैं 36,000 में इंक्लूडेड है वो 4,000, तो ये तो फ्यूचर में इनको वो सर्विस देना पड़ जाएगा। तो जिसका पैसा आज ही ले लिया लेकिन सर्विस फ्यूचर में देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हो जाएगा। एंड रेवेन्यू जो है यहाँ पर 32,000 का है, ठीक है। और 2,000 रुपीज आपको और रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि जो इन्होंने बेचा है ना, और 90 डेज के अंदर जो इनका फ्री वारंटी वाला पोर्सन है, ठीक है, उसमें इनका उसमें इनका 2,000 रुपए का कॉस्ट लग जाएगा, वारंटी अगर कोई अवेल कर लिया 90 डेज के अंदर तो जो 2,000 रुपए का कॉस्ट लग जाएगा वो वारंटी एक्सपेंस है, ठीक है, और वो अभी अक्रूड है वारंटी एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि वो 90 डेज बीता नहीं है, 90 डेज के अंदर कोई यूज कर ही लेगा। तो ये हुआ। एंड आप जो है ना यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि अगर वो कंप्यूटर बिक गया तो कितना इन्वेंट्री चला गया। एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, तो एसेट्स को अगर क्रेडिट कर देते हो, यानी इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देते हो, तो कॉस्ट पे क्रेडिट करो एंड कितने कॉस्ट वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अराइज हुआ, तो 14,400 का सामान इन्वेंट्री के तौर पे बिक गया कि इन्वेंट्री को क्रेडिट किए एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हुआ 14,400 से, यानी कॉस्ट के पोर्शन से। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। एंड जो ये नीचे का इतना बड़ा ये पोर्शन है ना, इसको आपको समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ जर्नल एंट्री ही आपको पूछा था और आपको सिर्फ वही बताना था। अब आप आ जाइए अगले पेज में जहां पर आपको दिखेगा 36 नंबर इलस्ट्रेशन। 36 नंबर इलस्ट्रेशन को जो है ना हम थोड़ा सा इसको भी इन शॉर्ट में बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 36 नंबर इलस्ट्रेशन देखो, इसमें ये कह रहा है, ये 35 नंबर इलस्ट्रेशन के जैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि एंटिटी जो है वो 100 अल्ट्रा लाइफ बैटरी बेचता है, मतलब ऐसे समझ लो ना, अल्ट्रा लाइफ का मतलब होता है जो लाइफ को बचाता है, यानी मतलब बिना नुकसान का वो बैटरी है, ठीक है, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। अल्ट्रा लाइफ बैटरी जो है वो 100 बेचेगा 5 ईयर के लिए, वारंटी उसका 1 साल का है, लेकिन 4 साल का वारंटी जो है अगर कोई एक्स्ट्रा और लेना चाहता है तो उसको उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा। एंड जो है ना, अब जो ये है ना, मतलब 2,000 रुपया हर एक का दाम है, मतलब बैटरी का, 100 अल्ट्रा लैब बैटरी ये बेच रहा है, जिस 100 अल्ट्रा लैब बैटरी में जो है ना 100 अल्ट्रा लैब मतलब बैटरी को इन्होंने सेग्रीगेट करके दिखाया हुआ है कि एंटिटी जो है वो, चलो मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ। ये 100 अल्ट्रा लैब बैटरी है, 2,000 रुपये हर एक का दाम है, 5 साल के लिए है, और उसके बाद 1 साल का वारंटी यहाँ पर फ्री है, और कोई चाहे तो सेकेंड ईयर से 5th ईयर का वारंटी भी ले सकता है। एंटिटी डिटरमाइन किया कि 1,70,000 जो है, यानी आउट ऑफ टोटल 2 लाख रुपीज में 1,70,000 जो है वो प्राइस एलोकेटेड टू द बैटरी है, एंड 30,000 जो है वो उसका वारंटी है, जो एक्स्ट्रा 4 साल दे रहा है ना, उसका 30,000 रुपया ये ले रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद एंटिटी का नॉर्मल जो 1 ईयर वारंटी कॉस्ट है, मतलब 1 साल का जो वारंटी कॉस्ट है वो 10 रुपया पर बैटरी पर है। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है, ये आप खुद से कर लेना, ओके। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि 2 लाख रुपीज आपको मिलेगा, जिसमें 1,70,000 ही आपका वो बैटरी का है, बाकी का जो 4 साल आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं सर्विसेज, उसका पैसा जो 30,000 रुपया लिए हैं, जो कि आपको फ्यूचर में वो सर्विस दे करके चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हो गया। और यहाँ पे वारंटी एक्सपेंस जो आपका पर बैटरी पे 100 रुपया लगेगा, ऐसे करके 100 बैटरी पे 100 रुपया करके आपका 10,000 रुपया लग जाएगा। ये इन्होंने वारंटी एक्सपेंस टू अक्रूड वारंटी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ठीक है। एंड जो नीचे वाला एक्सप्लेनेशन है उसको आप साइड कर दो, इसका जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जर्नल एंट्री पूछा था, ये नहीं पूछा था। अब आप आ जाइए 50 नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको आना है कितना नंबर पेज में, रुको मैं एक बार अपना जो बुक है उसमें पलट के देख ले रहा हूँ। आपको 66 नंबर पेज में आ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 66 नंबर पेज, ओके। तो जो 66 नंबर पेज है उसको भी हम इन शॉर्ट में पहले हिंदी बता देंगे, उसके बाद हम आपको जो उसका सोल्यूशन है वो बताएंगे, ठीक है। रुको बताता हूँ। देखो 66 नंबर पेज में इन्होंने क्या कहा, 66 नंबर पेज 37 नंबर इलस्ट्रेशन में इन्होंने ये कहा,
इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि एक कॉमर्शियल एरोप्लेन, मतलब कॉमर्शियल एरोप्लेन का कंपोनेंट सप्लायर है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है एक कस्टमर से 70 लाख का, ठीक है, जिसमें वो 140 मतलब 1,40,000 का जो है वो इनसिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट है, दैट इज वो एडवांस पैसा ले लिया था, ठीक है, 1 साल से भी ज्यादा पहले वो एडवांस पैसा ले लिया था सामने वाले का काम करने के लिए, ठीक है, जिसके वजह से मतलब जो है ना वो आपका फाइनेंशियल कंपोनेंट अराइज कर रहा है 1,40,000 का, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि तो क्या जो ट्रांजैक्शन प्राइस है 70 लाख का ट्रांजैक्शन प्राइस है, उसमें से 1,40,000 को अलग करके एडजस्ट करना होगा, ये इनका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा इन्होंने कहा कि जब फाइनेंशियल कंपोनेंट 14 लाख का हो जाएगा, यानी 1,40,000 को छोड़ करके ये 14 लाख का हो जाएगा, तब क्या होगा ट्रांजेक्शन प्राइस, तब एडजस्ट होगा कि नहीं, ये आपसे पूछा। ये मैंने आपको क्वेश्चन का हिंदी बताया, आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ के खुद से भी समझ सकते हो, मैंने आपको पूरा हिंदी बता दिया जो इसका क्वेश्चन का हिंदी है। तो आपको आंसर में ये बताना है, आंसर में इन्होंने ये बताया कि आंसर में इन्होंने ये मतलब ये बताया कि जब फाइनेंशियल कंपोनेंट 1,40,000 था, ठीक है, 1,40,000 था, यानी 1,40,000 जो है वो टोटल 70 लाख का 2% ही है सिर्फ। तो अगर 1,40,000 है 70 लाख का 2% ही सिर्फ, तो 2% बहुत छोटा अमाउंट होता है, बहुत कम है, ठीक है, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो इसको एडजस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, ये इनका पहले कहने का मतलब है, ओके। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जब ये 14 लाख हो जाएगा, जब ये 14 लाख हो जाएगा, तो 14 लाख तो भैया 20% हो जाता है, 20% तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो 20% बहुत बड़ा है, इसीलिए ये ट्रांजेक्शन प्राइस में एडजस्ट होगा, ठीक है, ये इनका ये कहना है, बस हो गया, यही था आंसर, ठीक है, छोटा और बड़ा की वजह से आंसर डिसाइड हो गया। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं, 38 नंबर इलस्ट्रेशन। इसमें ये कह रहा है कि मतलब एनकेटी लिमिटेड जो है वो एक प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, एक कस्टमर को 24 मंथ के क्रेडिट पर, एंड 24 मंथ बाद वो कस्टमर को 1,21,000 पे करेगा, ठीक है, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। वो कस्टमर 90 डेज के अंदर प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है, यानी वो कस्टमर जो है ना वो 1,21,000 24 मंथ के बाद पे करेगा, एंड ये 24 मंथ के लिए सामने वाले को सामान बेचा है, ठीक है, एंड कस्टमर 90 डेज के अंदर सामान रिटर्न भी कर सकता है। वो प्रोडक्ट पूरा न्यू है, जिस वजह से इसमें इसका मार्केट एक्सपीरियंस इसके पास नहीं है, एनकेटी लिमिटेड के पास कि वो सामान वो रिटर्न ही करेगा कि नहीं, या कितना चांसेस है रिटर्न करने का, इसका एक्सपीरियंस इसके पास नहीं है, ठीक है, यानी इसका कोई एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं है इसके पास, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में ही ये कहा कि इस प्रोडक्ट को कैश ही खरीदने पर, यानी कैश में खरीदने पर, यानी तुरंत खरीदने पर इसका दाम जो है वो 1 लाख ही लगेगा, ठीक है, और कॉस्ट इसका 80,000 है, यानी कोई 24 महीने के बाद पे करेगा तो वो 1,21,000 पे करेगा, और आज के डेट में ही खरीद के आज के डेट में पूरा पैसा दे देता तो 1 लाख में ही हो जाता, और उसका कॉस्ट 80,000 था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको सोल्यूशन बताते हैं। सोल्यूशन का फर्स्ट जो पैरा है उसमें इन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल कंपोनेंट यहाँ पर जो है वो सिर्फ 21,000 का है, 1 लाख और 1,21,000 के डिफरेंस को इन्होंने फाइनेंशियल कंपोनेंट बोला। और ये जो 21,000 है ये आपका 1 लाख का कितना परसेंट, जो ये 21,000 है ये 1,21,000 का, मतलब ऐसे समझ लो ना कि यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट जो है ना, यहाँ इंटरेस्ट का रेट 10%, मतलब ऐसे मान के चलो ना कि यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट जो है वो 10% था, 10% था, इसीलिए ये जोड़ करके 1,21,000 हो गया। कैसे हुआ ये मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक है। देखो अगर 1 लाख रुपया, यहाँ पर देखो इंटरेस्ट का रेट 10% कैसे था ये मैं आपको बताता हूँ। देखो 24 मंथ बाद वो पैसा देगा तो वो 1,21,000 देगा, और आज के डेट में उसका दाम है 1 लाख। तो इसको अगर कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप निकालोगे तो 1 लाख पैसा जो है वो 2 साल के बाद यानी 24 मंथ के बाद 1,21,000 बन गया। तो वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, तो पहले साल में 1 लाख का 10% 10,000, यानी 1 लाख मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में 1,10,000 हो गया होगा। एंड उस 1,10,000 का 10% 11,000 वो सेकंड ईयर में लगा होगा, 11,000 उसको 1,10,000 में ऐड कर दोगे तो 1,21,000 हो जाएगा, यानी यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो है वो 10% है, ठीक है, आपको ये कहना है। तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का अमाउंट एंड इंटरेस्ट का रेट, ठीक है, इसे सेपरेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मानना पड़ेगा। मतलब देखो जब तक कि कस्टमर कैश पेमेंट करके सामान नहीं ले लेता है तब तक इंटरेस्ट को वो एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा एनकेटी लिमिटेड, ये इन्होंने यहाँ पर ये बोला हुआ है, ठीक है, इन्होंने नीचे में यही बोला हुआ है। तो आपको लास्ट में ये कंक्लूड ये किया है कि रेट जो है दैट वुड बी रिफ्लेक्ट इन द सेपरेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, रेट को ये लोग जो है ना वो सेपरेट, मतलब देखो इन्होंने बोला है कि इवैल्यूएटेड द रेट एंड कंक्लूड्स दैट वो जो रेट है ये इनका सेपरेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ठीक है। 1,21,000 देने मतलब जो 1 लाख का सामान इन्होंने दिया है इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट इनका सेपरेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ओके, इंटरेस्ट को इनको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट तब तक अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं जब तक सामने वाला कैश परचेज नहीं कर लेता है। वो जब भी फ्यूचर में पैसा देगा ये बोलेगा तो ये आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंटरेस्ट को, ठीक है, और इंटरेस्ट 10% कैसे आया ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आप सीधा आ जाइए, सॉल्यूशन इसका खत्म हो चुका है। अब आप आ जाइए अगले पेज में आ जाइए जहां पर मैं आपको 39 नंबर इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ। 39 नंबर इलस्ट्रेशन में क्या है,
कि हम आपको समझाते हैं, रुको। देखो 39 नंबर इलस्ट्रेशन का क्या मीनिंग है वो हम आपको पहले हिंदी में बताएंगे। क्वेश्चन का मीनिंग, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वीटी लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया 1 करोड़ का टू सेल इक्विपमेंट, ठीक है, मतलब इक्विपमेंट बेचने का, यानी सामान वाला है, ठीक है, सामान बेचने का, और पेमेंट इसका 60 ईएमआई में होगा एंड ईच ईएमआई का अमाउंट जो है वो 2,12,470 का है, ठीक है। और इनका जो डिस्काउंटिंग रेट है एंड ट्रांजेक्शन प्राइस है वो डिटरमाइन करने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद इनका आपको ये कह रहा है कि जब जब कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट रेट, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट रेट आपको बोल रहा है कि मतलब केस ए में आपको ये कह रहा है, केस ए में आपको ये कह रहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट रेट, ठीक है, एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, मतलब कितना, देखो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट रेट बोला, दैट रिफ्लेक्ट इन द रेट ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एंड केस टू में आपको ये बोल रहा है कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट रेट सेपरेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब क्या होगा, तब उसका रेट 14% था और पहले कॉन्ट्रैक्ट जो इसका रेट है वो 10% था, ठीक है। तो आपको इस तरह से आंसर बताना है और मैं आपको इसका जो केस वाइज आंसर है ना ये मैं आपको बताता हूँ। तो केस ए का जो है ना हम आपको एक साथ ही बताते हैं। केस ए में जो पहला वाला पैरा है इसका मतलब ये है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिग्निफिकेंट मानकर वीटी लिमिटेड उसे सेपरेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन एंटिटी एंड कस्टमर मानेगा, ठीक है, एंटिटी एंड कस्टमर मानेगा, ये इनका पहला पैरा का मतलब है, ठीक है। एंड उसके बाद जो सेकंड वाला पैरा है इसमें इन्होंने क्या कहा है, सेकंड वाले पैरा में इन्होंने कहा है कि 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना एंड एज अ लोन मतलब रिसीवेबल व्हेन कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, कंट्रोल जब ट्रांसफर होगा, ठीक है, तब ये 1 करोड़ को एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, इनका ये कहना है। और केस बी में इन्होंने ये कहा, केस बी में इन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ। केस बी में इन्होंने कहा कि यहाँ जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, तो इंटरेस्ट ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस जरूर कम रहा होगा, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 1 करोड़ से भी कम रहा होगा। तो वो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने यही कहा कि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से बढ़ करके 14% हो जा रहा है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है ना तो उसका सेलिंग प्राइस कम रहता है, तो वो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको निकालना है, अगले पेज में हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए उसके नीचे का जो पैराग्राफ है उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहा है कि वीटी लिमिटेड, यानी जो वीटी लिमिटेड है उसको ट्रांजेक्शन प्राइस निकालना पड़ेगा कि 1 करोड़ से कम कितना रहा होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आप आ जाइए, हम आपको ऊपर में बताते हैं। यहाँ पर जो आपको 91, 31, 346 दिख रहा है ये कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले ये मान लो आप सबसे पहले ये देखो कि आप सबसे पहले ये देखो कि इनको कितना पैसा देना पड़ रहा था। तो हम आपको यहाँ पर केस 1 केस 2 करके बताते हैं कि 1 करोड़ इनको कैसे देना पड़ा, 1 करोड़, ठीक है। मान के चलो ये जो है ना ये आपका है केस 1, ठीक है, ये हम आपको केस ए बता रहे हैं, यानी पहला वाला जो ए केस है ना वो बता रहे हैं। उस केस में क्या था, रेट जो है वो 10% था, ठीक है। तो अगर 10%, मैं आपको यहाँ पर लिख के नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, चलो मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ना जो रेट है ना इनका इनका 10% था पहले, ठीक है, रेट इनका 10% था। और अगर रेट इनका 10% था तो 10% डिवाइड बाई 12 मंथ करोगे, क्योंकि यहाँ पर मंथली ईएमआई दिया हुआ है तो आपको रेट मंथली जानना है, ठीक है। तो अगर आप मंथली ईएमआई जानोगे तो आप 10 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर जो है ना 10 डिवाइड बाई जब आप 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 0.833 आएगा, ठीक है, 0.833% आएगा। और 0.833% हटाओगे तो वो 0.00833 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 0.83 है ना ये आपका परसेंटेज में है, ये आपका परसेंटेज में है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ केस ए के केस में 1 करोड़ कैसे आया ना ये निकालना बता रहा हूँ। फिर मैं आपको ये नीचे का बताऊंगा कि ये 91,31,346 कहाँ से आया, ठीक है। तो आपने देखा कि जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था तब जो है ना इसका रेट पर मंथ जो है वो 0.00833 आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई इंसान, आप अच्छे से समझो, अगर कोई इंसान आपको यहाँ पर कैसे निकालना है वो देखो आपको ये सोचना है कि अगर कोई इंसान जो है वो अगर यहाँ पर देखो, अगर कोई इंसान 60 ईएमआई पे करता है 2,12,470 करके, तो 2,12,470 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 बाई, देखो आपको रेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आपको रेट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 बाई रेट अब इतना हो चुका है, ठीक है, आपको डिस्काउंटिंग करना है, आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो, तो डिस्काउंटिंग करोगे तो आप बोलोगे कि पर ईयर पर मंथ तो वो दे रहा है 2,12,470 एंड रेट ऑफ डिस्काउंटिंग जो चल रहा है वो 0.0083 चल रहा है। तो आप 1 डिवाइडेड बाई 1 में ऐड करोगे 0.00833, ठीक है, यानी 1/1.00833 करोगे, इक्वल दबाओगे, एक बार इक्वल आपने दबा दिया और 60 टाइम्स आपको इक्वल टोटल दबाना है, यानी एक बार आपने दबा दिया 59 टाइम्स इक्वल और दबाओ कैलकुलेटर में, और उसके बाद जीटी का बटन दबा दो, जो आएगा ना उसको आप 2,12,470 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 करोड़ आ जाएगा। यानी जब 10% था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो उनका जो ये लोग चार्ज कर रहे थे ना वो 1 करोड़ चार्ज कर रहे थे, लेकिन अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% हो गया है तो इनका प्राइस कम रहा होगा। तो कम कितना होगा, 2,12,470 को आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर 14,000 जो है वो आपका है 1 साल का, 14,000 1 साल का है, तो इनका 14 डिवाइडेड बाई जब आप
12 करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक महीने का कितना है। तो एक महीने का आपका आंसर आ जाएगा 1.166। तो ये 1.166 तो परसेंटेज में है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज हटा दोगे आप, तो 0.011667 आपका हो जाएगा। ये है आपका पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप इसको 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये वाला रेट, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1.011667 इक्वल दबाओगे 60 टाइम्स, ठीक है, एंड उसके बाद जीटी दबाओगे, जो आंसर आएगा उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2,12,470 को, तो आपको ये वाला अमाउंट पता चल जाएगा कि 1 करोड़ से कम इसका प्राइस रहा होगा। इतना प्राइस सामने वाले को बोला जाएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे 14% चार्ज किया जाएगा। यही है इसका आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैंने इसका आंसर जो आपको बताया, ठीक है। अब आप एक बार आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, 40 नंबर में आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ। देखो 40 नंबर का भी हम आपको हिंदी समझाते हैं इन शॉर्ट में, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि एसटी लिमिटेड जो है, एसटी लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें वो कस्टमर को 2 ईयर बाद गुड्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2 ईयर बाद गुड्स का कंट्रोल दे देगा, ठीक है। अगर कस्टमर आज ही के डेट में पे कर दिया तो 4,000 ही पे करना पड़ेगा, और 2 ईयर बाद पे किया मतलब 2 ईयर बाद, दैट इज जब उसे कंट्रोल मिलेगा तब पेमेंट करेगा, तो उसको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। कस्टमर ने आज ही के डेट में पैसा देना प्रेफर किया, ठीक है। ये है क्वेश्चन का, इतना क्वेश्चन का मैंने ऑलमोस्ट आधा हिंदी आपको बता दिया। अब जो यहाँ से इसका क्वेश्चन का हिंदी है वो ये है, मीनिंग ये है कि एसटी लिमिटेड ने इंटरेस्ट को सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट समझा, बिकॉज यहाँ लेंथ ऑफ टाइम जो है ना 2 ईयर है। 2 ईयर अच्छा खासा होता है, मतलब 2 ईयर बहुत कम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा ही हुआ, तो इन्होंने सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट माना इंटरेस्ट को। इसके बाद का जो नीचे का पैरा है इसका इन्होंने ये मतलब बताया, मतलब इन्होंने ये क्वेश्चन में बताया कि वैसे तो इंटरेस्ट जो है वो इम्प्लिसिट रेट के हिसाब से 11.8% है, ठीक है। दोनों ऑप्शन को, मतलब दोनों ऑप्शन को इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट करने के लिए, इक्विवेलेंट का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि जो है ना, मतलब मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। देखो 11.8% इसका जो है ना इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है, ठीक है, ठीक है। यानी 4,000 रुपया पर अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 11.8% करके लगाओगे तो वो 5,000 ही हो जाएगा। आप अच्छे से सुनो, अगर 4,000 रुपया रहेगा एंड उस पर 11.8% पर ईयर इंटरेस्ट लगेगा, तो 2 साल के लिए कंपाउंड रेट के हिसाब से काउंट करोगे तो उसको 5,000 रुपया ही देना पड़ जाएगा। यानी वो 5,000 रुपया जो बताया है ना, बहुत सोच समझ के बताया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर 11.8% लगा है। 4,000 रुपया पे 11.8% रेट लगाओगे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो 5,000 बन जाएगा, ठीक है। आगे ये लोग ये कह रहा है, आगे ये लोग ये कह रहा है, तो इसे ही इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं। इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट का मतलब है कि आज के डेट में तुम पैसा दे दो तो 4,000 लगेगा, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है 11.8%, तो 11.8% 2 साल का लगाएंगे और 2 साल बाद अगर दोगे तो 5,000 देना पड़ेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट, ओके। इक्विवेलेंट का मतलब वो यहाँ पर जो है ना वो समानता सोचा जाएगा, इक्वालिटी सोचा जाएगा। बट एंटिटी जो रेट यूज करता है फॉर एडजस्टिंग द प्रोमिस्ड कंसिडरेशन, जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है वो सिर्फ 6% है। इन्होंने क्वेश्चन में आगे ये बोला, आपको बोल रहा है कि आप जर्नल एंट्री बताओ, ठीक है। तो आप जर्नल एंट्री में जब आप आओगे तो आप ये बोलोगे कि भाई साहब, आप ये सबसे पहले बोलोगे कि 4,000 रुपया मिला आज ही के डेट में, आज ही के डेट में, ठीक है, जबकि काम काम तो करना अभी बाकी है, ठीक है। तो इसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी माना जाएगा आज के डेट में ही, क्योंकि कस्टमर ने, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि कस्टमर ने आज के डेट में पैसा देना ही प्रेफर किया, यानी 4,000 रुपये ही पे करना पसंद किया, ना कि 5,000। तो 4,000 रुपया तो आ गया, लेकिन ये लोग तो काम अभी करके दिया नहीं, काम तो 2 साल लगेगा करने में, तब कंट्रोल ट्रांसफर होगा। तो जिसका पैसा अभी ही मिल गया लेकिन काम आप करके देंगे तब कंट्रोल ट्रांसफर होगा, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक लायबिलिटी से आ गया कि करके देना पड़ेगा आप, ठीक है। तो ये लायबिलिटी हो गया। और उसके बाद आप नीचे में जो है ना इंटरेस्ट दिखाओगे। देखो इंटरेस्ट वाला जो बी नंबर है ना, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इंटरेस्ट जितना 2 साल का होगा, ठीक है, इतना से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि 2 साल का इंटरेस्ट का जो रेट है वो आपका कितना होगा, वो मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता दूँ। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आप जब निकालोगे 2 साल का, जब आप 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो सबसे पहले आप बोलोगे 4,000 का 6% आप निकालोगे पहला साल, तो 240 आ जाएगा। 240 को 4,000 में ऐड कर दोगे तो आपका 4,240 हो जाएगा, मतलब सेकंड ईयर का बिगिनिंग का अमाउंट है ये। सेकंड ईयर में इंटरेस्ट 6% फिर से लग जाएगा, क्योंकि एंटिटी 6% ही लगाना पसंद कर रहा है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वही लेना है। तो 6% अगर एंटिटी फिर से सेकंड ईयर का बिगिनिंग वाले अमाउंट यानी 4240 पे लगाएगा तो 254 फिर से अमाउंट आ जाएगा। तो 254 सेकंड ईयर का इंटरेस्ट और 240 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट दोनों को जोड़ोगे तो 494 इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि एंटिटी को इंटरेस्ट एक्सपेंस टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना है कि भैया जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आपका मतलब 494 है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इतना से ये होगा। एंड जब ये इन्होंने पूरा काम ये करके दे देगा तब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को कैंसिल कर देगा 4494 से, और ये बोलेगा कि भैया मेरा टोटल अब हम रेवेन्यू मान लेंगे, क्योंकि रेवेन्यू तभी माना जाता है जब कंट्रोल ट्रांसफर होता है, और कंट्रोल तो 2 साल बाद ट्रांसफर होगा, इसीलिए ये लोग अब इसको रेवेन्यू मान लेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मैंने आपको जो बताने का कोशिश किया वो, ओके। चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो चलो आपको 41 नंबर जो इलस्ट्रेशन है वो बताते हैं।
41 नंबर में इनका ये कहना है, क्वेश्चन का मतलब हम आपको पहले समझाते हैं। क्वेश्चन का मतलब इनका ये कहना है कि एबीसी लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे समझ लो ना कि एबीसी लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने कस्टमर के साथ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट, जिसमें उसे पेमेंट 3 साल तक छोटे छोटे पार्ट में करना है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में मिलेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो समय के साथ साथ वो सेटिस्फाई होगा, एंड माइलस्टोन पेमेंट भी उसी तरह से उसको शेड्यूल कर दिया गया कि जैसे जैसे काम करके देते जाओगे तुमको पैसा मिलते जाएगा। आगे जो है ना नीचे का लाइन में ये कह रहा है क्वेश्चन में, जो नीचे का ये है लाइन है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर का भी हिंदी बताया आपको, अभी जो इसके नीचे का लाइन है उसमें ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट जो है, पेमेंट का एक छोटा पोर्शन कस्टमर अपने पास हमेशा रखेगा। वो इसलिए रखता है क्योंकि भाई अगर वो पे ही कर देगा तो कभी भी काम छोड़ के भाग सकता है। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो काम किया है 10 लाख का, तो उसको पैसा 8 ही लाख रुपया, तो 2 लाख हमेशा लटका के रखो, तभी वो पूरा काम करके जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पैसा अपने पास रखना चाहिए। तो उसके बाद आपको बोल रहा है कि नीचे में बोल रहा है कि एनालाइज वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एनी फाइनेंशियल कंपोनेंट। अगर आप उसका 2 लाख रुपया अटका दिए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या यहाँ पे फाइनेंशियल कंपोनेंट है? क्या आपने उस 2 लाख रुपए को अटकाने का जो मकसद है वो ब्याज कमाना समझा है, या आपने ब्याज कमाना नहीं, अपने आप को सेफ रखने के लिए आपने उसका 2 लाख रुपया अटका के रखा, ठीक है। क्योंकि वो कभी भी जितना का काम किया अगर उतना पैसा ही दे दोगे तो वो वहीं तक छोड़ के जा भी तो सकता है, ठीक है। तो अगर उससे थोड़ा लटका के रखोगे तो वो छोड़ के नहीं जा पाएगा। तो क्या यहाँ पे ब्याज कमाना इंटेंशन है या नहीं है? तो आपको आंसर में ये बोलना नहीं भैया ब्याज कमाना इंटेंशन नहीं होता है। इन्होंने जो हिंदी में आंसर में बोला ना, ये मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, कोई फाइनेंशियल कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पेमेंट जो है वो पेमेंट पार्ट बाय पार्ट में जो है ना वो देना है, ये शेड्यूल हो चुका है। एंड जितने का काम किया अगर उतना ही पूरा पैसा दे देंगे तो वो जो है ना वो जो है ना मतलब रीजन फॉर प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, मतलब यहाँ पर वो काम छोड़ के भी भाग सकता है, ठीक है। तो फेलियर से बचने के लिए, उसके काम छोड़ने के बचने के लिए जो है ना फुल पेमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पैसा रख लेना ही सही है। और यहाँ पर कोई ब्याज कमाना इंटेंशन यानी फाइनेंशियल कंपोनेंट नहीं है सामने वाले का जो पैसा रोक रहा है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाइए, 42 नंबर में आ जाइए। मैं आपको इस क्वेश्चन का भी हिंदी बताता हूँ। यहाँ पर ये लोग ये कह रहा है कि एक्सवाइजेड लिमिटेड जो है वो पीसी मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को जो है ना देता है, और 3 साल का सपोर्ट एंड रिपेयर का फैसिलिटी भी देता है, ठीक है, देता है। एंड सपोर्ट एंड रिपेयर सर्विस के लिए वो 3,000 रुपये अलग से चार्ज करता है। और जो भी कस्टमर कंप्यूटर खरीदता है उससे सपोर्ट एंड रिपेयर सर्विस का जो है ना अमाउंट वो 3,000 एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ कंप्यूटर ही पे करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या यहाँ फाइनेंशियल कंपोनेंट है? इंटरेस्ट, मतलब ऐसे मान के चलो ना कि कोई कंप्यूटर बेच रहा है भाई साहब, कोई कंप्यूटर बेच रहा है, और कंप्यूटर बेचने के टाइम में बोला कि कंप्यूटर का दाम इतना दीजिए और 3,000 रुपया और दीजिए, क्योंकि हम लोग उसके बाद आपको सपोर्ट का सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो क्या यहाँ पर जो वो सपोर्ट के सर्विस के लिए 3,000 रुपया लिया, क्या यहाँ पर वो ब्याज कमाने के इंटेंशन से लिया, ठीक है, या नहीं लिया, ठीक है, या उसको ऐसा करना जरूरी लगा? तो इन्होंने आंसर में ये बोला हुआ है कि फाइनेंशियल कंपोनेंट जो है ना है कि नहीं, उस पर इन्होंने नीचे बोला हुआ है। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। इन्होंने जो पहला वाला पैरा है ना, यहाँ से यहाँ तक मान के चलो ना कि इतने दूर तक इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट है कि नहीं, इसके लिए नेचर ऑफ सर्विस एंड पर्पस ऑफ पेमेंट को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। ये कहना मतलब ये कह सकते हैं कि एंटिटी 3,000 रुपया सिंगल अपफ्रंट पेमेंट पे ले रही है, ठीक है, ले रही है। ना कि एंटिटी का ये टारगेट है कि वो इंटरेस्ट कमाए, या पैसा मतलब पैसा का भी जरूरत एंटिटी को अभी नहीं है कि वो इंटरेस्ट कमाए इससे, ठीक है। तो वो अपने कस्टमर से 3,000 रुपया इसलिए ले रही है, मतलब जो ले रही है, ठीक है, इसमें कोई फाइनेंशियल कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। ओके, वो लेकर के यहाँ पर कमाने का कोई पर्पस नहीं रखी हुई है। ओके, तो आपको ये कहना है, और इसमें इसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो है ना वो पेमेंट टाइम टू टाइम शेड्यूल कर ही दिया गया, और एंटिटी को ये सर्विस देने का जो मतलब एंटिटी को ये सर्विस बाद में देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, ये सर्विस है वो बाद में देगा ही। और यहाँ पे फाइनेंशियल कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कमाने की वजह से नहीं है, क्योंकि उसको फ्यूचर में ये सर्विस देना ही है। ओके, यहाँ फाइनेंशियल कंपोनेंट नहीं है। उसके नीचे वाले पैरा में उन्होंने यही एक्सप्लेन किया कि अगर एंटिटी अप फ्रंट पेमेंट जो है वो नहीं लेकर के मंथली पेमेंट के केस में, अगर मंथली पेमेंट लेता तब केस में कस्टमर भी मतलब जरूरत से ज्यादा सर्विस ले सकता था, ठीक है। या एंटिटी भी जो है वो हायर अमाउंट चार्ज कर सकता था, ठीक, अच्छे से मेरा बात सुनो। ऐसा हो सकता था कि कस्टमर जब एक बार खरीद लिया, ठीक है, खरीदने के बाद अगर वो मंथली पेमेंट करता उस एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए मंथली पे करता था, तो या तो वो भी जरूरत से ज्यादा सर्विस ले सकता था, या वो सर्विस लेता ही नहीं, या एंटिटी ही सर्विस देने का बहुत ज्यादा चार्ज कर सकता था। तो इट्स बेटर कि जब वो बेचा ना उसी टाइम एक कम से कम अमाउंट बता दिया कि इतना दे दीजिए, आप इतने दिन के लिए सेफ हो जाएंगे, हम लोग आके सपोर्ट सर्विस दे देंगे, ठीक है, खराब होगा तो ठीक कर देंगे। उससे क्या होगा कि कस्टमर को भी हाई नहीं पे करना पड़ा, एंटिटी भी हाई चार्ज नहीं किया, एक लेवल वाला अमाउंट चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में इन्होंने यही नीचे बताया है कि भाई हम लोगों के असेसमेंट के हिसाब से, मतलब इनका ये कहना है
कि इन असेसिंग वेदर और नॉट कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट है कि नहीं, इसके असेसमेंट के लिए हम लोग ये मानते हैं कि हेंस 3000 जो लिया हुआ है ना, वो रीजन फॉर फाइनेंस नहीं है, ठीक है। ये एक सिंगल अपफ्रंट पेमेंट है जो कि फ्यूचर में रिस्क से बचाने के लिए लिया जा रहा है, और फ्यूचर में ये काम कंपनी को करके देना ही पड़ेगा, तो ये कोई फाइनेंशियल कंपोनेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए। जो 43 नंबर इलस्ट्रेशन है, इसमें इन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूँ। 43 नंबर इलस्ट्रेशन में इन्होंने कहा है कि एक कंप्यूटर कंप्यूटर हार्डवेयर वेंडर है, ठीक है, अपने कस्टमर को 3 साल का सपोर्ट सर्विस देता है। जिस कस्टमर का क्रेडिट रेटिंग कम है, उसे वह सपोर्ट सर्विस का पैसा इन एडवांस में ले लेता है, और अदर कस्टमर जो जिसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, उससे पैसा वो ओवर टाइम यानी काम होने पर, यानी समय समय पर लेता है, काम करने पर देता है, यानी समय आने पर लेता है जब वो काम करता है। तो क्या यहाँ पर फाइनेंशियल कंपोनेंट है जिससे वो पैसा एडवांस में ले ले रहा है, क्योंकि उस कस्टमर का क्रेडिट रेटिंग कम है, ठीक है, वो कस्टमर पैसा लेके भाग भी सकता है, इस डर से बचने के लिए वो पैसा एडवांस में ले ले रहा है। तो क्या एडवांस में जो वो पैसा ले रहा है ये फाइनेंशियल कंपोनेंट है या नहीं है, ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो क्या यहाँ पर इंटरेस्ट कमाना उसका मकसद है? तो आप बोलोगे कि भाई देखो, आंसर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो एक बार नीचे लेके आते हैं आपको आंसर समझाने के लिए। इन्होंने आंसर में ये बताया कि भाई देखो, उससे जो जिसका क्रेडिट रेटिंग कम है, उससे जो पैसा ले लिया जाता है, यहाँ उस कस्टमर से एडवांस में पैसा लेने का जो मकसद है, वो कस्टमर का लो क्रेडिट रेटिंग है, ठीक है, जिसको उधार में पैसा दिया और वो लेके भाग भी सकता है, ठीक है, फेलियर ऑफ पेमेंट ज्यादा है, नॉन पेमेंट होने का ज्यादा मतलब ज्यादा चांसेस है, उससे बचने के लिए हम यहाँ पर उससे एडवांस में पैसा ले रहे हैं। यहाँ पर कोई फाइनेंशियल कंपोनेंट नहीं है, फाइनेंशियल कंपोनेंट है ऐसा कहना बहुत गलत होगा, ठीक है। अब आप आ जाइए 44 नंबर में। 44 नंबर में मैं आपको समझाता हूँ। 44 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर बेचने वाला जो है वो वेंडर है, एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उस कस्टमर को सॉफ्टवेयर को यूज करने का जो है ना वो लाइसेंस देगा, एंड बदले में उसे सॉफ्टवेयर यूज करने मतलब ऐसे समझ लो ना कि बदले में उसे सॉफ्टवेयर को यूज करके जितना सेल मिलेगा ना, उससे वो रॉयल्टी कमाएगा, रॉयल्टी कमाना चाहता है बेस्ड ऑन सेल, ठीक है। तो क्या यहाँ कोई फाइनेंशियल कंपोनेंट हो सकता है या नहीं, ठीक है। आपको ये मत मानना है, सेल बेस्ड रॉयल्टी का मतलब वो जितना सामने वाला बेचेगा उस पर इसको रॉयल्टी मिलेगा, और इसने कस्टमर को ये दे दिया, मतलब क्या बोलते हैं, लाइसेंस दे दिया, ठीक है। तो क्या यहाँ पर फाइनेंशियल कंपोनेंट है कि नहीं, तो आपको आंसर में यही बताना है। आंसर में इंस्टीट्यूट ने ये बताया हुआ, जो मैं आपको टिक करके ये बता रहा हूँ, इसका हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने ये बताया हुआ कि फ्यूचर में जितना पेमेंट आएगा, दोनों वाला मतलब ऐसे मान के चलो कि रॉयल्टी देखो, फ्यूचर में जितना पेमेंट आएगा, ठीक है, दैट इज कितने का सेल होगा, ये ना तो कस्टमर जानते हैं और ना ही एंटिटी जानता है। तो पेमेंट विल भी जो है वो अरियर यही समझा जाएगा कि भाई जब बिकेगा तब उसको पैसा मिलेगा, अभी किसी को नहीं पता है कितने का बिकेगा, ठीक है। तो ना वेंडर के हाथ में उसका कंट्रोल है फ्यूचर के सेल का, और ना ही कस्टमर के हाथ में, ठीक है। तो यहाँ वेंडर के कंट्रोल में कुछ नहीं होने की वजह से, ठीक है, इसे नॉट अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट माना जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो फ्यूचर में कितना कमाने वाला है। तो जब उसको पता ही नहीं है फ्यूचर में कमाने वाला है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट अराइज ही नहीं होता, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो यही है इसका आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, उसको मैं नीचे से बताता हूँ। 45 नंबर का हम आपको पहले हिंदी बता देते हैं। देखो इन्होंने हिंदी में क्या बोला हुआ है 45 नंबर में, इन्होंने हिंदी में ये कहा हुआ है, इन्होंने क्या कहा हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुको। देखो इन्होंने हिंदी में ये कहा हुआ है कि एन इपिक, इन्होंने कहा है कि एक इपिक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया 2 ईयर के लिए फॉर डेवलपिंग कस्टमाइज्ड मशीन फॉर इट्स कस्टमर, ठीक है, 2 साल के लिए इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई 2 साल में एक तुमको ऐसा मशीन बना के दे देंगे जैसा तुम्ही को सिर्फ चाहिए, तुम्हारे नीड के हिसाब से ध्यान में रखे। कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को मिला करके सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को लग रहा है। ये था फर्स्ट पैरा ऑफ क्वेश्चन का हिंदी। अब जो सेकंड पैरा है, देखो फर्स्ट पैरा का हिंदी ये था, अब जो सेकंड पैरा है उसका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वाले पैरा का हिंदी था। अब जो सेकंड पैरा है उसके हिसाब से जो है वो देखो, इंटिटी रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करेगा जब उसका कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका होगा, तभी वो रिकॉग्नाइज करेगा। ये था उसका बाद वाला। उसके बाद उसी पैरा में नीचे ये कह रहा है कि 25% जो है वो होल्ड करके रखने की वजह से, मतलब ऐसे समझ लो ना कि 25% होल्ड करके रखने की वजह से डेट ऑफ कंट्रोल ट्रांसफर एंड डेट ऑफ कंसिडरेशन रिसीवेबल, 25% बचा हुआ अमाउंट, जिस मतलब ऐसे समझ लो ना कि बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, जिसमें जिसमें जो है ना वो टाइम गैप हो जा रहा है, जिस पार्ट को मतलब ऐसे समझ लो कि जिस पार्ट को जो है वो एंटिटी ने बहुत पहले ही कंट्रोल, ऐसे समझ लो कि एंटिटी जो है वो बहुत पहले, एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि बेस्ड ऑन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर डिटरमाइन दैट द ट्रांसफर कंट्रोल ओवर टाइम, ठीक है, कंट्रोल समय मतलब समय आने पर ट्रांसफर हो जाएगा, एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू बेस्ड ऑन द इनपुट मेथड रिफ्लेक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू द कस्टमर। Customer agrees to provide the contractor monthly
प्रोग्रेस पेमेंट, ठीक है, विथ फाइनल 25% पेमेंट होल्ड बैक पेमेंट, यानी वो हमेशा 25% पेमेंट जो है वो जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक के लिए अपने पास ये होल्ड करके रखा रहेगा। जिस रीजन की वजह से क्या हो रहा है कि होल्ड बैक पेमेंट की वजह से एक गैप हो जा रहा है कंट्रोल ट्रांसफर एंड व्हेन कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, जब कंसिडरेशन रिसीव्ड हो रहा है एंड जब कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, इसके बीच में एक लंबा टाइम गैप हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल कंपोनेंट क्रिएट हो जा रहा है। तो आपको बोला है कि क्या यहाँ सच में कोई फाइनेंशियल कंपोनेंट है या नहीं है, ये आपको पूछ रहा है। तो आपको आंसर में क्या बताना है वो देखो। आपको आंसर में ये बताना है, ये इन्होंने ये आंसर में बताया हुआ है। इन्होंने बोला कि यहाँ पैसा वो फ्यूचर में पैसा उसको देना ही पड़ेगा एंड तुरंत कैश सेलिंग प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, यानी कस्टमर कोई बाद में पेमेंट करने की वजह से कुछ ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ठीक है, कुछ ज्यादा पे करना पड़ रहा है, जिस वजह से आप ये मान के चलो कि यहाँ पर जो है ना वो ऐसा भी नहीं कह सकते, ठीक है। और थोड़ा पैसा होल्ड करके रखने का रीजन यही है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम पूरा कंप्लीट करके जाए, बीच में भाग ना जाए, आधा करके ही मेरा काम को मना ना कर दे, इसलिए 25% होल्ड करके रखने का जरूरत है। इंस्टीट्यूट का जो आंसर है इसको मैंने अपने हिंदी में आपको बताने की कोशिश किया, इंस्टीट्यूट का यही कहना है यहाँ पे, ठीक है। फिर जो आप 46 नंबर है ये मैं आपको बताता हूँ। 46 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ, पेमेंट इन अरियर वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हिंदी ये है कि कंपनी जेड जो है वो कंपनी एक्स को 5,000 पीस हाईली टेक्निकल स्पेशलाइज्ड मिसाइल बनाकर देगा, ऐसा उसका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी एक्स के साथ। बदले में जो है ना, बदले में कॉस्ट ऑफ दैट मिसाइल पे कर देगा, बट 100 करोड़ का अवार्ड फीस भी देगा देगा, बट वो तब देगा, ठीक है, जब वो कंपनी एक्स को वो 5,000 मिसाइल मिला हुआ 16 मंथ हो चुका होगा तब देगा, ठीक है। थोड़ा वो चेक करेगा, टेस्टिंग वगैरह करेगा कि मिसाइल ठीक से जल भी रहा है कि नहीं। ये है क्वेश्चन के ऊपर के 2 पैरा का हिंदी। उसके बाद जो थर्ड पैरा है, थर्ड पैरा जो है क्वेश्चन का, ये जो आपको दिख रहा है, इसका मैंने हिंदी और इसका मैंने हिंदी आपको बता दिया। अब उसके बाद जो क्वेश्चन का थर्ड पैरा है, ये इसका हिंदी मैं आपको बता रहा हूँ। ये थर्ड पैरा का मतलब है कि वो कंपनी जेड जो है वो 100 करोड़ तभी कमा पाएगा जब जेड के पास वैसा एबिलिटी होगा कि वो अच्छा काम करके दे, और वो अच्छा वेट, अच्छा वोलेटिलिटी, अच्छे एक्यूरेसी के साथ काम करके दे, और वो अच्छे से वो जो मिसाइल है वो पूरा जा करके अच्छे से जले, ठीक है, तब जा करके वो उसको ये पैसा मिल पाएगा। उसके जस्ट बाद जो पार्शियल अवार्ड फीस वाला लाइन है, उसका ये मतलब है कि कुछ पार्शियल अवार्ड भी दिया जा सकता है बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइन स्केल, ठीक है, आस्क्ड ऑन देयर सक्सेस, ठीक है, ये भी दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पार्शियल भी दिया जा सकता है। तो नीचे का सबसे नीचे का पैरा ये कह रहा है कि कंपनी जेड को ये लगता है कि उसे 80 करोड़ तक अवार्ड फीस मिल सकता है। कंपनी जेड को ये लगता है कि उसे 80 करोड़ तक का जो पैसा है ना वो उसे मिल सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पर, रुको एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। तो चलो, उसको ये लग रहा है, मतलब इंटिटी को ये लग रहा है कि वो जो है ना वो आपका 80 करोड़ अवार्ड फीस उसको मिल सकता है। आपको नीचे में बोल रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट है कि नहीं वो बताओ। तो आप एक बार नीचे आंसर में आ जाओ, ठीक है, एक बार आप आंसर में आ जाओ और मैं आपको बताता हूँ। नीचे आ जाओ, नीचे में इन्होंने आंसर में ये बोला हुआ कि कंपनी जेड उस 5,000 मिसाइल्स का कंट्रोल जो है वो कंट्रोल तो काम कंप्लीट होते, मतलब होने के बाद, मतलब होने के बाद, बट अवार्ड फीस जो है, मतलब उसको जो है ना वो 5,000 मिसाइल फीस का जो कंट्रोल है वो तो तभी ट्रांसफर कर पाएगा जब उसका काम कंप्लीट होगा, बट अवार्ड जो है वो उससे भी ज्यादा, यानी उसके काम कंप्लीट होने के 16 मंथ बाद मिलेगा, यानी वो मोर देन 1 ईयर है, ठीक है, यानी काम कंप्लीट होने के 16 मंथ बाद मिलेगा, मोर देन 1 ईयर मिलेगा। तो ये एसेस मतलब करेगा कि क्या यहाँ पर फाइनेंशियल कंपोनेंट है कि नहीं, कि अगर वो काम कर दिया, ठीक है, और काम करने के बाद उसको अवार्ड तुरंत ही मिल जाता, तो अवार्ड वाले पैसे से ये ब्याज कमा सकता था, लेकिन यहाँ पर अवार्ड उसको 16 मंथ बाद मिल रहा है, तो जो 16 मंथ लेट मिला उसका ब्याज क्या सामने वाला कमा लिया या कोई और रीजन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो एसेस करेगा। फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट पेज में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, इन्होंने नेक्स्ट पेज में ये बताया हुआ, ये मैंने पिछले पेज का बता दिया। अब इन्होंने नेक्स्ट पेज में ये बोला हुआ कि कंपनी एक्स का इंटेंशन 16 मंथ बाद अवार्ड फीस देने का इसलिए है क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि मिसाइल ठीक से जलता है कि नहीं, यहाँ कोई फाइनेंशियल कंपोनेंट नहीं है, यही इन लोगों का कहना है, ठीक है। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इसका मतलब। अब आगे बढ़ते हैं, जो इलस्ट्रेशन नंबर 47 है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 47 है, उसका क्या मतलब है। देखो इलस्ट्रेशन 47 में ये लोग ये कह रहे हैं कि कंपनी जेड ने 2 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर के साथ डेवलप फॉर डेवलप कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर मतलब उसी को ध्यान में रख करके वैसा ही बनाया गया जैसा कस्टमर को चाहिए, ठीक है, कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर। इसमें सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आगे आगे कंपनी एच ने सोचा कि वो रेवेन्यू भी तभी रिकॉग्नाइज कर पाएगा जब वो कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा कस्टमर को। ये है क्वेश्चन का आगे लाइन का सेकंड पैरा का मतलब। थर्ड पैरा क्वेश्चन का ये मतलब है कि कंपनी जो है कंपनी सी मतलब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी सी के साथ, ठीक है। तो
यहाँ पर ये लोग ये कह रहा है कि कंपनी सी, दैट इज जो कस्टमर जिसके साथ मंथली पेमेंट मतलब जो कस्टमर है, ठीक है, उसने मंथली पेमेंट देने का सोचा बेस्ड ऑन प्रोग्रेस पेमेंट एंड कंट्रोल मिलने के 1 साल के अंदर वो पेमेंट पूरा डन कर रहा है, मतलब कर देगा, ठीक है। आगे इन्होंने ये कहा कि क्या यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट है, तो आपको आंसर में क्या कहना है वो देखिए। आपको आंसर में ये कहना है, आंसर में ये वाला पैरा है और ये वाला पैरा है। तो जो फर्स्ट वाला पैरा है उसमें इन्होंने ये कहा कि जब कस्टमर को कंट्रोल ऑफ गुड्स या सर्विसेज एज पर कस्टमर के डिमांड के हिसाब से मिल जाएगा, तो कस्टमर भी 1 ईयर से लेस देन 1 ईयर के अंदर ही पेमेंट दे देगा सामने वाले को। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट जो है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। नो नीड टू असेस द फाइनेंशियल कंपोनेंट। देखो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का क्या मतलब होता है, ये इसी पेज के ऊपर में, मतलब इसी पेज में ऊपर उन्होंने बताया हुआ है। मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट क्या होता है वो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ये देखो। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का मतलब होता है कि एज पर इंड एस 115.63 a practical expedient an entity need not adjust the promised amount of consideration for the effect of significant financial component if entity expect that, ठीक है, at contract inception। देखो अगर एंटिटी को ये लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम में कि जो हम तुम्हारे से काम करवाएंगे उसका पैसा काम कंप्लीट होने के 1 साल के अंदर दे देगा, ठीक है, विद इन 1 ईयर देगा या 1 ईयर तक दे देगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर कोई फाइनेंशियल कंपोनेंट नहीं सोचा जाएगा। जब 1 साल से ज्यादा का रहेगा, इससे पहले जितना भी आप क्वेश्चन की हो उसमें जो पैसा दे रहा था वो 1 साल से ज्यादा टाइम ले रहा था, 16 मंथ, तो इतना मंथ उतना मंथ ऐसे आपको बोला था ना, यहाँ पर 1 साल के अंदर बोल रहा है। तो जब 1 साल के अंदर ही सामने वाला पेमेंट करेगा तो यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई हो जाता है। और प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट के केस में फाइनेंशियल कंपोनेंट है कि नहीं ये आपको नहीं सोचना। तो नीचे वाला जो पैरा है आंसर का वो ये कह रहा है कि अगर कोई इंटरेस्ट जो है एज अ रेवेन्यू स्टैंड करता तो वो सेपरेटली स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखाया जाता, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। अब आप आ जाइए अगला पेज में 48 नंबर इलस्ट्रेशन आपको दिखेगा, ये इसका हम आपको हिंदी बताते हैं। 48 नंबर जो इलस्ट्रेशन है इसका मतलब ये लोग ये कह रहा है कि एक एंटिटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो वीकली सर्विस देगा एंड कस्टमर से बदले में वीकली 100 शेयर्स लेगा, ठीक है, एंड टोटल 1 ईयर तक ऐसा करेगा, ठीक है। तो 52 वीक में 100 शेयर करके वो लेगा तो 5200 शेयर्स ले लेगा क्योंकि वो सर्विस दे रहा है उसको। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है ये आपको बोल रहा है, डिटरमाइन करके मुझे बताओ कि ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले पेज में जब आप आओगे तो आपको ट्रांजेक्शन प्राइस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कंपनी को ईच वीक का सेटिस्फैक्शन जो है ऑफ परफॉर्मेंस को मेजर करना होगा एंड उसके बाद वो 100 शेयर उसको मिल जाएगा, एवरी वीक का मिलेगा। एवरी वीक का ट्रांजेक्शन प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए एंटिटी को उस वक्त का फेयर वैल्यू पर शेयर जो है वो लेना पड़ेगा एंड वो ये डिटरमाइन करेगा कि फॉर एग्जैक्ट मेजर, ठीक है, मेजर ऑफ सर्विस, एग्जैक्ट मेजर ऑफ सर्विस वो डिटरमाइन करेगा। उसके बाद वो 100 शेयर दे देगा और 100 शेयर का जो फेयर वैल्यू रहेगा वो देखा जाएगा। और एंटिटी फिर भी बाद में अपने रेवेन्यू में से, मतलब ऐसे समझ लो ना कि रेवेन्यू में कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, यानी फेयर वैल्यू लिया जाएगा हर एक वीक के एंड का जो 100 शेयर उसको मिलेगा उसके लिए। अब आप आ जाइए 49 नंबर क्वेश्चन आपको समझाते हैं। 49 नंबर में इन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 49 नंबर में इन्होंने कहा कि जो आरटी लिमिटेड है, आरटी लिमिटेड ने एटी लिमिटेड को बिल्डिंग फॉर ऑफिस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया और एटी लिमिटेड 350 रुपीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट देगा एंड रुपीज मतलब 350 करोड़ रुपीज वो फॉर कॉन्ट्रैक्ट देगा, ठीक, मतलब 350 करोड़ रुपीज देगा एंड वो 10 लाख शेयर और भी देगा अगर अगर काम 18 मंथ में ना कंप्लीट हो करके विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाए तो वो 10 लाख शेयर भी देगा, ठीक है, एंड फेयर वैल्यू शेयर का 100 रुपया है। आगे आपको नीचे में बोल रहा है कि देखो भैया जो इसका सोल्यूशन है ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्राइस क्या हो जाएगा, अगर 10 लाख शेयर इंटू 10 रुपया करके है तो 1000 लैक्स हो जाएगा। 1000 लाख को आप बोलोगे 10 करोड़, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्राइस 350 करोड़ प्लस 10 करोड़ 360 करोड़ हो जाएगा। यही इनका आंसर है, 360 करोड़ इनका ट्रांजेक्शन प्राइस हो जाएगा। जो 10 करोड़ है वो शेयर का है, यानी शेयर जो है ना वो 10 लैक्स इंटू 100 रुपया ईच करोगे तो 10 करोड़ आ जाएगा एंड उसको 350 में ऐड कर दो तो 360 करोड़ जो है ना वो इनका आ गया आपका, क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। यही आपको वो पूछ रहा था। फिर आप 50 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 50 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए और 50 नंबर इलस्ट्रेशन में क्या कह रहा है ये लोग वो देखिए। ये लोग कह रहा है कि नॉन कैश कंसिडरेशन फ्री एडवर्टाइजिंग, ठीक है। यहाँ पर ये लोग ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन कंपनी वाई है सेल अ टेलीविजन शो, मतलब हम आपको इसका हिंदी बताते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि कंपनी वाई ने अपने टेलीविजन शो बेचा कंपनी एक्स को, जिसके बदले में वो कंपनी वाई को 1000 रुपया मिला कंपनी एक्स से एंड कंपनी एक्स उस टेलीविजन शो को चलाते टाइम 100 बार एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, जिस एडवर्टीजमेंट दिखाने का पैसा फेयर वैल्यू जो है फॉर दैट जो है वो कंपनी वाई को रुपीज 600 मतलब रुपीज 600, ठीक है,
एंड अगर वो 1,000 रुपया मतलब लेगा आपका, मतलब इसके लिए क्या बोलते हैं, टेलीविजन शो के लिए, प्लस 600 रुपया लेगा आपका उसके उसके शो के बीच में ऐड दिखाने की वजह से, तो 1600 हो जाएगा दाम। वो ना दे करके वो सीधा अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पेमेंट करना चाहे तो वो 1,500 रुपया स्टैंड अलोन प्राइस भी पे कर सकता है। यानी मैं आपको एक बार हिंदी बताता हूँ क्वेश्चन का। मान लो मेरा आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें मैंने आपको बोला कि 1,000 रुपये पे तुम मेरा शो जो है अपने टीवी पे दिखाना, और उस शो के बीच में आपने 100 बार ऐड दिखाया। उस 100 बार ऐड दिखाने का आपको 600 रुपया जो है ना आपको मेरे को और देना चाहिए, उसका फेयर वैल्यू ये है। तो 1,600 रुपया आपसे हम पाते हैं, वो नहीं देके अगर स्टार्टिंग में ही मतलब आप 100 बार ऐड दिखा दोगे उसके बाद आप मुझे दोगे पैसा, तो 600 रुपया देना पड़ेगा, यानी टोटल 1,600 रुपया आपको मुझे देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही ये बोल के मेरे को दोगे कि हम आपके इसमें 16 मतलब 100 ऐड भी दिखाएंगे आपके इस वीडियो में, तो मैं आपको बोलूंगा तब आप मुझे 1,500 ही दे दो टोटल में, यानी आपका 100 का फायदा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है, ये मुझे बताओ। तो ट्रांजेक्शन प्राइस के लिए रुको मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार इसको जब रीड करोगे, देखो तो जो इसका आंसर है ना वो मैं आपको बताता हूँ। इसके आंसर में इन्होंने ये बताया कि ट्रांजैक्शन प्राइस तो वैसे 1,600 का है, 1,000 प्लस 600, ठीक है, है, लेकिन आप जो है ना कंपनी वाई स्टैंड अलोन प्राइस 1,500 ही लेना पसंद करेगा, ठीक है, कंपनी वाई, ठीक है, क्योंकि वो अभी अभी उसी टाइम में मिल जा रहा है, क्योंकि जो 1,600 है उसको निकाल पाना जो है ना वो अभी कंपनी वाई के लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है, इसलिए वो अभी 1,600 ही लेना पसंद करेगा। तो जो इसका ट्रांजेक्शन प्राइस है मतलब अभी वो 1,500 ही लेना पसंद करेगा, तो जो ट्रांजेक्शन प्राइस है वो अभी 1,500 है, ये आपको मान के चलना है। ओके, चलो अब आप आ जाओ नीचे, आ जाओ, यहाँ पे आपको 51 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा। तो 51 नंबर इलस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, 51 नंबर इलस्ट्रेशन के लिए देखो इस इलस्ट्रेशन में ये कह रहा है कि एमएस लिमिटेड जो है वो कार मैन्युफैक्चर करता है, और उसके लिए वो स्टीयरिंग सिस्टम जो है, स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है, एसके लिमिटेड से बनवाने के लिए वन मतलब 10,000 स्टीयरिंग सिस्टम एट द रेट ऑफ 25,000 ईच का ऑर्डर लिया। एसके लिमिटेड मतलब जो एसके लिमिटेड है उसको वो ऑर्डर दे दिया, ठीक है, मतलब 10,000 स्टीयरिंग स्टीयरिंग सिस्टम को एट द रेट ऑफ 25,000 ईच का, ठीक है, एंड प्लस जो जो टोल यूज होगा, ठीक है, जो उसका टूल यूज होगा, ठीक है, स्टीयरिंग बनाने में, ठीक है, वो भी उसने ही खुद अपने से मतलब ऐसे मान लो कि जो टूल यूज होगा उसको बनाने में उसके लिए भी पैसा पे किया, दैट इज वो कंट्रीब्यूट किया उसके लिए भी 2 करोड़ अलग से, ठीक है। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। एमएस लिमिटेड कार मैन्युफैक्चर करता है और उसने जो है ना स्टीयरिंग सिस्टम जो है मतलब उसके लिए स्टीयरिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है, वो एसके लिमिटेड से बनवाने का बोला, और एसके लिमिटेड को 10,000 स्टीयरिंग सिस्टम 25,000 ईच करके ऑर्डर दे भी दिया, और वो कैसे बनाएगा, क्या टूल यूज होगा, उसके लिए उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया 2 करोड़ अलग से, ठीक है। आगे बोल रहा है, आगे आपको बोल रहा है कि मेरे को बताओ कि इसका ट्रांजैक्शन प्राइस कितना होगा, ये आपको बोल रहा है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस निकालना इज वेरी 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 सिंपल। आप यहाँ पर ये कहोगे, आप यहाँ पर ये कहोगे कि ट्रांजैक्शन प्राइस उसका हो जाएगा 10,000 स्टीयरिंग इंटू 25,000 ईच प्लस 2 करोड़ ऐड कर दोगे 27 करोड़, यानी वो जो 2 करोड़ एक्स्ट्रा दिया ना टूल यूज करने का वो भी उसमें काउंट हो जाएगा, 27 करोड़ हो जाएगा इसका दाम। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आप आ जाइए अगला वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आप आ जाइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 81 नंबर पेज में आ जाइए, 81 नंबर पेज में आ जाइए। 81 नंबर पेज में जब आप आएंगे एक बार लेके चलते हैं आपको। देखो इसमें 52 नंबर इलस्ट्रेशन आपको दिखेगा। देखो एक एंटिटी ने रिटेल स्टोर का, देखो 51 नंबर पेज का क्या हिंदी 51 नंबर इलस्ट्रेशन का क्या हिंदी है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये लोग ये कह रहा है कि एक एंटिटी ने रिटेल स्टोर का लार्ज ग्लोबल चेन सेल करने के लिए एक कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड कस्टमर ने कमिट किया कि एटलीस्ट 15 करोड़ का सामान वो ड्यूरिंग द ईयर लेगा। कस्टमर को 1.5 करोड़ नॉन रिफंडेबल पेमेंट एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, यानी कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में 1.5 करोड़ उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आने वाले पेमेंट से एडजस्ट हो जाएगा। आने वाले पेमेंट में जब वो पेमेंट करेगा तो 1.5 करोड़ जो एडवांस दे चुका वो उसका माइनस हो जाएगा। एंटिटी ने कस्टमर के किसी भी सामान का कंट्रोल अपने पास नहीं रखा है। आपको यहाँ पे बोल रहा है ट्रांजैक्शन प्राइस मेरे को बताओ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहन, ठीक है। तो आप नीचे में आपको जो एक्सप्लेन किया हुआ है ना ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो इन्होंने पहला वाला पैरा बताया हुआ, पहले वाले पैरा का मतलब ये है कि एंटिटी का कंसिडरेशन किसी गुड्स या सर्विसेज के बदले में नहीं है, क्योंकि वो किसी भी गुड्स या सर्विसेज का कंट्रोल खुद के पास नहीं रखा है, ठीक है। तो टोटल जितना भी ट्रांजैक्शन प्राइस होगा वो 1.5 करोड़ से घट जाएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ले चुका है ऐसा अमाउंट। और उसके बाद वाला जो पैरा है उसका मतलब उन्होंने ये कहा, क्योंकि एंटिटी ने 1.5 करोड़ दैट इज 10% ऑफ 15 करोड़, 10% अमाउंट वो पहले ही ले चुका है, ठीक है। तो एंटिटी को ये फ्यूचर में एडजस्ट करना होगा, एंड हर बार ट्रांजैक्शन प्राइस से उसको घटाना पड़ेगा 10% ऑफ 15 करोड़ 1.5 करोड़, यानी 10% ऑफ 1.5 करोड़ जो आएगा वो 1.5 करोड़ में से माइनस कर दोगे तो जो उसका अमाउंट बचेगा वो 1.125 करोड़ बचेगा, ठीक है। अभी 1.5 करोड़ में से 10% ऑफ 1.5 करोड़ आप माइनस करोगे तो जो बचेगा वो 1.125 बचेगा, वो एज और रेवेन्यू दिखा सकता है वो, ठीक है। क्यों दिखा सकता है भैया,
क्योंकि वो 10% एक्स्ट्रा लिया है, और 10% वो ऐसे मान के चलो ना कि अभी वो रेवेन्यू अगर दिखाएगा, क्योंकि वो ज्यादा ले चुका है, ठीक है, तो वो कितना परसेंटेज उस टोटल का लिया है उतना परसेंटेज यहाँ पे हटा देना पड़ेगा, ठीक है, कि वो उतना फ्यूचर में एडजस्ट कर देगा, बाकी उसका 90% अभी वो एज अ रेवेन्यू दिखा सकता है, ठीक है। अब आप आ जाइए 53 नंबर में आ जाइए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 53 नंबर ये कह रहा है कि 53 नंबर ये कह रहा है कि देखो, कस्टमर सी जो है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था, बट बी छोड़कर डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कस्टमर सी को, यानी कस्टमर सी को पेनल्टी देना होगा बी को, मतलब बी को, बट सी डी से जो है वो परमानेंट, ऐसे समझ लो ना कि ऐसे समझ लो कि पर मंथ सी जो है वो डी से जो है वो आपका पर मंथ 800 रुपया पाएगा, एंड 200 रुपये का वन टाइम क्रेडिट भी पाएगा। वो 2000 रुपया इस बात पर वो जो 2000 रुपया है, मतलब 2000 रुपया वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि सी कितना वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज जो है वो ले रहा है डी से। मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर कस्टमर सी जो है वो इज अ मिडिल ऑफ 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विथ टेल्को बी लिमिटेड। कस्टमर सी जो है वो बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है, और अगर वुड बी रिक्वायर्ड टू पे एन अर्लियर टर्मिनेशन पेनल्टी इन डिटर्मिनेशन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे समझ लो कि जब वो टर्मिनेट करेगा ना तो उसको उसका टर्मिनेशन फीस पे करना पड़ेगा। अगर सी जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है बी के साथ, और वो सी जो है ना काम डी के साथ करने लगेगा, ठीक है, तो वो 800 पर मंथ जो है आगे, मतलब वो लोग ये कह रहा है कि साइन जो 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विथ टेल्को डी फॉर 800 पर मंथ, देन डी प्रोमिसेस एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन टू गिव सी अ वन टाइम क्रेडिट ऑफ 2000 रुपीज। अगर सी जो है वो बी के साथ काम करना बंद कर देगा तो वो बी को थोड़ा पेनल्टी भर देगा। अच्छे से पहले क्वेश्चन समझ लो, सी बी के साथ काम कर रहा है, मतलब बी के साथ वो जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में था, और वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अगर वो डी के पास चला जाएगा, तो डी से वो 800 रुपया जो है ना, मतलब डी के साथ उसका पर मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 800 रुपया पर मंथ का है, ठीक है। लेकिन डी बोला कि अगर तुम बी को छोड़ के मेरे पास आ जाओगे तो हम एक बार तुमको 2000 रुपये का क्रेडिट पे सामान देंगे, एक बार देंगे, ठीक है। आपको बोल रहा है ट्रांजेक्शन प्राइस बताओ, तो आप यहाँ पर आंसर में ये बोल रहा है, जो यहाँ पर इसी पेज में आंसर लिखा हुआ उसमें ये बोल रहा है कि डी लिमिटेड जो है यहाँ पर इसका ये मतलब बोल रहा है कि डी लिमिटेड जो है वो पोस्ट इन क्रेडिट को, यानी कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर मानेगा, ठीक है। जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट है वो कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर मानेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर 2000 रुपये का जो वो एक बार क्रेडिट देगा ना, देखो यहाँ पर तो वो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आया है, तो 2 साल 800 रुपया करके पर मंथ वो जितना कमाएगा ना उसमें से वो 2000 रुपये तक का जो एक बार क्रेडिट देगा ना वो उसको माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है, वो उसको माइनस कर देना पड़ेगा। ओके, यही पर मतलब यही वो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि वो 800 रुपये पर मंथ कमाएगा तो, लेकिन वो सामने वाले को जितने का लालच दिया ना वो उसको माइनस करके हटा देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डी को 2000 रुपये के बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिला है, इसलिए वो ट्रांजेक्शन प्राइस 800 × 24 करके जो आएगा वो 2000 रुपये से घट जाएगा और वो 17,200 हो जाएगा, ठीक है। हेंस डी लिमिटेड को, ये लोग लास्ट में कह रहा है कि हेंस डी लिमिटेड को 2000 रुपये को एज अ रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन प्राइस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने पास लालच में लाकर के कस्टमर को बुला तो रहा है, मगर 2000 रुपये का कभी ना कभी क्रेडिट इस्तेमाल करेगा सी, तभी तो इसके पास आया है, तो ये 2000 रुपये को एज अ मतलब रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन प्राइस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन प्राइस 2000 रुपये से घट जाएगा। तो चलो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों आप आ जाइए 86 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिख जाएगा। 86 नंबर पेज, यहाँ पर ये लोग क्या कह रहा है, ये लोग 86 नंबर पेज में ये कह रहा है कि जो इलस्ट्रेशन नंबर 54 है, इलस्ट्रेशन नंबर 54 है, उसमें ये लोग ये कह रहा है कि एंटिटी ए बी एंड सी तीनों को एक साथ 10,000 रुपये में जो है, मतलब एन एंटिटी इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट ए बी एंड सी। एंटिटी जो है वो ए बी और सी तीनों सामान को एक साथ बेचेगा, तो 10,000 रुपये में बेचेगा, ठीक है, 10,000 रुपये में 10,000 रुपीज में वो बेचेगा, ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद ये लोग ये कह रहा है कि एंटिटी ए का जो एंटिटी जो है वो ए नाम के सामान का स्टैंड अलोन प्राइस जो है वो ऑब्जर्व किया है, ठीक है, मतलब ऑब्जर्व किया है, एंड जबकि बी एंड सी का वो ऑब्जर्व नहीं कर पाया है, ठीक है। अब नीचे बोल रहा है कि एंटिटी जो है वो बी को एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच से एंड सी को एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच से एस्टिमेट कर सकता है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, क्वेश्चन में उन्होंने नीचे उसका ये प्राइस दिया हुआ है कि भाई जो ए है प्रोडक्ट, उसका डायरेक्टली उन्होंने ऑब्जर्वेबल प्राइस, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर ही लिया, तो 5,000 रुपया उन्होंने बताया, और 2500 जो है ना बी नाम के सामान को एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच से ऑब्जर्व किया, एंड सी को 7,500 एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच से एक्सपेक्ट किया, ठीक है। आपको बोला कि ट्रांजेक्शन प्राइस बताओ ईच प्रोडक्ट का। अब आप नीचे आ जाओगे, जब आप इसका ट्रांजेक्शन प्राइस बताने लगोगे तो आप ये बोलोगे कि देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये बोला था कि 10,000 रुपया में वो एबीसी तीनों को बेचेगा, बट यहाँ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस देख रहे हैं तो 15,000 टोटल आ चुका है। देखो यहाँ पर
स्टैंड अलोन प्राइस अगर लोगे, सबका अलग अलग सोचोगे, अगर तीनों एक साथ देगा तो 10,000 रुपये में दे देगा, लेकिन अगर आप सबका अलग अलग सोचोगे तो 15,000 लग जा रहा है, ठीक है, 15,000 लग जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ये कहना है कि वो जो अमाउंट है ना 15,000 का, उसको प्रपोर्शनेटली कुछ इस तरह से बांटो कि टोटल में 10,000 आ जाए, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि जो 5,000 रुपया है ना ए का, वो टोटल 15,000 के लिए है। तो अगर 10,000 ही टोटल रहता तो उसके लिए कितना होता, तो 5,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 10,000 करोगे। अब 25,000 जो है वो टोटल 15,000 के लिए है, लेकिन अगर टोटल 10,000 ही रहता तो कितना होता, ये लिखोगे। ऐसे ही करके आप निकाल दोगे, यही है सबका एलोकेटेड ट्रांजेक्शन प्राइस, इसी का जो टोटल है ये आपका 10,000 आंसर हो जाएगा। अब आप 55 नंबर में आ जाइए। 55 नंबर क्वेश्चन का हिंदी क्या कह रहा है, बोल रहा है कि देखो ये एक्स वाई जेड का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वैसे एंटिटी रेगुलरली वाई एंड जेड के साथ जेड को एक साथ बेचता है तो वो 50,000 में बेच देता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स वाई जेड का तीनों का मिलाकर दिया हुआ है, लेकिन अगर एंटिटी वाई और जेड को एक साथ बेचेगा तो वो 50,000 में ही बेच देगा, ठीक है। नीचे जो है ना वो केस ए में ये कह रहा है कि एक्स को 50,000 में एंड वाई एंड जेड को दोनों को एक साथ 50,000 में बेचेगा, तो टोटल 1,00,000 में वो एक्स वाई जेड तीनों को बेच देगा, ठीक है। ऐसा इनका कहना है। तो आपको बोल रहा है कि एलोकेटेड प्राइस डिटरमाइन करके बताओ। केस ए में ये बोला। अब जो यहाँ पर केस बी है वो मैं आपको बताता हूँ। केस बी में इन्होंने क्या बोला, केस बी में इन्होंने ये बोला कि एक्स वाई एंड जेड के साथ अगर एक अल्फा नाम का रेसिडुअल प्रोडक्ट भी मिला करके बेचेंगे तो 1,30,000 दाम पड़ जाएगा, जिसमें अल्फा नाम का जो रेसिडुअल प्रोडक्ट है ना उसका 30,000 रुपया पड़ेगा, ठीक है। यानी जिसमें अल्फा का प्राइस 15,000 से 45,000 के बीच में पड़ सकता है, एंड उसका प्राइस अभी 30,000 सोचा गया, यानी टोटल 1,30,000 में 30,000 अल्फा का है, और अल्फा का दाम 15,000 से 45,000 के बीच में होना चाहिए। अब जो केस सी है नीचे, उसमें यह कह रहा है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, देखो केस बी मैंने आपको बता दिया, अब जो केस सी है ना ये मैं आपको बताता हूँ। केस सी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पेज वाला क्लियर है ना, ठीक है। अब जो केस सी है ना उसमें इन्होंने ये कहा, केस सी में इन्होंने ये कहा कि केस बी के जैसा ही कॉपी पेस्ट समझो, बस वो 1,30,000 जो दाम बोले थे ना उसको 1,05,000 समझ लो, ठीक है। इन्होंने केस सी में ये बोला। अब आपको ट्रांजेक्शन प्राइस बताना है, तो मैं आपको एक बार हिंदी बताते हुए चलता हूँ। यहाँ पर देखो इन्होंने इतने दूर का हिंदी ये बोला, केस ए में इन्होंने ये बोला कि एक्स एंड वाई को अगर एक्स एंड वाई का अगर टोटल देखें ऐसे सेपरेटली तो 25,000 और 45,000 70,000 हो रहा है, ठीक है। जबकि वो 50,000 में ही दिया जा रहा है, यानी 20,000 का यहाँ पर डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद का इन्होंने ये पैरा में ये बोल रहा है कि वो 20,000 का डिस्काउंट जो है वो वाई एंड जेड दोनों में डिस्काउंट बट जाएगा, ठीक है, दोनों पर होगा। आगे बोल रहा है कि आगे वाला जो ये वाला पैराग्राफ है उसका ये मतलब इन्होंने बोला कि एक्स को 50,000 में एंड वाई एंड जेड को 50,000 में देगा, यानी टोटल 1,00,000 रुपए का ट्रांजेक्शन प्राइस हो जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पर टोटल में ये दिखाया हुआ है, यहाँ पर जो इसका ये मतलब है ये मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने बोला कि एक्स का 50,000 और वाई जेड का जो है ना, इन्होंने ऐसे अमाउंट निकाल के बताया कि वाई एंड जेड का जो है जो अमाउंट आएगा वो 17,857 वाई का और जेड का 32,143 आएगा। और ये कैसे निकाला आपको पता ही है, ये मैंने आपको जस्ट पिछला क्वेश्चन में बताया कि अगर वाई का सेपरेटली दाम 25,000 है, जब टोटल 70,000 था वाई जेड को मिला करके, तो अगर वाई जेड को मिलाकर 50,000 ही टोटल होता तो कितना अमाउंट आता सिर्फ वाई का। सिमिलरली जेड का अगर सेपरेटली 45,000 है, जबकि टोटल वाई जेड को मिलाकर 70,000 था, तो अगर सिर्फ वाई जेड का मिलाकर टोटल 50,000 होता तो जेड का सेपरेट अमाउंट कितना आता है। टोटल में ये 50,000 से आपने कंपेयर किया, इसलिए टोटल 50,000 ही आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको जो केस बी है वो बताता हूँ। केस बी का जो ओवरऑल हिंदी है ना, ओवरऑल हिंदी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओवरऑल एक साथ ही। केस बी का जो ओवरऑल एक बार हिंदी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इन्होंने केस बी में ये कहा कि एक्स को 50,000 में और वाई जेड को 50,000 में अगर देंगे और अल्फा को 30,000 में देंगे, तो जिसमें अल्फा जो है वो 15,000 से 45,000 के बीच ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि अल्फा तो आ भी रहा है ना उसके बीच में ही, ठीक है। एक्स एक्स 50,000 में, वाई जेड 50,000 में और अल्फा 30,000 में, और अल्फा यहाँ पर 15,000 से 45,000 के बीच में ही आ जा रहा है 30,000 का अमाउंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर केस सी में ये बोल रहा है, ठीक है, आप जो इतना बड़ा इन्होंने ज्ञान लिखा हुआ है ना, आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके शॉर्ट में भी बता सकते हो, ठीक है। अब केस सी में इन्होंने बोला कि देखो भाई, रुको मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ। देखो यहाँ पर केस सी में ये लोग ये कह रहा है कि देखो भैया, प्राइस जब 1,30,000 था तब तो ठीक है, जो अल्फा का दाम था वो 15,000 से 45,000 के बीच में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो 1,05,000 दाम हो चुका है टोटल, यानी अल्फा के लिए जो बच रहा है वो सिर्फ 5,000 बच रहा है। तो अगर अल्फा के लिए सिर्फ 5,000 बच रहा है, क्योंकि एक्स को 50,000 में और वाई जेड को 50,000 में दिया जा रहा है, और अल्फा के लिए सिर्फ 5,000 बच रहा है, ये 5,000 15,000 से 45,000 के बीच में तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप यही बोलोगे कि भाई ये बहुत ही इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। एंटिटी को हम यही बोलेंगे कि कोई दूसरा कोई अनदर सुटेबल मेथड यूज करो स्टैंड अलोन प्राइस निकालने के लिए, ठीक है। ये आपको रेकमेंड कर देना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है, जहां पर आपको 56 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा नेक्स्ट पेज में। 56 नंबर इलस्ट्रेशन देखो 56 नंबर इलस्ट्रेशन का हिंदी यही है कि एंटिटी एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर के साथ फॉर फॉर जो है वो 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस के लिए, और लाइसेंस ए एंड बी है, ठीक है, जिसका नाम
ए का जो सेलिंग प्राइस है वो 16 लाख है और बी का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 लाख है। एंटिटी लाइसेंस जो है ना वो बी को कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में ही देगा, बट लाइसेंस ए को जो है वो मतलब 1 मंथ बाद देगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि केस ए में तुम ये मान के चलो, केस ए ये कह रहा है कि ए का प्राइस जो है वो फिक्स्ड है 16 लाख एंड बी का प्राइस 3% ऑफ कस्टमर्स फ्यूचर सेल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ये है। ठीक है, दैट यूज द लाइसेंस, मतलब बी का प्राइस जो है वो कस्टमर जितना इस लाइसेंस को यूज करके बेचेगा उसका 3% है फ्यूचर का। ओके, एंड उसके बाद केस बी में ये लोग ये बोल रहा है, केस बी में ये लोग ये बोल रहा है कि जिसके लिए जो है ना मतलब केस ए का ही जो अगले पेज का लाइन है, पहले ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगले पेज का जो लाइन है उसमें इन्होंने ये कहा केस ए का ही बात कि जिसके लिए एंटिटी ने वेरिएबल कंसिडरेशन दैट इज सेल बेस्ड ऑन रॉयल्टी जो है वो 20 लाख का फिक्स करके रखा हुआ है। अब केस बी में ये लोग ये कह रहा है कि जो ए है वो 6 लाख का फिक्स है और बी जो है वो 5% ऑफ कस्टमर का फ्यूचर सेल जो है जो इस लाइसेंस को यूज करके होगा वो उसका 5% होगा। तो केस ए में इन्होंने ए का प्राइस ज्यादा रखा था, परसेंटेज कम रखा था, और केस बी में इन्होंने ए का प्राइस कम कर दिया लेकिन बी का परसेंटेज बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये है इनका क्वेश्चन। तो इनका ये कहना है कि भाई साहब, इनका ये कहना है कि यहाँ यहाँ ए जो है वो 3 महीना बाद देगा। ठीक है, एंड कस्टमर का जो रॉयल्टी ड्यू है फॉर द फर्स्ट मंथ सेल का वो 4 लाख रुपए है। आपको बोल रहा है कि तुम मुझे बताओ कि क्या इसका जो है ट्रांजेक्शन प्राइस क्या होगा और डिटरमाइन द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईच लाइसेंस। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ये बताओ। तो केस ए में जो इसका आंसर है ना, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। केस ए में देखो, इसको एक बार टिक कर देते हैं। देखो, अब जो ये केस ए है ना, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने ये बोला कि केस ए में वेरिएबल कंसिडरेशन जो है वो पूरा बी से रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने बी को ही सिर्फ परसेंटेज के ऊपर में छोड़ा। तो ए नंबर में ये लोग यहाँ पे कह रहा है, जो यहाँ पर ए नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, ए नंबर में ये लोग कह रहा है कि वेरिएबल कंसिडरेशन में लाइसेंस बी से होने वाला सेल को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ए तो फिक्स है। और यहाँ पर बी नंबर में इन्होंने कहा कि यहाँ रॉयल्टी का अमाउंट 20 लाख को पूरा बी को एलोकेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ए का अमाउंट तो फिक्स है। यही इन्होंने बोला है यहाँ पर ए में और बी में। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं। अब उसके बाद इन्होंने इस ये वाले पैराग्राफ में ये बोला कि इन्होंने बोला कि एंटिटी बी के ट्रांसफर के संग संग रॉयल्टी रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। रॉयल्टी रिकॉर्ड तब होगा जब सेल जो है वो ऑकर होगा एक्चुअली में। ठीक है, एंड नीचे वाला जो लाइन है उसका ये मतलब इन्होंने कहा, नीचे वाला जो लाइन है ना, व्हेन लाइसेंस ए इज ट्रांसफर्ड, तो आगे जो इसका ये लाइन है, जो ये लास्ट वाला लाइन है, इसमें ये लोग यही कह रहा है कि जब 1 मंथ बाद, 1 मंथ लेटर, जब ए जो है वो ट्रांसफर होगा तब ए इक्वल टू 16 लाख, तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। ओके, तो ये था आपका केस ए का आंसर। अब जब आप केस बी में आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ पर केस बी के बारे में ये लोग क्या कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारा आंसर समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप पर्सनली मेरे से पूछ लेना, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो यहाँ पर देखो, जो केस बी है उसमें इन्होंने क्या कहा, केस बी में इन्होंने कहा कि इन्होंने यहाँ कहा कि यहाँ एंटिटी जो है वो चेक करेगा कि वेरिएबल कंसिडरेशन ओनली बी से ही रिलेटेड है कि नहीं। एंटिटी को ऐसा लगता है कि 64 जो है मतलब 6 लाख जो है वो टोटल पूरा ए का है और 30 लाख जो है वो पूरा बी का है, ये मान लिया गया। लेकिन ये मान लेना इनकंसिस्टेंट या इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता है। तो एंटिटी चाहती है कि जो 6 लाख का बंटवारा है वो ए एंड बी में हो, उसे उसे ही स्टैंड अलोन मतलब सेलिंग प्राइस के रेशियो में उसको बांटना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये इन्होंने बताया हुआ है। ये वाले पैरा का भी मैंने आपको हिंदी बता दिया, ये वाले पैरा का भी मैंने हिंदी बता दिया, और ये वाले का मैंने भी आपको बता दिया कि वो चाहती है कि वो उसका बंटवारा हो। ठीक है, अब उसके बाद वाला जो ये पैरा है उसमें इन्होंने ये कहा है, उसमें इन्होंने ये कहा, ये वाले पैरा में इन्होंने ये कहा है कि ए एंड बी का जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है वो 16 लाख एंड 20 लाख के रेशियो में 6 लाख का बंटवारा होगा, 6 लाख का बंटवारा होगा, और इन्होंने बंटवारा करके दिखाया हुआ। एंड सबसे नीचे वाला जो पैरा है उसमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि फर्स्ट मंथ के जो ड्यू अमाउंट है वो 4 लाख को भी, ठीक है, मतलब ऐसे मान के चलो कि फर्स्ट मंथ के जो ड्यू अमाउंट है 4 लाख को भी ए एंड बी के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में बांटना है। ठीक है, यानी 6 लाख जो ए को मिलेगा वो भी बांटा जाएगा ए और बी में, एंड जो 4 लाख का जो ड्यू अमाउंट है वो भी ए एंड बी में ड्यू अमाउंट बांटा जाएगा। ये उन्होंने सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ में बोला। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका होता है खत्म। जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए आपको आ जाना है नेक्स्ट वाले पेज में, यानी 94 नंबर पेज में चले जाना है। 94 नंबर पेज में आपको एक बार लेके चलते हैं हम। ओके, रुको, यहाँ पे 94 नंबर पेज में आ जाओ, जहाँ पर आपको दिखेगा 94 नंबर पेज में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 57। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर जो 57 है इसका मतलब हम आपको पहले समझाते हैं। देखो, यहाँ पर ये कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 57 का हिंदी कि 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 काम करना है, उसमें ये तीसरा काम दैट इज सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का जो काम है वो 30 सितंबर तक ही कर दिया तो 20 लाख का बोनस मिलेगा। ठीक है, और 31 दिसंबर तक अगर किया तो 10 लाख का बोनस मिलेगा। और 3 ठो काम है, पहला ड्यू डिलीजेंस का काम है, दूसरा वैल्यूएशन का, और तीसरा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का है। ठीक है,
आगे नीचे में जो है ना वो टोटल 2 करोड़ रुपया जो उसका टोटल तीनों काम का दाम है जो क्वेश्चन के ऊपर में बोला था, उसको इन्होंने मिडिल में सेग्रीगेट करके दिखाया कि ड्यू डिलीजेंस के बदले 80 लाख, वैल्यूएशन के बदले 20 लाख, टोटल 1 करोड़ एंड सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का 1 करोड़, यानी टोटल 2 करोड़ आपका यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद इन्होंने जो है ना क्वेश्चन में जो ये वाला पैरा है, जो आपका ये वाला पैराग्राफ है, इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि शुरुआत जो है ना 1 अप्रैल 2000 जब ईयर चल रहा था, 1 अप्रैल 2001, तो शुरुआत में जो है ना इनको लग रहा था कि ये नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर 30 जनवरी 2021 तक कंप्लीट कर देंगे काम को, ठीक है। इनको शुरुआत में ये लग रहा था, लेकिन जब 1 जुलाई 2000 ईयर आया, तो इनको ये लगने लगा और ये इन्होंने ये नोटिस किया कि काम जो है वो 30 सितंबर तक ये कंप्लीट कर देंगे और इनको 20 लाख का बोनस मिल सकता है, ओके। एंड उसके बाद का जो ये वाला पैरा है उसमें इन्होंने ये कहा कि 1 जुलाई तक जो है ना वो ड्यू डिलीजेंस का काम एंड वैल्यूएशन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का काम सिर्फ 20% ही हुआ है। ओके। आपको बोला डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, तो आप सबसे पहले नीचे आ जाइए सोल्यूशन में। आप जब सेलिंग प्राइस बताओगे तो आप बोलोगे कि भाई साहब बहुत सिंपल है, आप बोलोगे कि 20 लाख जो बोनस है जो इनको मिलेगा वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का, ठीक है, से रिलेटेड, यानी 1 करोड़ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का एंड 20 लाख इनको बोनस का मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का दाम जो है वो टोटल हो गया 1.2 करोड़। ये 1.2 करोड़ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखो 1.2 करोड़। तो 1.2 करोड़ का जो 60% है, 1.2 करोड़ का जो 60% है, अभी उनको इतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का अधिकार है, ठीक है। ये देखो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। देखो जो 1.2 करोड़ आया ना वो आया इंप्लीमेंटेशन का 1 करोड़ और प्लस 20 लाख का बोनस, यानी 1.2 करोड़ का 60% इन्होंने इंप्लीमेंटेशन का काम कंप्लीट किया है, तो उसका 60% 72 लाख ही अभी वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यही इनके पास अधिकार है। 58 नंबर जो क्वेश्चन है इसका क्या मतलब है वो बताता हूँ। ये देखो इन्होंने ये कहा है 58 नंबर में कि टेलको लिमिटेड जो है अपने कस्टमर के साथ 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में 14th मतलब 14वें महीने में ओवर ओवर टाइम क्रेडिट दिया 50 रुपए का, ठीक है, 14th मंथ में, ठीक है। ये क्रेडिट जो है वो डिस्क्रिशनरी एंड कॉमर्शियल गेस्चर को ध्यान में रख करके दिया जा रहा है, ना कि पास्ट के किसी सर्विस के वजह से दिया जा रहा है। आगे ये कह रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना वो सब्सिडाइज्ड हैंडसेट एंड वॉइस एंड डेटा डेटा प्लान इंक्लूडेड है, ओके। आगे बोल रहा है कि जी लिमिटेड जो है वो जी लिमिटेड क्वेश्चन में ही सबसे लास्ट में ये कह रहा है कि जी लिमिटेड इसे रेगुलरली बेसिस पर ना तो देती है और ना ही किसी कस्टमर कोई कस्टमर ये एक्सपेक्ट करे कि जी लिमिटेड से उसे मिलेगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कैसे आप इसको अकाउंट करेंगे वो आप बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सोल्यूशन में जब आप आओगे तो आपको आंसर में यही कहना है कि जी लिमिटेड का जो कंक्लूजन है कि ये ट्रांजेक्शन प्राइस का चेंज है कि नहीं, ठीक है। तो वेरिएबल कंसिडरेशन है ये, क्योंकि क्रेडिट देना किसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में नहीं था, तो ये मान लिया जाएगा कि ट्रांजेक्शन प्राइस को मॉडिफाई किया जाए, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में तो वो था नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो किसी को देता नहीं है, ये तो ऐसे ही दे दिया इसको। तो अगर ऊपर के क्वेश्चन में, ठीक है, ऊपर के क्वेश्चन में इन्होंने 2 पार्ट में बताया, ठीक है। ये पहला पार्ट का जो मैंने अभी हिंदी बताया वो था, एंड नीचे में इन्होंने ये बताया कि अगर क्वेश्चन में जीएल लिमिटेड जो है वो 5 लाख का डिस्काउंट देता, ठीक है, पर मंथ, तब भी ट्रांजेक्शन प्राइस जो है वो मॉडिफाई होता है एंड उस क्रेडिट को रिमेनिंग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉग्नाइज किया जाता, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर इसका हिंदी बताया, ठीक है। हम आपको वही बताएंगे जो इंस्टीट्यूट कहना चाह रहा है, ये इंस्टीट्यूट जिसका मीनिंग जो जिस तरह से बताना चाह रहा है। अब उसके बाद जो है ना आप सीधा आ जाइए, आप आ जाइए पेज नंबर 98 में आ जाइए। 98 नंबर पेज में आप आइए एक बार, ओके, मैं आपको लेके आता हूँ। देखो यहाँ पर 59 नंबर जो इलस्ट्रेशन है उसमें इन्होंने यही कहा है कि जो मिनीटेक लिमिटेड है, ठीक है, वो पेरोल प्रोसेसिंग का सर्विस देता है और एबीसी लिमिटेड को फॉर 1 ईयर के लिए पेरोल प्रोसेसिंग का सर्विस दिया, ठीक है। आगे आपको यही कह रहा है कि डिटरमाइन हाउ एंटिटी विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, तो इस रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि वो तो पेरोल प्रोसेसिंग का सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का लाइन है वो दिया हुआ है और मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन में ये कहा है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, क्योंकि पेरोल सर्विसेज मंथली बेसिस पर होता है, मतलब मंथली एबीसी कितना रिसीव एंड कंज्यूम बेनिफिट कर रहा है फ्रॉम मिनीटेक लिमिटेड उसके बेसिस पर होगा। तो जब वो मंथली होगा तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी मंथली बेसिस पर होगा, ठीक है। अब आप आ जाइए नीचे 60 नंबर जो इलस्ट्रेशन है उसका मतलब बताते हैं। 60 नंबर इलस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि टी एंड एल लिमिटेड जो है, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाते हुए करवाता हूँ। टी एंड एल लिमिटेड जो है वो इज अ लॉजिस्टिक कंपनी दैट प्रोवाइड इनलैंड एंड सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। A customer horizon limited enter into a contract with TNN limited for transportation of goods from India to Sri Lanka through sea. The voyage is expected to take 20 days from
20 days from Mumbai to Colombo, ठीक है. T&N Limited responsible for shipping the goods from Mumbai to port to the Colombo part. बोल रहा है whether T&N Limited performance obligation in mid overtime. बोल रहा है कि देखो ये 20 दिन में काम करके देगा, ठीक है. तो क्या इसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो 20 दिन में मीट करेगा? तो आपको आंसर में बोलना यस, T&N लिमिटेड एंड हॉरिजॉन लिमिटेड जो है ना कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द टाइम मीट होगा और ये समय के साथ साथ मीट होगा, क्योंकि 20 दिन काम करने में लगेगा. तो जब तक काम करके देगा नहीं तब तक कैसे इसको एट द स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन में ही सक्सेसफुल मान लिया जाए. तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे. अब जो ये वाला है ना 60 नंबर तो खत्म हो गया. अब मैं आपको बताता हूँ 61 नंबर के लिए आपको आना है 103 नंबर पेज. 103 नंबर पेज देखो, ये जो 61 नंबर है इसका पहले हम आपको हिंदी बताते हैं. इसमें ये कह रहा है कि एएफसी लिमिटेड जो है वो ऑडिट सर्विस देता है डब्ल्यूबीसी लिमिटेड को, लाइक ऑडिट ओपिनियन देने का काम करता है, ठीक है. तो ऑडिट सर्विस में आप वही कंसीडर कर लो. आगे बोल रहा है कि जो ओपिनियन वो देगा वो बेस्ड ऑन फैक्ट होगा एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर में बेस्ड होगा एंड स्पेसिफिक टू डब्ल्यूबीसी होगा, ठीक है. मतलब वो जो डब्ल्यूबीसी लिमिटेड है उसी के ऊपर बेस्ड करके स्पेसिफिकली सिर्फ उसी के लिए बनाया जाएगा. अगर डब्ल्यूबीसी लिमिटेड जो है वो एएफसी को बीच में ही काम छोड़ने को कहेगा तो क्या होगा, तब अगर रीजन ये होगा कि एएफसी लिमिटेड के काम एएफसी लिमिटेड ने ठीक से काम करके दिया नहीं, अगर ये रीजन होगा तब तो ठीक है. अगर ये रीजन ये नहीं हुआ तो डब्ल्यूबीसी को एएफसी को जो है ना वो कंपनसेशन देना पड़ेगा. कॉस्ट कॉस्ट इनकर्ड जितना करेगा प्लस 15% मार्जिन से उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है. 15% मार्जिन जनरली एएफसी लिमिटेड किसी किसी से भी कमाता है, ठीक है. अब आपको क्वेश्चन का नीचे में लाइन ये कह रहा है कि क्या वेदर द रिस्क एडवाइजरी फर्म, आपको बोला क्या एएफसी लिमिटेड जो है वो रिस्क एडवाइजरी फर्म जो है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द टाइम मेजर होगी कि नहीं. तो आपको आंसर में जो है ना इसका पार्ट बाय पार्ट इसका आंसर दिया हुआ, मैं आपको एक बार पढ़ के समझाता हूँ, ठीक है. मैं आपको एक बार पढ़ के समझाता हूँ. चलो जो इसका आंसर है वो हम आपको बताते हैं एक बार. जो एएफसी लिमिटेड है, आप एक बार देखो नीचे में बोल रहा है कि एएफसी लिमिटेड का यहाँ पर सिंगल. तो देखो ये लोग जो है ना पहला पैरा में ये बोल रहा है कि जो मतलब परफॉर्मेंस मेट है वो ओवर द टाइम होने के लिए नीचे का क्राइटेरिया ए बी सी जो है ना वो तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए. तो जो क्राइटेरिया नंबर ए है उसका ये कहना है कि क्या डब्ल्यू बी सी लिमिटेड जो है वो खुद स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि इस तरह का ही सम्स अभी आपको आने वाला 3-4 देखने को मिलने वाला है. तो सबसे पहला कंडीशन है स्पॉन्टेनियसली ही उसका वो बेनिफिट ले लेता है कि नहीं एएफसी से, ठीक है. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बेनिफिट तो तभी पाएगा ना वो जब वो अपना ऑडिट ओपिनियन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उसका. तब क्राइटेरिया नंबर ए जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि ऑडिट ओपिनियन दिए बगैर ही सामने वाले को बेनिफिट कैसे वो दे पाएगा और इसको कैसे बेनिफिट मिलेगा. फिर जो क्राइटेरिया नंबर 2 है वो ये कह रहा है, आप एक बार अच्छे से सुन लो इसको, क्योंकि इसी तरह का सम्स आपको आगे भी देखने को मिलेगा. तो जो क्राइटेरिया नंबर 2 है वो ये कह रहा है कि क्या एसेट्स जो है वो क्रिएटेड जो है वो कस्टमर के कंट्रोल में है. वो यहाँ के कोई एसेट्स, मतलब यहाँ कोई एसेट्स का ही बात नहीं हो रहा है और एसेट्स कस्टमर के कंट्रोल में कैसे चला गया. तो यहाँ भी जो है ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया. एंड तीसरा ये कह रहा है कि क्या उस सर्विस का, मतलब जो तीसरा कंडीशन है कि क्या उस सर्विस का या गुड्स का कोई ऑल्टरनेटिव यूज एंटिटी के पास बचा ही नहीं, अगर सामने वाला पार्टी उससे वो सामान मान लो कि उसे लेने से मना कर दिया, उसने लेने से मना कर दिया, ठीक है. एंड राइट टू सीक पेमेंट भी है, ठीक है. मतलब वो पैसा दे भी नहीं रहा है. तो क्या ऐसा है कि अगर उल्टा वो नहीं लिया तो कोई ऑल्टरनेटिव यूज ही नहीं बचेगा, क्योंकि सिर्फ उसी को ध्यान में रख करके ये सामान को बनाया जा रहा है. तो आप बोलोगे यस यही है, यहाँ पर तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. यहाँ पर नीचे में यही बोल रहा है कि हाँ जो सर्विसेज एएफसी लिमिटेड डब्ल्यूबीसी को दे रहा है, ठीक है, वो स्पेसिफिक है एंड उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर राइट टू सीक पेमेंट भी है, अगर डब्ल्यूबीसी वाला जो है वो मना किया एंड रीजन एएफसी का फेलियर नहीं हुआ तो डब्ल्यूबीसी को जो है ना वो पेमेंट करना पड़ेगा, कॉस्ट प्लस 15% का मार्जिन पे करना पड़ेगा, ठीक है. हेंस क्राइटेरिया सी जो है वो मेट कर रहा है, मेट मतलब मिल गया. हेंस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेट ओवर टाइम होगा, ठीक है. यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेट ओवर टाइम के लिए क्राइटेरिया ए या क्राइटेरिया बी या क्राइटेरिया सी मेट करना चाहिए. क्राइटेरिया ए कह रहा है कि साइमल्टेनियस होना चाहिए, साइमल्टेनियसली बेनिफिट ले रहा है कि नहीं. क्राइटेरिया बी ये कह रहा है कि एसेट्स क्रिएटेड जो है वो कंट्रोल में है कस्टमर का, और क्राइटेरिया सी कह रहा है कि उसका ऑल्टरनेटिव यूज ही नहीं बचेगा अगर कस्टमर सामान नहीं लिया तो. और राइट टू सीक पेमेंट, यानी अगर वो नहीं लिया सामान तो उसको पेनल्टी या कंपनसेशन कुछ भरना पड़ेगा. तो ये सी नंबर क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है यहाँ पे. तो अगर सी नंबर क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो आप ये कहोगे कि हाँ भाई परफॉर्मेंस मेट ओवर द टाइम होगा. ये इसका क्वेश्चन आंसर है, ठीक है. अब उसके बाद जो है ना मैं आपको एक बार लेकर के चलता हूँ इसके बाद वाले क्वेश्चन में. जो 62 नंबर पेज है, 62 नंबर क्वेश्चन है जो अगले पेज में आपको दिखेगा, ये 61 नंबर के जैसा ही है, कॉपी पेस्ट है, ये हम आपको नहीं करवाने वाले हैं.
फिर आपको इसी पेज में नीचे जो है ना वो 63 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, जो कि 61 नंबर के जैसे ही है, ये भी हम आपको नहीं करवाएंगे। इसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा कि साइमल्टेनियस है कि नहीं, पर एसेट्स है कि नहीं, एंड परफॉर्मेंस मेट ओवर द टाइम है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना 63 नंबर क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा ओवर द टाइम में, क्योंकि 63 नंबर में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो है ना आप आ जाइए, सीधा आप आ जाइए 64 नंबर के लिए। आप आ जाइए 108 नंबर पेज में, 108 नंबर पेज में। यहाँ पे ये भी जो है ना वो 61 नंबर के जैसा ही है, 61 नंबर के जैसा ही है। इसमें भी यहाँ पर जो है ना यहाँ पर क्राइटेरिया ए जो है ना वो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि उसको बेनिफिट जो है वो साइमल्टेनियसली मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर साइमल्टेनियसली मिल जाएगा तो यहाँ पर क्राइटेरिया ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि अगर क्राइटेरिया ए, बी या सी में कुछ भी सेटिस्फाई किया, तो आप ये कह सकते हो कि भैया परफॉर्मेंस ओवर द टाइम जो है वो सेटिस्फाई करेगा, ओवर द टाइम सेटिस्फाई करेगा। अब जो 65 नंबर है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो कुछ नया है वो मैं आपको बताता हूँ। 65 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से एक बार सुनो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बड़ा है, एंड जो है वो थोड़ा सा इसको अच्छे से सुन लेना ज्यादा बेटर, मतलब ये रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन का हिंदी ये कह रहा है कि जो देखो 65 नंबर जो क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 65 जो है, ये सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवाया हुआ है, जो कि पेज नंबर 5 पॉइंट मतलब करवाया हुआ नहीं है, मैं आगे आपको करवाने वाला हूँ। मतलब जो टेस्ट योर नॉलेज के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा, वो इस 65 नंबर का कॉपी पेस्ट है, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये वाला 65 करवा देते हैं, वहाँ 3 नंबर को जस्ट एक बार समझा देंगे, या 3 नंबर को हम रेफर कर देंगे कि इलस्ट्रेशन नंबर 65 देख लो। ठीक है, तो आ जाइए 65 नंबर में ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2001 को एंटिटी ने एक बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए और प्लस न्यू न्यू जो है वो एलिवेटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। एलिवेटर का मतलब लिफ्ट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, और ये सब जो है ना अगले पेज में आपका खर्चा दिया हुआ है, कितना क्या खर्चा पड़ेगा। तो इन्होंने ये बताया कि ये ट्रांजेक्शन प्राइस पड़ेगा, ये न्यू एलिवेटर का खर्चा पड़ेगा, और ये आपका अदर कॉस्ट पड़ेगा, कुछ और खर्चा पड़ेगा, ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद इन्होंने नीचे में क्या बोला ये मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने नीचे बोला कि एलिवेटर जो है वो 6 मंथ पहले ही डिलीवर कर दिया, वहां पे लगा दिया एलिवेटर। ठीक है, एंड मतलब इंस्टॉलेशन देखो, इसका देखो बोल रहा है कि साइट साइट पे वो 6 मंथ पहले ही वहां पे डिलीवर कर दिया। ठीक है, बिफोर देर इज इंस्टॉलेशन। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो ना कि वो जो ये है, मतलब क्या बोलते हैं, बिल्डिंग कंप्लीट होने के 6 महीना पहले ही वहां पे लगा दिया। ठीक है, आगे आगे आपको इसी में ये कह रहा है कि प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन को मेजर करने के लिए इनपुट मेथड ये लोग यूज करता है। और 31 मार्च 2001 तक जो है ना ऊपर का अदर कॉस्ट जो आपको 25 लाख दिख रहा है, 25 लाख में से 5 लाख खर्चा हो चुका है, ये लोग ये कह रहा है। आपको बोला कि हाउ कंपनी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। ठीक है, 31 मार्च 2021 को क्या कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेट ओवर द टाइम। तो सबसे पहले आप आ जाइए नीचे में, यहाँ पर जो सोल्यूशन है इसमें ये वाला पार्ट का ये कहना है कि दो बड़ा खर्चा है, कॉस्ट ऑफ एलिवेटर एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का सर्विसेज। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर नीचे में ये बताया हुआ ABCD में, इन्होंने ये बताया हुआ है कि एलिवेटर, देखो इन्होंने बताया हुआ कि ये एलिवेटर के ऊपर में इन्होंने A से लेकर D तक पॉइंट बोला कि एलिवेटर जो है वो एलिवेटर मतलब एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो कॉस्ट ऑफ एलिवेटर है इज सब्सटेंशियल टू ओवरऑल प्रोजेक्ट है। एलिवेटर जो एलिवेटर है उसके ऊपर इन्होंने इतना सारा पॉइंट बोला। सी वाला में बोला इन्होंने कि डिलीवर एट साइट है, ये डिलीवर हो चुका, और कंट्रोल का जो मतलब जो एलिवेटर का कंट्रोल है वो कस्टमर को 6 महीना पहले ही दे दिया गया है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि यहाँ पे नो मॉडिफिकेशन, मतलब नो मॉडिफिकेशन मेड टू द एलिवेटर। अब एलिवेटर एक बार लगा दिया गया, वहां पे लेके चला गया, तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, ये इन्होंने यहाँ पे नीचे बोला। फिर जो नीचे का पैराग्राफ है उसमें इन्होंने क्या बोला कि देयरफॉर अप्लाइंग द गाइडेंस ऑन इनपुट मेथड, अगर इनपुट मेथड के गाइडेंस को फॉलो करें तो इनपुट मेथड ये कहता है कि मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस जो है वो बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड होता है। ठीक है, इन कंपेयर विथ टोटल कॉस्ट, ये सोचना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट के कंपेयर में आपको ये सोचना है कि बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड के ऊपर में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने नीचे में बताया कि कॉस्ट ऑफ एलिवेटर को हटा करके ये सोचना है कि जब प्रोग्रेस को मेजर कर रहे होंगे तब रेवेन्यू फॉर सच एलिवेटर भी दैट इज मतलब रिकॉग्नाइज टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ही होगा। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो उतना ही रिकॉग्नाइज करना है जितना टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ही करना है। ठीक है, उसमें कॉस्ट ऑफ एलिवेटर को साइड करके रखना है। तो अभी आप आ जाइए एक बार, मैं आपको अगले पेज में इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बोलोगे हेंस हेंस मैं आपको एक बार समझाता हूँ। ठीक है, हेंस मेजरमेंट मतलब आपको ये मान के चलना है कि हेंस मेजर ऑफ जो प्रोग्रेस है वो कॉस्ट ऑफ एलिवेटर को हटा करके अदर कॉस्ट का 25 लाख जो है उसमें 5 लाख खर्चा हो चुका है 31 मार्च 2021 तक। तो 25 लाख का 5 लाख 20% है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 50 लाख का, जिसमें से 15 लाख का एलिवेटर लगा दिया। ठीक है, तो अभी बचा कितने का है वो मुझे बताओ। अभी जो है ना अगर उसमें 15 लाख का लगा दिया है, ठीक है, तो रेवेन्यू जो है ये माना जाएगा कि तो बचा हुआ जो रेवेन्यू फ्यूचर में रिकॉग्नाइज होगा वो आपका होगा 50 लाख में से 15 लाख हटा दो, आपका 35,000 पर रिकॉग्नाइज होगा रेवेन्यू, 35,000 पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा।
तो चलो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ एलिवेटर है वो आपका है 15 लाख का। ये घटा दो, क्योंकि 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किए जिसमें से आप 15 लाख का सामान लगा ही दिए हो, तो अभी 35 लाख बचा हुआ है, ठीक है, जितना का सर्विस आप उसको दोगे। अब उस 35 लाख में टोटल जो अदर कॉस्ट है उसमें से 5 लाख आपने लगा दिया, तो इसका आपने 20% निकाल दिया, ठीक है, कि आपने अदर कॉस्ट का 5 लाख खर्चा कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि अब इन्होंने बोला कि फॉर कॉस्ट इनकर्ड, अगर कॉस्ट इनकर्ड हो गया है, ठीक है, तो 35 लाख जो है वो रेवेन्यू अट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू है। ये कहने का मतलब है कि अभी उसका खर्चा भी करना बाकी है और काम भी बाकी है। 20% काम कंप्लीटेड है, तो 35 लाख का 20% जो काम कंप्लीटेड है वो 7 लाख यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि जितना एलिवेटर लगा दिए होंगे उसका हिसाब किताब अलग से होगा, क्योंकि वो फिक्स अमाउंट वो लगा चुके हैं। तो जो 50 लाख में से 15 लाख का सामान लगा दिए, तो जो बचा 35 लाख उसका 20% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। एंड रेवेन्यू फॉर एलिवेटर जो 15 लाख का है ये इक्वल टू द कॉस्ट इनकर्ड है, ठीक है। ये मान के चलो ना कि ये पूरा का पूरा पैसा ही सामने वाले से मिल जाएगा। तो 15 लाख तो पूरा मिल जाएगा, और 7 लाख जो 20% काम कंप्लीट किया उसके लिए मिलेगा। तो 22 लाख इनको रेवेन्यू का मिलेगा, 22 लाख ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यही है इसका आंसर, ठीक है। अब जो इसका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताता हूँ एक बार, रुको। अब आपको आना है नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए आपको आना है 115 नंबर पेज। तो 115 नंबर पेज, 115 नंबर पेज, तो आप एक बार नीचे आ जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 66 दिखेगा। ये वाला हम आपको एक बार समझाते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक एंटिटी का एसेट्स को एक कस्टमर को जो है ना वो 1 मिलियन में बेचा 1 जनवरी 2001 को। एंड एंटिटी चाहे तो वो एसेट्स को 31 मार्च 2001 तक जो है वो रीपरचेज भी कर सकती है 1.1 मिलियन में, यानी उसको ज्यादा पे करके सामान रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि तुम मुझे बताओ कि इसका अकाउंटिंग कैसे होगा इस ट्रांजेक्शन का, ठीक है। तो आप एक बार इसके आंसर में आ जाइए, और आंसर में ये कह रहा है, आंसर में क्या कह रहा है ये मैं आपको एक बार हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। आंसर में ये कह रहा है कि कस्टमर ये नहीं कह सकता है कि उसके पास वो गुड्स का कंट्रोल है, क्योंकि 31 मार्च 2001 तक तो एंटिटी उसे रीपरचेज कर भी सकता है, ठीक है। और नीचे में ये कह रहा है कि यहाँ रीपरचेज करने के टाइम में जो ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, इसे फाइनेंशियल कंपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कंपोनेंट यानी जो 0.1 मिलियन ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नीचे बोलोगे कि जो अमाउंट रिसीव्ड है, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड को लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। अमाउंट जो रिसीव्ड है उसको लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि फ्यूचर में वो रीपरचेज अगर कर लिया तो वो पैसा रिटर्न देना पड़ जाएगा, समझ गए। मान लो अभी कस्टमर ने सामान बेचा, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में वो सामान जो है सामने वाला इससे खरीद लेगा, तो इसको तो ये पैसा रिटर्न करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड को लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि फ्यूचर में पैसा देना पड़ सकता है। एंड दूसरा वाला बी नंबर पॉइंट बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस एंड रीपरचेज प्राइस का जो डिफरेंस है वो फाइनेंशियल कॉस्ट है, यानी 0.1 मिलियन का फाइनेंशियल कॉस्ट है, और वो फाइनेंशियल कॉस्ट को रिकॉग्नाइज ओवर द टाइम करेगा, ओवर द टाइम, ठीक है। अब आप आ जाइए 67 नंबर जो इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन का हिंदी बता दे रहा हूँ। इसमें ये कह रहा है कि एंटिटी ने 10 लाख का एसेट्स बेचा कस्टमर को 1 जनवरी 2001 को। एंड बट वो अप टू 31 दिसंबर 2001 तक कस्टमर के पास ये राइट है कि वो 9 लाख में उस एसेट्स को बेच सकता है, जबकि मार्केट वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू उसका 7,50,000 ही होगा उस वक्त का, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे ये बताओ। तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो पहला वाला पॉइंट है उसका मतलब ये है कि एंटिटी ये इवेल्युएट कर पा रही है कि कस्टमर का तो फायदा ही है, 7,50,000 का सामान वो 9 लाख में बेच देगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट का हिंदी इन्होंने ये कहा कि तो एंटिटी ये डिटरमाइन कर पा रही है कि 31 दिसंबर 2001 तक जो है ना कंट्रोल ऑफ गुड्स कस्टमर के हाथ में नहीं था, ठीक है, कस्टमर के हाथ में नहीं था। ओके। तीसरा ये लोग ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये कहा कि कस्टमर को 10 लाख में बेचा एंड 9 लाख में खरीद लिया, तो 1 लाख का जो यहाँ पर है कम आ रहा है, उसको लीज कंपोनेंट माना जा सकता है, लीज कंपोनेंट। एंड सबसे लास्ट वाला पॉइंट का मतलब इन्होंने ये कहा कि अगर 31 दिसंबर 2001 तक जो है वो कस्टमर ने बेचा नहीं एसेट्स को, ठीक है, तब वो खुद रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू हो जाएगा। अगर वो नहीं बेचा तो 9 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज के सबसे नीचे में चले जाइए जहां पर आपको 68 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले हम आपको इसका हिंदी बताते हैं, इसका हिंदी क्या है। तो देखो ये लोग ये कह रहा है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2001 को एंटिटी ने एक जो है कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर सेल ऑफ मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। अब 2 ईयर में बन के जो है ना वो रेडी हो जाएगा ये मशीन। फिर आगे कह रहा है कि मशीन जो है वो कंप्लीट होने पर जो है वो एंटिटी उसे कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के रूप में बदल देगा, यानी कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा वो बना करके दे देगा, ठीक है। ये उन्होंने आगे बोला। फिर उन्होंने इस पेज में ये बोला
मैं आपको एक बार इसका हिंदी बताता हूँ। इन्होंने ये बोला कि मशीन एंड स्पेयर पार्ट दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो जो है ना, ऑन 31 मार्च 2003 एंटिटी ने मशीन के लिए पे किया एंड स्पेयर पार्ट के लिए भी पे किया, बट उसे सिर्फ मशीन का फिजिकल पोजीशन मिला एंड कस्टमर ने एंटिटी को बोला कि मेरा फैसिलिटी तो जो है, मतलब सॉरी, जो जो मेरा फैक्ट्री है वो तो पास में ही है, तुम स्पेयर पार्ट आकर के जो है ना वो कभी भी लेके चले जाना, ठीक है। तो इस मतलब स्पेयर पार्ट जो है ना अभी आप अपने पास ही रखिए, ऐसा कस्टमर बोल रहा है कि मेरा फैक्ट्री पास में ही है, जब मेरे को लगेगा हम आकर के ले लेंगे। तो और वो मशीन लेके चला गया, स्पेयर पार्ट बोला आप अपने पास ही रखिए। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है, नीचे से जब पढ़ोगे, नीचे का जो लाइन है इधर से, ठीक है, इधर से ये कह रहा है, इधर से जो है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, इसमें उन्होंने ये कहा कि देखो, क्लोज प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है पास में ही है, ठीक है, प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है पास में, ठीक है। तो उन्होंने नीचे में ये कहा कि स्पेयर पार्ट का जो लीगल राइट है वो कस्टमर का है, ठीक है, कस्टमर का है, और उस पार्ट को इजीली जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि यही वो सामान है जिसको उस कस्टमर के लिए संभाल के रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसा सामान है और उसी में से एक तो उठा के इसको दे देंगे। उसके लिए जो बनाया है वो स्पेसिफिक है सिर्फ उसी के लिए, और वो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि यही वो सामान है जो उसको देना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इसी कस्टमर, फिर उसके बाद बोल रहा है कि इंटिटी ने उसे अपने पास रख दिया है एंड जरूरत पड़ने पर इमीडिएटली वो भेज देगा। इंटिटी एक्सपेक्ट करता है कि उसे ये स्पेयर पार्ट जो है वो 2 से 4 साल तक रखना पड़ सकता है, वो उस पार्ट को किसी और को बेच भी नहीं सकता है। तो आगे बोल रहा है कि आगे आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो कंपनी मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स को सेल, स्पेयर पार्ट के सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, क्या यहाँ कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है भी कि नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाइए सोल्यूशन में आ जाइए। आपको सोल्यूशन में यहाँ से लेकर के पूरा जो ये सब लाइन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन का ही लाइन है, ठीक है, क्वेश्चन का ही लाइन का पार्ट है जिसको इन्होंने सजा करके लिख दिया। और उन्होंने यहाँ पे नीचे में बोला है कि जो एंटिटी है वो इन 3 सर्विस का पैसा ले रही है कस्टमर से, एंटिटी जो है वो इस 3 सर्विस का पैसा कस्टमर से ले रही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे इन्होंने ये क्या कहा इसमें, इन्होंने ये कहा कि जो पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ जो ये वाला साइन है, इसमें इन्होंने ये कहा कि मशीन तो बिकने के साथ साथ जो है वो मशीन के बिकने के साथ साथ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया मशीन के लिए, ठीक है। लेकिन स्पेयर पार्ट के लिए, स्पेयर पार्ट पर जो है, इन्होंने नीचे में क्या कहा, इन्होंने नीचे में कहा कि स्पेयर पार्ट पर रेवेन्यू जो है वो तभी रिकॉग्नाइज होगा जब वो नीचे का ए से लेकर डी तक सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ए नंबर कंडीशन क्या है कि वो कस्टमर के रिक्वेस्ट पर जो है, रिक्वेस्ट फ्रॉम कस्टमर था तभी वो, उसका पास में ही फैक्ट्री है, तब वो अपने पास सामान रख लिया है, ठीक है। तो कस्टमर के रिक्वेस्ट पर ऐसा किया है। दूसरा कंडीशन है कि वो इजीली आइडेंटिफाइड है कि नहीं जो सामान उस कस्टमर को देना है, तो हाँ भाई इजीली आइडेंटिफाइड है। उसके बाद तीसरा कंडीशन है कि वो आइडेंटिफाइड सेग्रीगेटेड, सबसे अलग रखा हुआ होना चाहिए, जब उसको चाहिएगा आकर के ले लेगा। एंड उसके बाद का जो पार्ट्स है मेरे भाइयों एवं बहनों, उसके बाद वाले में उन्होंने क्या कहा, उसके बाद वाले में उन्होंने कहा कि स्पेयर पार्ट जो है वो, स्पेयर पार्ट हैव बीन सेग्रीगेटेड एंड नॉट बी रीडायरेक्टेड टू एनी अदर कस्टमर, मतलब किसी और को नहीं बेचा जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का तो सारा ही कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है। तो ऊपर का सारा कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो आप ये कह सकते हो कि 31 मार्च 2003 को रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो हो सकता है स्पेयर पार्ट्स का भी, स्पेयर पार्ट्स का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है। और नीचे में उन्होंने ये कहा कि जो जो उसका कस्टोडियल सर्विस है, कस्टोडियल या सर्विस का जो रेवेन्यू है ओवर टाइम रिकॉर्ड होगा, यानी समय के साथ साथ रिकॉर्ड होते चला जाएगा। अब आप आ जाइए 69 नंबर इलस्ट्रेशन के लिए, आप आ जाइए, अब आप आ जाइए 69 नंबर इलस्ट्रेशन के लिए 120 नंबर पेज में, थोड़ा नीचे आ जाइए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 69 नंबर इलस्ट्रेशन। अब इसका हिंदी ये लोग क्या कह रहा है, ये लोग कह रहा है कि एक एंटिटी जो है, एक एंटिटी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें वो 1975 जो है ना वो लिरिक्स, मतलब 1975 स्वर वाला, स्वर का मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ लो ना कि उन्होंने बोला 1950 रिकॉर्डिंग क्लासिकल सिम सिम सिम्फनी बोला, ठीक है, सिम्फनी, ठीक है, सिम्फनी का मतलब होता है स्वर, स्वर होता है, ठीक है, मतलब स्वर या आवाज ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है, सुर, सुर बोल सकते हो, ठीक है। तो 1975 सुर का, ठीक है, 1975 सिम्फनी वाला जो ये है, मतलब स्वर है, ये गाना वो रिकॉर्ड किया है एंड अपने कस्टमर का, अपने कस्टमर को दिया है, ठीक है। एंड उस कस्टमर का, उस कस्टमर एंड उसका कस्टमर उसे टेलीविजन रेडियो पर ऑनलाइन, ठीक है, ऐसे समझ लो ना कि टेलीविजन रेडियो और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में 2 ईयर का यूज करेगा, ठीक है, बदले में 50,000 रुपया पर मंथ वो देगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। इंटिटी को इसने दिया कस्टमर को 1975 जो है वो सिम्फनी दिया एंड कस्टमर उसे टेलीविजन पर, रेडियो पर और ऑनलाइन उसको 2 साल तक यूज करेगा, बदले में इसको 50,000 पर मंथ देगा। नीचे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि और कोई भी सामान या सर्विस इंटिटी उस कस्टमर को नहीं दे रहा है, ठीक है, नहीं दे रहा है एंड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल भी नहीं है, ठीक है। आगे आपको नीचे में क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इस रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे वो बताइए, इस 50,000 जो मिल रहा है यहाँ पर इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आंसर में आपको यही कहना है कि आपको आंसर में यही कहना है कि क्वेश्चन के लाइन को अगर आप अच्छे से सजा करके लिखोगे तो उस अच्छे से सजाए हुए लाइन को ही यहाँ पर, क्वेश्चन के ही लाइन को अच्छे से सजा करके लिखा गया है। एंड यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि भाई, यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि यहाँ कस्टमर के पास राइट टू यूज दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है,
ठीक है। तो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इस्तेमाल का उसके पास राइट है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही जो है वो ये मान के चलो ना कि रेवेन्यू भी जो है ना वो एट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया सामने वाले को, ठीक है, 1975 सुर जो है जब बेचा, उसी टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, यानी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल उसी टाइम ट्रांसफर हो गया सामने वाले के पास। अब जो है ना 70 नंबर इलस्ट्रेशन के लिए नीचे वाले पेज में आ जाइए, मतलब उसी पेज में नीचे आ जाइए, जहां पर आपको जो है ना वो दिखेगा कि कंपनी एक्स है जो लाइसेंस फॉर सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन दिया कंपनी वाई को, ठीक है, कंपनी वाई को दिया। एक्स अपने साथ अपडेट एंड अपग्रेडेशन फैसिलिटी भी दिया है। वाई के पास ये ऑप्शन है कि वो वो कब उसे इंस्टॉल करता है, ये फैसिलिटी उसको दिया गया कि भाई तुमको जब इंस्टॉल करने का मन करे तभी करना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, अगला पेज में कह रहा है कि वाई वाई जो है ना, ये वाले क्वेश्चन को मैंने टिक कर दिया। वाई कह रहा है, अगले पेज में कह रहा है कि वाई ये एक्सपेक्ट करता है कि एक्स कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे कि फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर चेंज हो जाए, ओके। अब आपको नीचे में बोला है कि नेचर ऑफ लाइसेंस बताओ, ठीक है। तो आंसर का हिंदी आपको ये करना है कि अपग्रेड्स एंड अपडेट के को अलग से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना गया है, क्योंकि लाइसेंस देना एंड अलग से सर्विसेज अपडेट एंड अपग्रेड्स का देना ये अलग अलग माना गया है, ठीक है। तो आपको जो बोला ना डिटरमाइन द नेचर ऑफ लाइसेंस, ठीक है, तो यहाँ पर नेचर ऑफ लाइसेंस जो है, हेंस आपको ये कहना है कि नेचर ऑफ लाइसेंस जो है, लाइसेंस देना है और ये वो लाइसेंस दिया ही है तो वो राइट टू यूज दिया है उस लाइसेंस का, ठीक है, एंड सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मान लिया गया है, ठीक है। इस लाइसेंस, इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट टू यूज जो है ना वो सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माना गया है, यही है नेचर ऑफ लाइसेंस, ओके। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब आ जाइए 71 नंबर इलस्ट्रेशन में। जो 71 नंबर इलस्ट्रेशन है वो क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ना वो फिल्म स्टूडियो जो है वो एक कस्टमर डी को लाइसेंस ग्रांट किया कि वो जो है ना वो शो करेगा एक कंप्लीटेड फिल्म, ठीक है, कंप्लीटेड फिल्म वो दिखाएगा, एंड डी उसका सिग्निफिकेंट मार्केटिंग करके थोड़ा एक्स्ट्रा कमाएगा, मतलब कमाने का सोचा, ठीक है। तो आपको नीचे में बोल रहा है कि मार्केटिंग करने से फिल्म के जो फंक्शनैलिटी एंड वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बोल रहा है नेचर ऑफ लाइसेंस बताइए, ठीक है। तो 71 नंबर का जो आंसर है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको यही बोलना है, आपको यहाँ पर यही बोलना है कि सी ने वो लाइसेंस के जरिए राइट टू यूज ट्रांसफर किया है, ठीक है, सी ने उस लाइसेंस के जरिए राइट टू यूज ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ट्रांजेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, ना कि सर्विस सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, एंड नीचे में आपको ये बताना है कि उस फिल्म का फंक्शनैलिटी एज एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि डी का एडवर्टीजमेंट से फिल्म के फंक्शनैलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके, अवेलेबल टू डी। तो ये है नेचर ऑफ लाइसेंस। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर जो है इसका हम आपको हिंदी बताते हैं। देखो 72 नंबर में हम आपको लाइन बाय लाइन का हिंदी बताएंगे, मेरे हर एक लाइन को आप क्वेश्चन के एक लाइन के साथ मैच करते रहना इंग्लिश पढ़ के, ठीक है। देखो 72 नंबर में सबसे पहला बोल रहा है कि स्पोर्ट्स टीम जो है वो डी ने 3 साल का अग्रीमेंट किया किया टीम नेम एंड लोगों को लाइसेंस करने का, ठीक है, एंड टू द अपैरल मेकर एम को, ठीक है, मतलब अपैरल मेकर एम एम के साथ उन्होंने ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। आगे बताते हैं आपको, रुको एक सेकंड। उसके बाद उन्होंने क्या बताया उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ये है मतलब एम को बताया, उसके बाद उस लाइसेंस से एम के पास से जो परमिट आ गया कि वो उस नेम एंड लोगो को यूज करके वो उस नेम एंड लोगो को यूज करे, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि वो उस नेम एंड लोगो को यूज करके जो है यूज करे, एंड ऑन इट्स प्रोडक्ट जो है ना, मतलब ऑन इट्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डिस्प्ले प्रोडक्ट, ठीक है, एंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग वो मटेरियल में भी उसका यूज करे, ठीक है। नीचे का जो रोमन नंबर 2 है उसमें उन्होंने ये कहा कि माना कि स्पोर्ट्स टीम ने बहुत साल से कोई जो है वो गेम्स नहीं खेला है, जिस वजह से वो लाइसेंस लेने का काम बी से किया, मतलब बी से किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी का भी बिजनेस जो है, बिजनेस मॉडल यही है, ठीक है, मतलब जो ये है, मतलब लाइसेंस एम जो है, एम जो है यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि एम ने ये काम जो है ना वो, मतलब जो एम ने जो डी के लिए ये काम फिक मतलब प्रॉमिस किया कि डी को करके देगा, ठीक है, स्पोर्ट्स टीम डी जो है वो इंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पर डी जो है ना ये काम बी से करवाया, एंड बी का भी बिजनेस मॉडल लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही देना है। ये क्वेश्चन का आगे का लाइन बोला आपको बोल रहा है कि हाउ मतलब वुड द आंसर बी डिफरेंट इन दिस सिचुएशन, क्या आंसर जो है यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा इस सिचुएशन में। तो आपको आंसर क्या बताना है वो देखिए। आपको आंसर ये बताना है, पहला वाला पैरा का मतलब कि डी ने एम को
राइट टू एक्सेस दिया है, तो रेवेन्यू ओवर ओवर द टाइम ही रिकॉग्नाइज करेगा। इसके लिए डी ने नीचे का 3 जो पॉइंट है ना उसको कंसीडर किया है। सबसे पहला पॉइंट क्या कंसीडर किया है डी ने बोल रहा है, डी बोल रहा है कि उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से एम का बेनिफिट होना चाहिए, पहला। दूसरा उसने बोला कि डी के लाइसेंस पर जो है ना डायरेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर एम एम के सक्सेस या फेलियर से, ठीक है। एंड तीसरा वो ये कह रहा है, डी नंबर, उसने ये कहा कि जो प्रेजेंटली जो है ना वो डीज एक्टिविटी में कोई, मतलब डी के एक्टिविटी में कोई गुड्स या सर्विसेज का ट्रांसफर नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब रोमन 2 में आ जाइए, जो नीचे में इन्होंने बताया हुआ है। रोमन 2 में इन्होंने बोला कि बी के द्वारा जो नेम एंड लोगो प्रोवाइड करने का काम देने वाला बात है ना, वो एम ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया है कि बी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, पहला बात। दूसरा बात कि हेंस बी जो है, हेंस बी भी राइट टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही प्रोवाइड करेगा एंड रिकॉग्नाइज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ही करेगा व्हेन लाइसेंस ग्रांटेड, जब वो लाइसेंस ग्रांट करेगा तब, ठीक है। तो यही था इसका आंसर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन है उसके लिए आपको आना है पेज नंबर 127 में आ जाना है। 127 नंबर पेज, 73 नंबर इलस्ट्रेशन। इसमें इन्होंने क्या कहा, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि कस्टमर आउटसोर्स इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर, ठीक है। टर्म जो है इसका 5 साल का है, प्लस 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 2 1 ईयर रिन्यूअल ऑप्शन, ठीक है। प्लस जो है वो 2 1 ईयर का रिन्यूअल ऑप्शन है, ठीक है, 1 1 ईयर का। एंड फिर एवरेज कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर 7 ईयर का दिया हुआ है। इंटिटी जो है वो स्पेंड कर रहा है 4 लाख रुपीज डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नीडेड टू अक्यूमुलेट आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और वो जो 4 लाख वो स्पेंड कर रहा है उसका यहाँ पर सेग्रीगेशन दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ उसने स्पेंड किया, 50,000, 1,40,000, 1 लाख, और ये 1,10,000 माइग्रेशन एंड टेस्टिंग में, ठीक है। आगे पेज में उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जस्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इन्होंने ये बताया हुआ है यहाँ पर कि किस इंडेस के अंदर जो है उसका अकाउंटिंग या अमोटाइजेशन होगा। तो सबसे पहला जो डिवाइस का जो खर्चा 50,000 रुपये लगा वो इंडेस 115 में अमोटाइज होगा, ठीक है, 7 ईयर्स के लिए। हार्डवेयर का जो खर्चा लगा वो इंडेस 16 में, सॉफ्टवेयर का जो खर्चा लगा वो इंडेस 38 में, एंड माइग्रेशन टेस्टिंग का जो लगा वो इंडेस 115 में लगेगा, ये इन्होंने यहाँ पर बोला। फिर आप आ जाइए इसी पेज में नीचे आ जाइए 74 नंबर इलस्ट्रेशन के लिए। 74 नंबर इलस्ट्रेशन में इन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ये वाला बहुत इजी सा इलस्ट्रेशन है। इन्होंने कहा कि एक एंटिटी है जो इंटर करता है टू इनटू अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर एंड इनकर इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड दीज कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड as assets in accordance with subsequent 1 year period up to a maximum of 10 year, okay, and the average contract term for the similar contract enter into by the entity is 7 years. Determine the appropriate method of amortization. यहाँ पर आपको आंसर में यही बताना है कि जो 7 ईयर में इंक्रीमेंटल कॉस्ट को अमोटाइज किया जाता है, ठीक है, जनरली, एंड वो मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है। तो 7 ईयर में जो है ना वो इंक्रीमेंटल का कॉस्ट को अमोटाइज किया जाएगा, यहाँ पर 7 ईयर गिवन है, ओके। तो यहाँ पर आपको यही आंसर में बताना था, उतना कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। एंड जो हमारा सबसे लास्ट इलस्ट्रेशन है उसके लिए आपको आ जाना है सीधा 137 नंबर पेज में आ जाइए। 137 नंबर पेज, 137, ये देखो ये वाले क्वेश्चन को हम आपको अच्छे से समझाते हैं पहले, ठीक है। ये वाला जो 75 नंबर इलस्ट्रेशन है उसको, चलिए आपको जो 75 नंबर है ये बताते हैं इसमें क्या कह रहा है। 75 नंबर में एक बार हम आपको क्वेश्चन का लाइन टू लाइन पढ़ के समझाते हैं, ओके। देखो 75 नंबर में कह रहा है कि ए लिमिटेड जो है, ए लिमिटेड के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेस का 2 डिवीजन है, टोल रोड एंड वाइंड पावर, ठीक है। दोनों डिवीजन का जो है ना वो नीचे में आपको मतलब डिटेल दिया हुआ है नीचे में। कंपनी ने उसे, देखो जो पहला वाला जो है ना वो आपका भीलवाड़ा जबलपुर टोल प्रोजेक्ट जो है उसमें ये कह रहा है, उसमें ये कह रहा है कि कंपनी ने जो है वो कंपनी ने उसे करंट ईयर में बनाना शुरू किया एंड 31 दिसंबर 2001 तक 50 करोड़ खर्चा भी कर दिया उस प्रोजेक्ट के ऊपर में, ठीक है। एंड उसके बाद ये लोग ये कह रहा है कि अंडर आई गैप का मतलब होता है आपका आपका क्या बोलते हैं, इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर कंपनी ने 50 करोड़ को एज अ इंटेंजिबल एसेट्स दिखाया हुआ, ये वाला 50 करोड़ जो इन्होंने खर्चा किया, ओके। फिर ये लोग नीचे कह रहा है कि कुछ कुछ कंसेशनल मतलब कुछ कंसेशन मिला, उसका डिटेल्स नीचे दिया हुआ, कंसेशन जो मिला उसका डिटेल नीचे में दिया हुआ है। ए लिमिटेड के जो है ना खर्चे यहाँ पर 100 करोड़ है, उसके बाद जिस 100 करोड़ का फेयर वैल्यू जो है वो 110 करोड़ है, और उसके बाद भाई साहब नीचे में इन्होंने देख के रखा हुआ कि उस एरिया का गवर्नमेंट बोला कि 200 करोड़ जो है ना आप आराम से कमा लोगे, इस बात का उस एरिया का गवर्नमेंट ने गारंटी दिया, ओके। तो आप नीचे आ जाइए, क्वेश्चन का नीचे आ जाइए। फिर उसके बाद जो है ना अगले पेज में ये कह रहा है,
अगला पेज में जो है वो आपको कह रहा है, ऊपर में थोड़ा लेके चलते हैं, अगले पेज में ऊपर में कह रहा है कि आपका जो मतलब फाइनेंस रेवेन्यू है ओवर द पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट, वो फेज 1 का आपको 15 करोड़ दे के रखा हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद अदर इनकम जो है वो रिलेट्स टू सर्विसेज, सर्विसेज आपका जो दे करके रखा हुआ है, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशनल फेज, ये दे के रखा हुआ है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है आपका कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस जो है, इसके बारे में ये कह रहा है कि ये दूसरा प्रोजेक्ट है, एंड इसका जो है ना वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका वो 110 करोड़ है, उसका फेयर वैल्यू 200 करोड़ है, और इसे भी जो है वो एंटिटी एज पर आई गैप जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। यहाँ ए लिमिटेड जो है ना, ए लिमिटेड का जो है वो राइट है कि वो उस रोड से जो है ना वो एक्सप्रेस वे चलाने वाले से सिर्फ पैसा लेगा, ठीक है। पिछले वाले में तो गारंटी था कि गवर्नमेंट ये बोल दिया था 200 करोड़ कमा सकते हो, और इसमें जो है ना वो एक्सप्रेस वे से ही सिर्फ पैसा कमाएगा, ये बोला गया। तो आपको नीचे में बोल रहा है कि आप बताइए कि व्हाट, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ भीलवाड़ा जबलपुर रोड टोल टोल प्रोजेक्ट, उसका क्लासिफिकेशन बताइए एंड उसका अकाउंटिंग बताइए। उसके बाद आपको बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस वे बताइए, और ऑल्सो सजेस्ट करिए कि सुटेबल अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होना चाहिए, ये बताइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए नीचे, नीचे में जो है ना आपको क्या कह रहा है वो देखिए। नीचे में जो रोमन 1 आपको दिख रहा है, इस रोमन 1 का मतलब है कि यहाँ ऑपरेटर को ए लिमिटेड को 200 करोड़ तक मिलने का गारंटी है, जो कि राइट टू रिसीव है कैश फ्रॉम द ग्रांटर, ठीक है। आप ये मान के चल चल सकते हो, ठीक है। तो ऑपरेटर जो है इसे फाइनेंशियल एसेट्स रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है, उतना पोर्शन तक जितना मिलना उसके लिए गारंटी है। एंड रोमन नंबर जो 2 है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो रोमन नंबर 2 आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है वो देखो। उसका जो रोमन नंबर 2 है उसका ये मतलब है, एंड रोमन नंबर 1 में ऊपर में ये भी बोला कि यहाँ एक अनकंडीशनल राइट है, मतलब यहाँ पैसा मिलना जो है वो गारंटीड है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक अनकंडीशनल राइट है कि कैश मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। राइट टू रिसीव कैश है ऐसा 200 करोड़ का। रोमन 2 में नीचे कह रहा है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के पास राइट है कि वो उस रोड पर चलने वाले एक्सप्रेस वे से चार्ज करेगा। राइट टू चार्ज फ्रॉम द पब्लिक को जो है ना अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ अमाउंट जो है वो कंटिजेंट है टू द एक्सटेंट दैट पब्लिक यूजेस द सर्विसेज, पब्लिक जितना यूज करेगी उतना ही इसको मिलेगा, तो कंटिजेंट है, ठीक है। देयर फॉर द ऑपरेटर इंटेंजिबल एसेट्स उतना ही रिकॉर्ड कर सकता है जितना उसके पास राइट टू रिसीव द चार्जेस हो फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। अब थोड़ा जर्नल एंट्री में आते हैं, जो अगला पेज में जर्नल एंट्री इन्होंने दिखाया हुआ है। तो जो सबसे पहला वाला जर्नल एंट्री है इसमें देखो कि एसेट्स बढ़ा, बिकॉज इन्होंने एसेट्स उतने का क्रिएट किया, एसेट्स बढ़ा, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू को उन्होंने क्रेडिट किया, ठीक है। उसके बाद जो है उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट आप कॉस्ट से रिकॉर्ड करोगे कि कॉस्ट इतना है जो आपके पास से पैसे के तौर में चला, मतलब पैसे के तौर पे चला गया, इसीलिए आपने बैंक को क्रेडिट किया। एंड उसके बाद जो उस पर फाइनेंस इंटरेस्ट, फाइनेंशियल एसेट्स है, ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब इतना इनकम फाइनेंशियल एसेट्स पर इंटरेस्ट इनकम कमाकर हुआ है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। फाइनली लास्ट में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि फाइनेंशियल एसेट्स जो है, फाइनेंशियल एसेट यानी बाकी 75 यानी दैट इज 200 टोटल मिलेगा, उसमें से फेयर वैल्यू माइनस करने के बाद आपको फाइनेंशियल एसेट्स भी माइनस करना है, एंड इस दोनों को हटा करके जो बचेगा वो ऑपरेटिंग फेज का माना जाएगा, और वो ऑपरेटिंग फेज का यानी इस ऑपरेटिंग फेज का रेवेन्यू माना जाएगा, इसलिए रेवेन्यू को क्रेडिट किया। एंड फाइनली लास्ट में क्या करना है कि उसको 200 करोड़ का जो रेवेन्यू मिलेगा ही, ये आपका गारंटीड था, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट्स आपका 200 करोड़ से इन्होंने क्रेडिट किया, ओके। एंड जो कोल्हापुर है, कोल्हापुर वाले लोग भी सेम टू सेम यही करेगा जो ऊपर वाला किया है, ठीक है, सेम टू सेम वही करेगा। तो जो नीचे वाला है एंट्री वो भी सेम टू सेम वही होगा, उसका उतना उतना ज़्यादा चिंता करने का बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आप आ जाइए पेज नंबर 146 में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा टेस्ट योर नॉलेज। टेस्ट योर नॉलेज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का हिंदी बताते हैं। बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो टीवी वाला यानी क्यू टीवी वाला है, वो देश बंधु न्यूज़पेपर वाले को ये बोल रहा है कि भाई न्यूज़पेपर वाले अपना एडवर्टीजमेंट जो है क्यू टीवी जो है वो देश बंधु न्यूज़पेपर वाले को न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टीजमेंट दे दिया उसके न्यूज़पेपर में, और बदले में देश बंधु न्यूज़पेपर वाले जो हैं वो भी एडवर्टीजमेंट जो है वो स्पोर्ट्स फ्री में अलाउ कर दिया अपने क्यू टीवी पर, ठीक है। इससे रेवेन्यू कैसे, मतलब इसको रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसे कैसे मेजर करेंगे, यही आपको क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप एक बार जब सोल्यूशन में आएंगे तो हम आपको आसानी से समझा पाएंगे। आप एक बार आ जाओ पेज नंबर 149 में आ जाओ, 149 में आ जाओ, जहां पर आपको सोल्यूशन दिखेगा। यहाँ पर सोल्यूशन में ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर कोई आपस में कैश नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पर ये लोग आपस में ही जो है ना नॉन कैश कंसिडरेशन कर लिया। तो पहला वाला जो पैरा है ना वो क्या कह रहा है वो देखो, पहला वाला पैरा कह रहा है कि एज पर द इंडिया 115 पैराग्राफ 5D नॉन कैश नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन विद द सिमिलर बिजनेस को इंडिया 15 जो है वो इंक्लूड नहीं करता है, अगर सिमिलर बिजनेस हुआ तो डिसिमिलर बिजनेस होने पर चलेगा भी, ठीक है। ये यहाँ पर इंडिया 115 का पैरा 5D कहता है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे है जो सेकंड वाला पैरा है वो ये कहता है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि डिसिमिलर बिजनेस होने से चल जाता। यहाँ एक प्रिंट मीडिया का मालिक है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मालिक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का कॉमर्शियल कस्टमर या सप्लायर वाला जो एक्टिंग है ना,
ठीक है, कॉमर्शियल सप्लायर वाला जो एक्ट है वो कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे बोल रहा है थर्ड वाला जो ये है पैराग्राफ है, वो ये कह रहा है कि करंट सिनेरियो में ये देखा जा रहा है कि जो कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज बाय सेड पार्टी जो है वो खुद ही कंज्यूम उसका कर लेगा, ठीक है, ना कि वो कस्टमर को बेचेगा, एक दूसरे से लेकर के वो कोई कस्टमर को नहीं बेच रहा है, वो खुद ही उसको कंज्यूम कर ले रहा है। तो यहाँ पर पैरा 5D जो है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये पैरा 5D के बाहर है। और यहाँ पर पार्टी जो है वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस यानी सेम टू सेम बिजनेस भी नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो है ना वो सिमिलर बिजनेस वाला जो रूल है उसमें ये नहीं आता है, ठीक है। अब उसके बाद आप इसमें आइए, अगला वाला जो पैराग्राफ है उसमें इन्होंने ये कहा, नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें इन्होंने ये कहा कि अब दोनों जो है, अब दोनों लोग क्या करेंगे कि ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करेंगे। अगर वो यही सर्विस किसी और अगर वो यही सर्विस किसी और को देते तो उस रेट को जानेंगे सबसे पहले। एंड उसके बाद का पैराग्राफ में ये कहा हुआ है कि पैरा 66 ऑफ एनी इंडेस 115 ये कहता है कि कोई भी नॉन कैश कंसिडरेशन का केस है तो एंटिटी फेयर वैल्यू पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। अगर नॉन कैश कंसिडरेशन का है तो उस सामान का फेयर वैल्यू क्या है उस पर रिकॉर्ड करती है। और सबसे लास्ट में इन्होंने ये कहा कि हेंस दोनों ही जन रेवेन्यू मेजर करके रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है, ये इन्होंने लास्ट में कहा, ठीक है। अब आपको आना है सीधा क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि आपको 2 पेज पहले दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो, पहले एक बार आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा इन्होंने वो देखो। ये लोग ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि ए लिमिटेड ने 1 लाख मिनट का यानी पर मिनट का जो है ये लोग 0.50 रुपीज चार्ज करेगा टॉक टाइम का बी लिमिटेड से। और बी लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड ने क्या किया कि बी लिमिटेड 20,000 पावर यूनिट दिया, 2.5 रुपीज पर यूनिट का पावर वो ए को दिया, ठीक है। तो ये लोग आपस में कंसिडरेशन कर लिया, तो ए को जो मिला वो 20,000 इंटू 2.5 करके 50,000 का मिला, और बी को जो मिला वो 1 लाख इंटू 0.5 करके 50,000 का उसको भी मिला। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये लोग यहाँ पे कह रहा है। तो एक बार आप सोल्यूशन में आ जाइए, जहां पर आपको 2 नंबर का सोल्यूशन दिखेगा, एक बार आप आ जाइए उसमें, हम आपको इसका मीनिंग बता देते हैं। जो इसका मीनिंग है वो ये कह रहा है, जो पहला वाला पैरा है ना वो क्या कह रहा है वो देखो। पहला वाला पैरा ये कह रहा है, जो फर्स्ट पैरा है वो ये कह रहा है कि वैसे तो पैराग्राफ 5D सिमिलर बिजनेस को एक्सक्लूड करता है, ठीक है, बट ये वाला पैरा ये कह रहा है कि बट एज पर द करंट सिनेरियो ये डिसिमिलर गुड्स है, डिसिमिलर गुड्स है। एंटिटी को ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो निकाल कर रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ऐसा उसके बाद वाला पैराग्राफ कह रहा है। उसके बाद वाला पैराग्राफ ये कह रहा है कि जो है वो आपका ये कह रहा है कि नॉन कैश कंसिडरेशन में एज पर पैरा 66 ऑफ इंडिया 115 ट्रांजैक्शन प्राइस फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है। एंड सबसे लास्ट वाला ये बोल रहा है कि ए लिमिटेड जो है वो 50,000 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा और बी लिमिटेड भी 50,000 ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से उतना ही कमा रहा है उतने का सामान का, ठीक है। अब आप आ जाइए थोड़ा सा पहले आ जाइए, जहां पर क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने बताया होगा, वो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताते हैं। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जैसा इलस्ट्रेशन नंबर 65 किया ना उसी का कॉपी पेस्ट है, ठीक है, उसी का कॉपी पेस्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है ये देखो, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। और हम आपको एक बार जो है ना ये वाला क्वेश्चन हम आपको एक बार इजीली समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक एंटिटी है जी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है पी के साथ, ठीक है, और मशीनरी वो 20 लाख का बना के देगा। पी इंटेंड कर रहा है टू यूज द मशीनरी टू स्टार्ट फूड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज हाईली कॉम्पिटेटिव एंड पी लिमिटेड जो है वो हैज वेरी लिटिल एक्सपीरियंस इन इट, उसके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है। उसके बाद पी लिमिटेड जो है वो पे किया नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट 1 लाख का एट द इंसेप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड इंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एग्रीमेंट, ठीक है, विद जी लिमिटेड। जी लिमिटेड को इसने क्या किया कि 1 लाख रुपया नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट किया, तभी तो जी लिमिटेड इसका काम शुरू करेगा, ठीक है। For remaining 95% of agreed consideration, which it intends to pay primarily from income derived from the food processing unit, as it lacks any other major source of income. The financing arrangement is provided on a non-course basis, which means that P Limited defines default. Then G Limited can repossess the machinery but cannot seek further compensation from P Limited, even if full value of amount owned is not revocable, मतलब recovered from the machinery. The cost of machinery from G Limited is 12 lakh. P Limited obtain control of machinery at a contract inception. When should G Limited recognize revenue from the sale of machinery to P Limited in accordance with India's 115? चलो इसका सोल्यूशन आपको एक बार समझाने का कोशिश करते हैं। वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो आप जब इसका सोल्यूशन में आओगे 151 नंबर पेज में, तो सबसे नीचे में जो आपको ये वाला लाइन सब दिख रहा है ना, ये पूरा ज्ञान का बात है, जो क्वेश्चन में जो है ना ये पूरा उन्होंने ज्ञान बताया, और इसको आप एक बार रीड कर लेना। उसके बाद जो है वो इसका इसका बहुत बड़ा आंसर है, इन्होंने वो पूरा ज्ञान दे दिया, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना, इस तरह का हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं।
और बहुत बड़ा ज्ञान देने के बाद इस पेज में भी उनका ज्ञान खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने अगले पेज में बताया उन्होंने कि भाई देखो, इन्होंने यहाँ पर बताया कि ऐसा है कि मतलब जो काम छोड़कर भाग नहीं जाए, वो काम छोड़कर भाग नहीं जाए, ठीक है, मतलब वो जो है ना, वो उसका काम वो बीच में मना ना कर दे काम करने के लिए, इसीलिए जो काम शुरू किया है वो 1 लाख रुपीज का नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट ले लिया है, ठीक है, ये उनका पहला कहना है। और दूसरा इनका ये कहना है यहाँ पे लास्ट में कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तभी होगा जब वो इवेंट जो है ना हैज बीन ऑकर्ड हो जाएगा, जब वो पूरा काम करके दे देगा तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। तो ये था 4 नंबर क्वेश्चन। अब जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो एक बार आपको बताते हैं। उसके लिए आपको आना है 147 नंबर पेज में आ जाना है। 147 नंबर पेज, देखो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम आपको एक बार समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हम आपको एक बार इसका हिंदी समझाते हैं। एंटिटी जो है, यहाँ पर एंटिटी जो है ना वो सेल कर रहा है अ पीस ऑफ मशीनरी टू अ कस्टमर फॉर 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन का के लिए, पेबल इन 90 डेज, 90 डेज में पैसा देना है। एंटिटी वन, और एंटिटी वन इज अवेयर एट ए कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन दैट कस्टमर माइट नॉट पे द फुल अमाउंट ऑफ प्राइस, कस्टमर नहीं भी दे सकता पैसा, ये उसको स्टार्टिंग में ही पता है। एंटिटी वन एस्टिमेट दैट कस्टमर विल पे एटलीस्ट 1.75 मिलियन, तो एंटिटी को ऐसा लग रहा है कि कम से कम वो 1.75 मिलियन पैसा दे ही देगा, विच इज सफिशियंट टू कवर इट्स कॉस्ट, जो कि कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कॉस्ट ऑफ सेल जो 1.5 मिलियन है उसको ये कवर करने के लिए 1.75 मिलियन तो इनफ ही है। एंड विच एंटिटी इज विलिंग टू एक्सेप्ट बिकॉज इट वांट टू ग्रो इट्स रिप्रेजेंटेशन इन द मार्केट, तो वो ये चाहता है कि वो चलो 1.75 ही मिलियन देगा कस्टमर तो ले लेंगे, क्योंकि उसका कॉस्ट तो 1.50 मिलियन ही है, भले ही मेरा सेलिंग प्राइस 2 मिलियन का था, मगर सामने वाला जितना देगा ना उतना ही ले लेंगे, क्योंकि वो मार्केट में फैलना चाहता है, अपने आप को बढ़ाना चाहता है। एंटिटी वन हैज ग्रांटेड सिमिलर पीस कंसेशन इन कंपैरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, इसी तरह का कंसेशन उसने ऑलरेडी पहले देके रखा हुआ है। एंटिटी वन कंक्लूड्स दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट इट विल कलेक्ट 1.75 मिलियन एंड सच अमाउंट इज नॉट कॉन्स्टेंट अंडर द वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसको ये लग रहा है कि वो जरूर ये पैसा रिसीव कर लेगा। तो आपको बोला है कि ट्रांजैक्शन प्राइस कितना होगा वो आप मुझे बताइए। तो सबसे पहले आप जो 5 नंबर का आंसर है ना उसमें आओगे और उसमें आप ये बोलोगे कि भाई देखो, 5 नंबर का आंसर के लिए 153 नंबर पेज में आ जाओ, एक बार मैं आपको वहाँ पे मैच करवा के दिखा दे रहा हूँ। देखो, ये लोग यही मानेगा कि ट्रांजैक्शन प्राइस जितना इसको श्योरिटी है कि इतना पैसा पैसा मिल ही जाएगा, वो 1.75 मिलियन ही ये लोग जो है ना वो ट्रांजैक्शन प्राइस में रिकॉर्ड करेगा। ओके, क्यों रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि 1.75 मिलियन ही जो है ना कंसिडरेशन अमाउंट रिकॉर्ड होगा, ना कि 2 मिलियन रिकॉर्ड होगा, उतना ही मिलने का इसको पूरा चांसेस है इसीलिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो आपको हम बताते हैं 147 नंबर पेज में चलिए, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको नीचे दिख रहा है ना, इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 31 इसी के जैसा करवाया हुआ है, आप वो वाला क्वेश्चन कर लिए हो, तो ये वाला क्वेश्चन अलग से करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, इसमें भी आपका जो है ना वो उसी से मिलता जुलता ये आंसर है। ओके, तो चलो आप आ जाओ। अब जो 7 नंबर है ना उसके लिए आप अगला पेज में आ जाओ। 7 नंबर हम आपको समझाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है कि एंटिटी के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रेजर को 50 रुपया पर यूनिट पर बेचता है इंड कस्टमर को एंड रिबेट रिडीम वो कर सकता है, ठीक है, रिबेट रिडीम मतलब रिडीम कर सकता है। आगे आपको क्या बोल रहा है कि सी, देखो, रिबेट रिडीम कर सकता है, रिडीम्ड बाय द एंड कस्टमर, ठीक है, वो कस्टमर रिबेट रिडीम कर सकता है, ठीक है, और रिडीम करने का जो जरिया है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर क्या कह रहा है वो मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ। एंटिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रेजर सेल करता है रिटेलर को C50 यानी वो 50 रुपये पर यूनिट पर बेचता है, और रिबेट कूपन इज इंक्लूडेड इन साइड द इलेक्ट्रॉनिक रेजर, और उस इलेक्ट्रॉनिक रेजर के अंदर में रिबेट कूपन है जो रिडीम कर सकता है वो 10 रुपया पर यूनिट पर, ठीक है, 10 रुपया पर यूनिट पर वो रिडीम कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको आगे क्या कह रहा है? उसके बाद आगे कह रहा है कि एंटिटी जो है, एंटिटी के जो है वो एंटिटी के को बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, पे लग रहा है कि 20 to 25% रिडीम मतलब रिडीम जो है वो अवेल हो जाएगा। एक्चुअली 25% रिडीम हो जाएगा, ऐसा इसको लग रहा है, एज पर देयर पास्ट एक्सपीरियंस इसको इतना प्रोबेबिलिटी लग रहा है रिडीम होने का। ओके, तो आपको बोल रहा है कि बताओ हाउ शुड एंटिटी के डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, तो एंटिटी जो है वो ट्रांजैक्शन प्राइस को कैसे डिटरमाइन करेगा ये आपको बोल रहा है आगे बताने के लिए। तो आप एक बार आ जाइए 7 नंबर के आंसर में आ जाइए। 7 नंबर का आंसर ये देखो, आपको 153 नंबर पेज में आना है और यहाँ पर हम आपको जो है ना वो लाइन टू लाइन सबका आंसर बताएंगे। तो सबसे नीचे में इन्होंने क्या बताया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे नीचे में इन्होंने बताया कि जो है वो एंटिटी के रिकॉर्ड करता है सेल्स को टू कस्टमर टू सेल्स, एंटिटी रिकॉर्ड सेल्स टू द रिटेलर एट अ ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ 47.50, ठीक है, 47.50 पर। कैसे? क्योंकि 25 रुपीज उसका प्राइस है और उसको लग रहा है कि 25% उसको कंसेशन देना पड़ सकता है 10 रुपये का, तो 10 रुपये का 25% 2.5 रुपीज होता है, तो 2.5 रुपीज
जो है ना वो उसको 50 में से माइनस करके ट्रांजैक्शन प्राइस उसको 47 पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा जो है वो उसको करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पेज में उसका हिंदी है उसमें वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज में वो ऊपर का जो लाइन है उसका ये मतलब है कि जो 50 रुपए के लिए ट्रांजेक्शन प्राइस 47.5 पर रिकॉर्ड करेगा, तो जो बाकी का 2.5 रुपीज वो अभी ले रहा है उसको वो रिकॉर्ड करेगा एज अ लाइबिलिटी, रिकॉर्ड करेगा एज अ लाइबिलिटी, रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है उसके लिए आप आ जाइए 148 नंबर पेज में, 148 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। आप इस क्वेश्चन नंबर 7 कर लियो तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत इजी है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एम जो है वो सेल कर रहा है 1000 टेलीविजन एक रिटेलर को, रिटेलर आर को सेल कर रहा है, ओके, रिटेलर आर को सेल कर रहा है फॉर 50 लाख, 5,000 रुपये पर टेलीविजन का लिया है, तो 5,000 इंटू 1000 करोगे तो 50 लाख आ जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एम प्रोवाइड प्राइस प्रोटेक्शन टू आर बाई अग्रीड टू रेमुनरेशन, एम ने उसको प्राइस प्राइस प्रोटेक्शन दिया, ठीक है, आर को फॉर डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस दैट इट ऑफर फॉर द टेलीविजन ड्यूरिंग द फॉलोइंग 6 मंथ, ठीक है, उसका प्राइस प्रोटेक्शन देकर के रखा हुआ है। बेस्ड ऑन एम मतलब एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद सिमिलर अरेंजमेंट इट एस्टिमेट दैट द फॉलोइंग आउटकम्स, ठीक है, इसने कुछ फॉलोइंग आउटकम को एस्टिमेट करके बताया हुआ है। यहाँ पर देखो इनका ये कहना है कि प्राइस रिडक्शन इन द नेक्स्ट 6 मंथ जो है वो 0 रुपीज का प्राइस रिडक्शन होगा, इसका चांस 70% है। एंड 50 रुपया तक ये प्राइस रिड्यूस होगा, उसका चांस 20% है। और 1000 रुपये प्राइस रिड्यूस होगा, इसका चांस जो है वो 10% है, ठीक है। आपको बोला डिटरमाइन द ये ट्रांजेक्शन प्राइस। तो आप जब इसके आंसर में आओगे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो आपको सबसे पहले आना है 9 नंबर के आंसर में। तो जब आप 9 नंबर के आंसर में आओगे तो 154 नंबर पेज में आना है। 154 नंबर पेज में आपको बस यही करना है। ये लोग बहुत सिंपल तरीका से किया है कि देखो 5,000 रुपया में से जीरो माइनस करो, ठीक है, और उसका 70% कर दो, क्योंकि उसका प्राइस इनिशियल प्राइस जो है एक टीवी का 5,000 रुपया है। फिर 4,500 को जो है ना उसमें से आप माइनस करो 500, मतलब 5,000 में से 500 को माइनस करो और उसका 20% कर दो। और फिर 5,000 में से 1,000 को माइनस करो और उसका 10% कर दो। इसको आपस में करके ऐड करके जो आएगा वो 4,800 आएगा। 4,800 ही ट्रांजेक्शन प्राइस है, ओके। चलिए अब आप आ जाइए, जो क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें आ जाइए। उसके लिए आप 149 नंबर पेज में आ जाइए। 149 नंबर पेज में जब आप आएंगे तो आप वहां पे देख रहे हो कि ये भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी सी जो है वो एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ई टू बिल्ड एन एसेट्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हेन, ठीक है, रुको इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ओके, ये लोग कह रहा है कि देखो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी सी है वो इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया विद अ कस्टमर डी, ठीक है, टू बिल्ड एन एसेट्स, ठीक है, एंड सी रिसीव करेगा या तो इतना रुपया या तो इतना रुपया, ठीक है। सी जो है ना वो इस दोनों में से कोई पैसा रिसीव कर सकता है सामने वाले का काम करने की वजह से, ठीक है। तो वो 1,30,000 ही रिसीव करेगा, इसका चांस 90% है, और वो 1,10,000 रिसीव करेगा, इसका चांस 10% है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि मेरे को बताओ कि इसका ट्रांजेक्शन प्राइस कितना होगा। तो आप सबसे पहले 154 नंबर पेज में चले जाओगे, जहां पे आपको दिखेगा क्या बोलते हैं, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप ये बोलोगे कि 1,30,000 के मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, मोस्ट लाइकली है, मोस्ट लाइकली है, तो 1,30,000 ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन प्राइस मान लेना। ये नहीं कि दोनों के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करके बताओ, क्योंकि दोनों का प्रोबेबिलिटी में जो है वो दोनों एक फुल अमाउंट के तौर पर है, और दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों को मिला करके 100% हो रहा है प्रोबेबिलिटी का टोटल, ऐसा नहीं है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में जो कर रहे थे वो प्रोबेबिलिटी का टोटल 100% हो रहा था, 70% प्लस 20% प्लस 10%, इसलिए सबको आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। मगर इस केस में दोनों को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज दोनों का मिला के 100% से ज्यादा हो रहा है। तब उस दोनों को सेपरेट रख करके ही ये सोचना है कि किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, वही आंसर हो जाएगा, ओके। फिर आप अभी सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आ जाइए, जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। उसमें ये कह रहा है 149 नंबर पेज, 149 नंबर पेज। देखो ये वाला क्वेश्चन किसके जैसा है एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो है ना एक बार हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मतलब ये इस तरह का है कि डोमिनोज वाले जो है ना वो फ्रेंचाइज, डोमिनोज से आपने फ्रेंचाइजीज लिया और उसमें आप अपना जो है ना पिज्जा भी बेच रहे हो उसी कंपनी का, उसी का डोमिनोज का ही पिज्जा लेके बेच रहे हो। ये उस तरह का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फ्रेंचाइजर वाई जो है वो लाइसेंस दिया राइट टू ऑपरेट अ स्टोर इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन, ठीक है। और फ्रेंचाइजर वाई ये बोला कि भाई स्टोर बियर्स उसमें जो सामान बेचोगे, ठीक है, वो ट्रेड नेम एंड एफ विल हैव अ राइट टू सेल वाइज लिमिटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। 10 साल के लिए तुमको मेरा ही सामान उसमें बेचना पड़ेगा, ठीक है, मेरा फ्रेंचाइजी ले लो मगर सामान भी मेरा ही बेचोगे उसमें। एफ पेज एन अपफ्रंट फिक्स्ड फीस, तो उसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए उसको एक अपफ्रंट फिक्स फी के मतलब फी पे करना पड़ा। द फ्रेंचाइजीज कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर वाई लिमिटेड टू मेंटेन द ब्रांड थ्रू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट मार्केटिंग कंपेनियन। वो बोला कि चलो इससे क्या होगा कि फ्रेंचाइजीज जो है ना वाई लिमिटेड ये बोला कि उसका ब्रांड को मेंटेन करके रखना, ब्रांड को कभी गिरने मत देना, इंप्रूव करना, मार्केटिंग जो है अच्छे से होना चाहिए। तो आपको बोला डिटरमाइन द नेचर ऑफ ये बताओ, नेचर ऑफ लाइसेंस बताओ। तो एक बार इसका सोल्यूशन में आ जाओ। सोल्यूशन जो है ना वो 154 नंबर पेज में आपको दिखेगा। जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है
कि क्वेश्चन के ही लाइन को उन्होंने अच्छे से सजा करके पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख दिया क्वेश्चन के ही लाइन को, और लास्ट में वो यही कह रहे हैं कि वाई उस अपफ्रंट फीस जो उसको 10 ईयर्स तक मिलेगा उसको थोड़ा थोड़ा करके रिकॉग्नाइज करते रहेगा एज अ रेवेन्यू। ठीक है, तो यही था आपका इंडिया 115। होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली मेरे से व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछ सकते हो, हम आपको समझा देंगे। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं सीए इंटरमीडिएट फाइनल और सीए फाउंडेशन के सभी सब्जेक्ट का, फाउंडेशन में लॉ और अकाउंट्स का, और इंटरमीडिएट सभी सब्जेक्ट, फाइनल का भी सभी सब्जेक्ट का। उसके लिए आपको अगर कॉन्टैक्ट करना हो, जो कि वो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, गारंटी रहता है कि एग्जाम में उसमें से मैच करेगा ही, मिनिमम 60% का गारंटी रहता है, एक्चुअल 80% से भी ज्यादा करता है। अगर आपको वो चाहिए और उसके लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।